ये बजाय दिया अच्छा वाली चेक कर चार्ज प्रोग्राम दूसरा आज हमारे नहीं लाइव थोड़ी बस क्लिक कर सकते
समझता हूँ।
सदन में उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लें। प्रशाल से बाहर जो भी प्राध्यापकगण या अन्य प्रतिभागी बाहर हैं, वे सभी सदन में अपना स्थान ग्रहण करें। तो हॉस्टल वालों को तो बुला लेते। क्यों? इधर की भी बीएड की कितनी है? जितनी भी हैं, लड़के भी होंगे। हॉल तो भर जाता। हॉस्टल में तो 10 से मारेगा, चल रहा है 10-15 कोई नहीं आ रहा। वही हो तो आज बताओ। वहाँ से सिलोन से सबको बुला लिया। स्वामी श्री श्री राम शरण जी महाराज की मूर्धन्य उपस्थिति को नमन। अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के शिक्षा संकाय में शिक्षा में मानवाधिकार की अवधारणा एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मैं डॉक्टर रंजीता बैद, सहायक आचार्य, समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रशाल में उपस्थित संस्था के समस्त पदाधिकारी, बाहर से पधारे समस्त अतिथि महानुभाव, संगोष्ठी में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागी, पत्रकार बंधु, संकाय सदस्य एवं प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन से होगा। अतः मेरा निवेदन समस्त अतिथिगण से है कि वे मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। समस्त अतिथिगण।
दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति नमोस्तुते। मुख्य अतिथियों को मंच पर विराजित होने हेतु मेरा आग्रह कार्यक्रम अध्यक्ष श्री कनकमल दुगड़, कुलाधिपति IASC मानित विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि प्रोफेसर BL शर्मा, कुलपति IASC मानित विश्वविद्यालय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर RN शर्मा, BM लॉ कॉलेज जोधपुर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर CS रेड्डी, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुगली, एवं विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर अजय पति त्रिपाठी, सचिव गांधी विद्या मंदिर से है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मेरा निवेदन श्री सुनील सैनी एवं श्री जितेंद्र सैनी जी से है कि वे राष्ट्रगीत एवं राष्ट्र संस्थान की दैनिक प्रार्थना करवाने हेतु आए, और सदन में उपस्थित समस्त महानुभावों से मेरा निवेदन है कि वे अपने स्थान पर राष्ट्रगीत हेतु सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुभाषिनीं सुमधुरभाषिनीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। सभी दैनिक प्रार्थना करेंगे। उत्तरोत्तम पथ पर ज्योति चरण, उत्तरोत्तरो उत्तरो, उत्तरोत्तम पथ पर ज्योति चरण, उत्तरोत्तरो उत्तरो, पद चिन्ह बने
नखतवलियां झूमे दिश दिश दीपावलियां, जन शुभ युग मंगल किरणों की छवि मांग रहा तुमसे कण कण। उतरो 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 तम पथ पर ज्योति चरण। उतरो 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 अवनी अंबर के अधर मिले, मानव संस्कृति के सुमन खिले, जनमानस की लहरी कर ले पावन ज्योत्सना का पुण्य वरण। उतरो 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 तम पथ पर ज्योति चरण। उतरो 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 तुम छिपे यहीं यमुना तट पर, मोहन भरते मुरली का स्वर। दो नवल रश्मि जग को जिससे अणु अणु आलोकित हो क्षण क्षण। उतरो 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 तम पथ पर ज्योति चरण। उतरो 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 उतरो। धन्यवाद महोदय। अतिथि देवो भवः। भारतीय संस्कृति की इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मंचस्थ अतिथि महानुभावों का हम भी स्वागत करना चाहेंगे। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे आप हैं हम हैं दीपक तुच्छ, सूरज जैसे आप हैं हम हैं दीपक तुच्छ। क्या अर्पित आपको करें, भेंट लाए कुछ पुष्प, भेंट लाए कुछ पुष्प। इन्हीं भावनाओं को अर्पित करते हुए माल्यार्पण द्वारा स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम मेरा निवेदन प्रोफेसर मनीषा वर्मा, विभागाध्यक्ष शिक्षा से है कि वे आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर.एन. शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माल्यार्पण हेतु मेरा निवेदन कुलपति महोदय प्रोफेसर बी.एल. शर्मा जी से है कि वे आज के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कनकमल जी दुगड़ का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मेरा आग्रह डॉक्टर पी.के. पांड्या, संगोष्ठी समन्वयक से है कि वे इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बी.एल. शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी श्रृंखला में मेरा निवेदन डॉक्टर विदुषी अमेटा, अधिष्ठाता मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय से है कि वे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सी.एस. रेड्डी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी जी के स्वागत हेतु मेरा निवेदन डॉक्टर उमा सैनी, प्रभारी डीएलएड से है कि वे सर का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें।
धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन प्रोफेसर मनीषा वर्मा, विभागाध्यक्ष शिक्षा से है कि वे संस्था के सामान्य परिचय से सदन को अवगत करवाएं एवं शब्द पुष्पों द्वारा अतिथियों का स्वागत करें। प्रोफेसर मनीषा वर्मा। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम संस्था संस्थापक स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की मूर्धन्य उपस्थिति को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच पर विराजित सम्माननीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री कनकमल जी दुग्गड़ सर, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय प्रोफेसर BL शर्मा जी सर, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर RN शर्मा, एडजंक्ट प्रोफेसर BM लॉ कॉलेज, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर CS रेड्डी, प्रोफेसर कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, गांधी विद्या मंदिर के सचिव महोदय ब्रिगेडियर अजय पति त्रिपाठी सर, सामने विराजित सम्माननीय सम कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर देवेंद्र मोहन जी सर, सदन में उपस्थित डॉक्टर PR कागड़ा सर, PK सिंह, डॉक्टर पुलकेश जानी, मिस्टर धर्मराज, डॉक्टर SP मीणा, सदन में उपस्थित सभी महानुभाव, संकाय सदस्य, रिसर्च स्कॉलर, समस्त पत्रकार बंधु, प्रतिभागी एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 को शिक्षा संकाय IASC गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर में कॉन्सेप्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित समस्त महानुभावों का मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मानवाधिकार इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। मानवाधिकार मानव जीवन की वे मूल आवश्यकताएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानवाधिकार समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अनमोल तोहफा देते हुए घोषणा की कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ये समान गौरव प्राप्त हो। ऐसे ही इस महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये सेमिनार आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हम यहाँ के विषय विशेषज्ञ के रूप में बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा और बहुत से तकनीकी सत्र में इस पर बहुत गहन विचार विमर्श एवं मंथन भी होने वाला है। गांधी विद्या मंदिर संस्था की स्थापना 2 अक्टूबर 1950 को स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि व्यवसाय के साथ साथ समग्र ग्रामीण विकास के उद्देश्य को लेकर की गई। संस्थान विगत 70 वर्षों से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। संस्थान में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था संचालित है। संस्थान में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बुनियादी डिफेंस एकेडमी, अनाथ बच्चों के लिए बालगृह, गौशाला, आयुर्वेद विश्व भारती, कृषि विज्ञान केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारे संस्थान गांधी विद्या मंदिर संस्थान की एक खास विशेषता विगत 72 वर्षों से राम मंच सभागार में लगातार हर मंगलवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें संस्थान का हर कार्मिक, विद्यार्थी, अधिकारी, पदाधिकारीगण सम्मिलित होते हैं। इस प्रार्थना सभा में सभी धर्मों की प्रार्थना के साथ साथ सम्माननीय अध्यक्ष गांधी विद्या मंदिर द्वारा मूल्य शिक्षा पर अपना उद्बोधन भी प्रदान किया जाता है। सन 2002 में स्थापित उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, इंजीनियरिंग संकाय, विज्ञान संकाय संचालित है। शिक्षा संकाय में वर्तमान में PhD, M.Ed, B.Ed, इंटीग्रेटेड B.Ed, DLED आदि कोर्सेज चल रहे हैं।
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में यूजी एवं पीजी दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। पीजी डिपार्टमेंट हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में संचालित किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग में बीटेक एवं डिप्लोमा कोर्सेज संचालित है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। संस्थान के ध्येय वाक्य कुछ न चाहो काम आ जाओ, कोई और नहीं कोई गैर नहीं को अपने आचरण एवं व्यवहार में समाहित करते हुए यहाँ का हर कार्मिक पूरे समर्पित भाव से कार्य करता है। आज के इस सेमिनार के उद्घाटन सत्र में उपस्थित अतिथि महानुभावों के संक्षिप्त परिचय से मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर RN शर्मा जी सर, आपने 1972 में जोधपुर विश्वविद्यालय से स्नातक, 1975 में LLB तथा 1978 में मास्टर ऑफ लॉ किया है और 1978 में ही विधि संकाय जोधपुर विश्वविद्यालय में आपको सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। 1991 में एसोसिएट प्रोफेसर बने तथा 2001 में कानून के प्रोफेसर और 2011 में आप सेवानिवृत्त हुए। आपने 2 साल से अधिक समय तक IASC डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सरदार शहर में कुलपति के पद को सुशोभित किया है। आपके पास 35 वर्षों से अधिक शिक्षण का अनुभव है। आपके द्वारा 10 पुस्तकें लिखी गई है। आपके मार्गदर्शन में 22 से अधिक शोधार्थियों ने कानून में PhD डिग्री प्राप्त की है। आपके द्वारा 34 अलग अलग देशों का भ्रमण करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया और व्याख्यान दिया गया। आपको 2014 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज द्वारा विद्यासागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप BM लॉ कॉलेज जोधपुर में एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर CS रेड्डी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर CS रेड्डी, आपने 1983 में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक, 1986 में LLB तथा 1988 में मास्टर डिग्री प्राप्त की। आपने LLM में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा 2 स्वर्ण पदक तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है तथा 2 पुस्तकों का संपादन किया है और 80 से अधिक लेख कानून पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। 2010 में मानवाधिकार क्षेत्र में आप कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय की स्थापना की विशेषज्ञ समिति के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में आप कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय हुबली कर्नाटक में प्रोफेसर हैं और लोकतंत्र व संवैधानिक सरकार अनुसंधान केंद्र के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मातृ संस्था गांधी विद्या मंदिर परिवार के पितामह, गीता ज्ञान के मर्मज्ञ, मूल्य शिक्षा के संवाहक एवं हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन उत्साहवर्धन करने वाले सम्माननीय कुलाधिपति महोदय का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे प्रोफेसर BL शर्मा, आप भावनगर, गुजरात, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में कुलपति पद पर रह चुके हैं। आपके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आपकी कानून विषय पर विशेषज्ञता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मातृ संस्था गांधी विद्या मंदिर परिवार के कर्मठ, सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी एवं अति ऊर्जावान सचिव ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी सर का भी मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः उपस्थित सभी महानुभावों का पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। आज हमारा परम सौभाग्य है कि IASC मानित विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर RN शर्मा जी हमारे बीच इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन सर से है कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। प्रोफेसर RN शर्मा। सुप्रभात। आप सभी को नमन।
मंचासीन गांधी विद्या मंदिर के पूर्व अध्यक्ष और शर्मा साहब, भाई CS पाटिल रेड्डी, प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एंड त्रिपाठी जी, एंड डियर फ्रेंड्स, प्रोफेसर देवेंद्र मोहन जी, प्रो चांसलर, एंड डियर पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स। कल से अपन मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकारों का कंसेप्ट क्या है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो है वो उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है। कल अपन ने देखा कि ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट क्या हैं, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, और आज अपन पढ़ेंगे कि उनकी एजुकेशन में क्यों समावेश किया जाए। उनको अगर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अगर इम्पार्ट की जाएगी तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और किस तरीके से ये लोगों को सक्षम नागरिक बनने में मदद करेगा। तो उसी बात को मैं वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए मुझे मेरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट करना है। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, सबसे पहले तो ये जो इग्नोरेंट है वो सबसे ज्यादा एब्यूजिव, उसकी सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, और उस मिसयूज को रोकने के लिए आपको अवेयरनेस डेवलप करनी जरूरी है। और अहम बात यह है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, जैसा कल प्रोफेसर BL शर्मा साहब ने बताया कि ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो ही लोगों को पता नहीं है। तो अपन जब कंसेप्ट पता नहीं है तो जो ह्यूमन राइट्स की अपन बात करते हैं वो सही ढंग से अपन जनता के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने नहीं रख सकते। तो ऐसी हालत में जो आम नागरिक हैं, जिनको शिक्षा के बारे में ज्ञान कम है या थोड़े बहुत शिक्षित हैं लेकिन उनको मानव अधिकार क्या है उनके बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों का शोषण ज्यादा होता है। और उन लोगों के शोषण को रोकने के लिए मानव अधिकारों का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में ज्ञान देना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, और वो ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को आसानी से अवेयर करवाया जा सकता है, उनको समझाइश दी जा सकती है और उनके दिमाग में ये बात दी जा सकती है, भाई आपको ये कार्य करना है, आपके ये अधिकार हैं और ये आपके दायित्व हैं। तो अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसा कल अध्यक्ष जी ने बताया, चांसलर साहब ने बताया कि सिर्फ अधिकार नहीं, अधिकार के साथ साथ दायित्व बोध भी जरूरी है। और आपने तो ये भी कहा था कि पहले दायित्व है, अगर दायित्व पहले है तो आपको अधिकारों के लिए क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब अपना अपना दायित्व निर्वहन करेंगे तो किसी के अधिकारों की बात उठेगी ही नहीं, अधिकारों का हनन होगा ही नहीं। तो ये दायित्व बोध जो है वो अपन मानव अधिकार शिक्षा के जरिए दिया जा सकता है, और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकार की शिक्षा होना अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि जिस आदमी का ज्यादा शोषण होगा, इसका मतलब है कि उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो उसको ज्ञानित करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि मानव अधिकारों की शिक्षा जो है वो अपने आप में एक मूल मानव अधिकार है, क्योंकि इससे उसको अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होता है, और जिम्मेदारी का ज्ञान तब होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। जब जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा तो उसको दूसरों के कार्य में दखल करने की उसका रोल जो है कम होता है। अब ये मानव अधिकार शिक्षा का कंसेप्ट कहां से आया? मानव अधिकार का कंसेप्ट तो कल आपने बताया कि कहां से शुरू हुआ, ओरिजिन मैग्ना कार्टा से 1215 से, लेकिन बातें उसकी जो है बाद में हेम्फ्रे से हुई, और आपने BL शर्मा साहब ने कल उसको स्पष्ट बताया।
ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का जहां तक सवाल है, यूनाइटेड नेशंस में एक डिकेड सेलिब्रेट किया गया 1995 से लेकर के 2004 तक, 1995 टू 2004। और उसका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो ये था, assess needs and formulate strategies to further human rights education at school level, its vocational training and formal as well as non formal learning। तो 3 कंसेप्ट उन्होंने बताए। एक तो हो गया स्कूल लेवल पे पढ़ाइए, दूसरा आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, और तीसरा है फॉर्मल और इनफॉर्मल आप उनको अवेयर करवाइए, लर्निंग दीजिए उनको। फिर बिल्ड एंड स्ट्रेंथन प्रोग्राम्स एंड कैपेसिटीज फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एट द इंटरनेशनल, रीजनल, नेशनल एंड लोकल लेवल। तो ये जो स्ट्रेटेजी एक्शन बताया उसको अपन 4 स्टेज पर कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। देन थर्ड जो होगा इसका, कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मटेरियल्स। भाई आप पढ़ाएंगे क्या ह्यूमन राइट्स के बारे में? जो लॉ के प्रोफेसर्स हैं, ह्यूमन राइट्स के जो तथाकथित प्रोफेसर्स अपने आप को कहते हैं, उनको भी 90% को पता नहीं कि ह्यूमन राइट्स है क्या। वो कॉन्टेक्सचुअल ह्यूमन राइट्स को एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन राइट्स बता देते हैं, उसी को ह्यूमन राइट्स मानते हैं। तो इसलिए कोर्स कुरिकुलम डेवलपमेंट जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट में पार्ट होता है। देन स्ट्रेंथन द रोल एंड कैपेसिटी ऑफ द मास मीडिया इन द फर्दरेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। मास मीडिया के लिए मटेरियल आपको तैयार करना पड़ेगा, उनके थ्रू लोगों को अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी। देन ग्लोबली disseminate the declaration of the most number of languages possible and in other forms appropriate for various levels of literacy and disabled persons और illiterates के लिए आपको उस लेवल पर जाकर के अपना कोर्स कुरिकुलम डेवलप करना पड़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेज। हर कंट्री की 15-20 लैंग्वेजेज होती है, हिंदुस्तान में ज्यादा है, तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज तो कम है, लेकिन स्पोकन लैंग्वेजेज बहुत ज्यादा है। तो उस भाषा में आपको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्रेट था, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जिसका एक्शन प्लान मैंने आपको बताया, उनका पर्पज जो है वो ये था, ट्रेनिंग, डिसेमिनेशन and information efforts aimed at the building of universal culture of human rights। इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल कल्चर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स डेवलप किया जाए, उनको ऐसा नॉलेज दिया जाए, ऐसे मॉड्यूल्स तैयार किए जाएं, ऐसी एटीट्यूड उनमें फीड किया जाए जिससे कि वो अपना काम सफलतापूर्वक कर सके। और इनका उद्देश्य क्या होगा? नंबर 1, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका सबका होगा, किस तरीके से आप एक्शन प्लान करेंगे। आपका उद्देश्य होना चाहिए रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स का, उसको आप मजबूती दें। दूसरा, जो आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनको एम्फेसाइज करें। दूसरा होगा द फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द सेंस ऑफ इट्स डिग्निटी। लोगों में अपने आप में सम्मान की भावना, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना और उनकी व्यक्तित्व विकास के बारे में भी उनको समझाया जाए। और तीसरा पार्ट उसका है द प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, जेंडर इक्वलिटी एंड फ्रेंडशिप एमंग ऑल नेशंस, इंडिजिनियस पीपल्स and racial, national, ethnic, religious and linguistic groups। इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, वो आइडिया उनके माइंड में फीड करना पड़ेगा कि हमें जेंडर जस्टिस पे बात करनी है, जेंडर इक्वलिटी की बात करनी है। सभी देश भाई भाई हैं, जैसे अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था पहले, आजकल तो नहीं दिया जा रहा है।
अब तो विभेद की बात हो रही है, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, उनमें डिवीजन की बातें हो रही है। लेकिन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का मेन मकसद ये होना चाहिए कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, इस बात को समझे कि मैं अगर रेस्पेक्ट आपको दूंगा तो आप मुझे रेस्पेक्ट देंगे, मैं अगर आपको गाली दूंगा तो उसके बदले में मुझे 10 गाली मिलेगी, मैं अगर आपको प्रेम से बात करूंगा तो आप 10 बार मुझे प्रेम से कहेंगे। तो रेस्पेक्ट, गिव एंड टेक का प्रिंसिपल है। इसीलिए कहा गया रेसिप्रोसिटी लाइज इन द ओबीडियंस ऑफ सर्विसेज। आप अगर किसी की सर्विस करेंगे तो आपको जवाब में अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको आपकी 10 गुनी क्रिटिसिज्म वापस आएगी। आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो बाकी 3 फिंगर्स आपकी तरफ रेज कर रही है कि आप खुद वहां बदनाम है, आप दूसरों को बदनाम करना छोड़िए, खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। The enabling of all persons to participate effectively in the free society, लोगों को इस तरह का बनाना, उनमें ऐसी भावना पैदा करना कि समाज को संगठित होकर के चला सके और समाज अपने आप में मुक्त रूप से विचरण कर सके। फ्री सोसाइटी, the furtherance of its activities of the United Nations for the maintenance of peace as per plan of action of the United Nations Decade for Human Rights, जो मैंने आपको पहले बताए थे, उसके हिसाब से पीस मेंटेन की जा सके वर्ल्ड लेवल पर, उसके लिए ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का रोल होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अब इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है वो क्या, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? कंटेंट्स अलग चीज है, लेकिन उसका उद्देश्य कंटेंट्स का क्या होना चाहिए वो है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पीपल एंड देयर राइट्स टू बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। लोगों को किस तरीके से आप किसी का, सबका रेस्पेक्ट करें, ये बात आपको उनको समझानी पड़ेगी। दूसरा है अबाउट ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत उनको बताने पड़ेंगे, सच एज द यूनिवर्सलिटी, भाई पूरे वर्ल्ड ओवर ये मानव अधिकार समान है। देन इंडिविजिबल है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, इनको आप पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते कि लिबर्टी है आपको, फ्रीडम नहीं है। राइट टू लाइफ है, लिबर्टी नहीं है, वो नहीं चलेगा। आप डिग्निटी को अलग कर दीजिए तो डिग्निटी नहीं है, तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी का कोई मतलब नहीं। अबाउट हाउ ह्यूमन राइट्स प्रमोट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, आप कब खुश होंगे जब आपको निर्णय करने में आपकी भूमिका निर्धारित की जाए। अगर आप किसी बात का निर्णय करें और उस निर्णय में आपकी भागीदारी हो, समाज में बैठे हैं 500 लोग बैठे हैं, उसमें आप बैठ के एक निर्णय लेते हैं, तो सभी अपने आप को उससे बाउंड महसूस करेंगे कि मैं भी इसका भागीदार हूं, इसलिए मुझे इसका पालन करना चाहिए। तो ये आइडिया ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के थ्रू दिया जा सकता है। अबाउट द हिस्ट्री एंड कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, लोगों को यह भी बताना पड़ेगा कि मानव अधिकारों का जहां जहां उल्लंघन हुआ है, वहां वहां युद्ध हुए हैं, वहां वहां अशांति हुई है। इसलिए आपको इस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कुछ पाठ पढ़ना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हिस्ट्री से हमें लेसन सीखते हैं अपन, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, तो इतिहास से सबक सिखाने के लिए आपको इतिहास का ज्ञान भी ह्यूमन राइट्स के बारे में होना चाहिए। देन अबाउट इंटरनेशनल लॉ लाइक द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में आए, उनके बारे में भी उसमें ज्ञान देना जरूरी है। और जो ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस है, राइट टू चाइल्ड, राइट ऑफ द चाइल्ड है, सीडा है, ICCPR है, IECPR है, इन सब के बारे में भी लोगों को ज्ञान देना चाहिए और इस भाषा में देना चाहिए जिससे कि वो समझ सके। अबाउट रीजनल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लॉज, ऐसे लॉज आपको डेवलप करने पड़ेंगे नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, जिससे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को आप अपने लॉ में इंटीग्रेट कर सकें और लोगों को उसके थ्रू उनके मानव अधिकारों का प्रोटेक्शन कर सकें। अबाउट ह्यूमन राइट्स
violations such as torture, genocide, or violence against women, and the social, economic, political, ethnic, and gender forces which cause them. जो इनके कारण से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके बारे में उनको बताया जाना चाहिए कि आप ये कार्य नहीं करें, क्योंकि इनसे किसी न किसी का मानव अधिकारों का हनन होता है. About the persons and agencies that are responsible for promoting, protecting and respecting human rights. ऐसी एजेंसीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी. जो एजेंसीज आप जिनको अप्रोच करें वो आपके मानव अधिकारों की रक्षा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए, जैसा मैंने कल आपको उदाहरण दिया था इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे. एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स हेल्प्स पीपल फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. अगर ये सब बातें उनके दिमाग में आएंगी तो उनके मन में आएगा कि ह्यूमन राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको इंटरनलाइज ह्यूमन राइट्स कहा जाएगा. उनकी वैल्यूज से, यहां इस संस्थान में वैल्यू एजुकेशन पढ़ाया जाता है. वैल्यू एजुकेशन जो है वो एक ह्यूमन राइट्स का ही कंपोनेंट कह सकते हैं अपन. उन वैल्यूज को अगर आप फॉलो करेंगे तो बट नेचुरल है कि आप अपने ड्यूटी कॉन्शियस ज्यादा होंगे और लोगों के राइट्स का वायलेशन कम करेंगे. देन नर्चरिंग रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड सेल्फ एस्टीम एंड होप. इससे एक एटीट्यूड ये डेवलप होगा कि आप दूसरों का रेस्पेक्ट करेंगे और खुद का रेस्पेक्ट भी करेंगे, खुद अपने आप को संबल प्रदान करेंगे कि मैं अच्छा रहूंगा तो दूसरे लोग अच्छे होंगे. अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड रेस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ अदर्स. एक दूसरे की भावना का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, सत्कार करें, तो आपको भी आदर और सत्कार बदले में मिलेगा. कहता है जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे. तो जो आप अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा. ये नहीं है कि आज मैंने 10 लोगों का बुरा कर दिया और मेरा कुछ भी देखो बुरा नहीं हुआ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो जाए. इसलिए आप पहले से ही सावचेत रहे, अपना काम अपने हिसाब से करें, ऐसा करें जिससे कि दूसरों को सम्मान मिले और दूसरों के अधिकारों में कहीं पर भी कोई दखल अंदाजी नहीं हो. तो इनमें वैल्यूज और एटीट्यूड, दो बातें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में इंपॉर्टेंट बताई गई. एक तो वैल्यूज सिखाइए जो ये संस्थान कर रही है वैल्यू एजुकेशन पे, और वो वैल्यू एजुकेशन अगर एक मॉडल सिलेबस बना करके, कंपोनेंट बना करके एनएचआरसी को भेजा जाए या एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजा जाए, स्टेट लेवल पे स्टेट मिनिस्टर को, स्टेट के मिनिस्टर को भेजा जाए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये उसको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को, और इस संस्थान का नाम और आगे बढ़ाया जा सकता है. दूसरा एटीट्यूड. जब वैल्यूज होंगी तो आदमी का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज होगा. तो इसमें वैल्यूज आप कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? एक तो स्किल बेस्ड एजुकेशन. आप जब आदमी को बिजी रखेंगे, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आप आदमी को बिजी रखिए, तरह तरह की स्किल सिखाइए. बुनियादी शिक्षा का ये विश्वविद्यालय एक पार्ट है, बीटीटीसी, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज. बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा वही है कि आपकी बुनियाद मजबूत हो, और बुनियाद तब मजबूत होगी जब आप अपने स्वावलंबी होंगे. और स्वावलंबी होने के लिए क्या जरूरी है? आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट हाउ टू क्रिएट द प्रॉब्लम. वो फिर वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है. स्किल फॉर पॉजिटिव एक्शन, सकारात्मक रूप से कार्य करने की स्किल उसमें डेवलप करनी पड़ेगी. अब ये जब इतनी बातें अपन ने की है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन राइट्स एजुकेशन किस किस को दी जानी चाहिए. तो इसमें 3-4 पार्ट हैं. नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ जस्टिस, जो न्यायपालिका से संबंधित हैं, उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में
जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं और पर्सोनेल्स हैं, जैसे पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, प्रिजन ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेज हैं और प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनको ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन जरूरी है। फिर जो दूसरे गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव ऑफिशियल्स हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड पर्संस, पब्लिक ऑफिशियल जो इलेक्टेड हैं, अपॉइंटेड हैं, और मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री, इन सबको भी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के बारे में अवेयर कराना जरूरी है। दूसरे प्रोफेशनल्स में जैसे एजुकेटर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सबको भी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इंपार्ट करनी जरूरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस है दूसरी, जैसे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी एक्टिविस्ट एंड सिविक लीडर्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं और स्पेशल इंटरेस्ट पर्संस हैं, सोशल जस्टिस इश्यूज को जो डील करते हैं, चिल्ड्रंस हैं, यूथ हैं, एजुकेशन स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, देन रिफ्यूजीज हैं, डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, peoples of all sexual orientations, poor people whether in cities or in rural areas, people with disabilities और migrant workers, इन सबको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन दिया जाना जरूरी है। अब इससे क्या फायदा होगा, मैं आपको सिर्फ हेडिंग बोलूंगा क्योंकि समय का मुझे ध्यान रखना है। कल चांसलर साहब ने कहा था 1 मिनट अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो जितने ऑडियंस है उतने मिनट वेस्ट होते हैं, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि आपने मुझे 8 मिनट 10 मिनट में से 8 मिनट मुझे दिए हैं कि आप 8 मिनट ज्यादा बोल सकते हैं, तो उसको मैं थोड़ा यूटिलाइज करना चाहूंगा। तो जो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, उसके क्या क्या फायदे हैं? इट विल वैल्यूज एंड अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशियो इथिकल प्रॉब्लम्स, ये इनको रिजॉल्व करेंगी। पहला वैल्यूज एंड अवेयरनेस, दूसरा अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगी, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, चौथा सोशियो इको इथिकल एस्पेक्ट जो है वो उनके माइंड में सेट होगा। और मोनीर एक इसके मामले में बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रैक्टिसेस शुड बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 3 तरह की एजुकेशन बताई, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देन इनफॉर्मल एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ लर्निंग ह्यूमन राइट्स फॉर चिल्ड्रन एंड फीमेल बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज who do not have access to formal or non-formal education, whereas formal and non-formal education is the medium of learning human rights for everyone who has access to education. Informal education settings, a higher education, human rights education is of almost importance for all of them, unless we accommodate human rights education into informal education parallel with formal and non-formal education, it is likely that these young minds will get inclined towards violence and radicalism. तो अगर आप इनको फॉर्मल और इनफॉर्मल में सेग्रीगेटेड रखेंगे, क्लब नहीं करेंगे, तीनों को क्लब करके नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चों में वायलेंस की और दूसरी हरकतें जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं उनमें वो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें इसका रीजन क्यों दी जानी चाहिए उसमें भी है, इट एनेबल्स पीपल टू क्लेम देयर राइट्स, लोगों को शिक्षित करेंगी कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें, किस तरीके से करें। इट टीचेज यंग पीपल टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, कि भाई हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव कर कार्य करता है, संविधान भी यही कहता है, उस बात को पढ़ाया जाना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ाता है। इट टीचेज पीपल टू रिकॉग्नाइज द रूट कॉजेज ऑफ ह्यूमन राइट्स इश्यूज, कि भाई ह्यूमन राइट्स के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है। इट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, जब आप में
रीजनेबिलिटी आपको एक माइंड में सेट की जाएगी, तो आप किसी बात को एनालाइज करते हुए रीजनेबल और अनरीजनेबल इन दोनों को सेग्रीगेट कर सकेंगे और रीजनेबल वर्क ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, अनरीजनेबल को स्किप कर देंगे। इट एनकरेजेज एम्पैथी एंड सॉलिडेरिटी, लोगों के प्रति सद्भाव की और एकजुटता की भावना इससे पैदा होगी। इट एनकरेजेज पीपल टू वैल्यू ह्यूमन राइट्स। इट फ्यूल्स सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट्स, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं, लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए, उनमें ये आग में घी जैसे काम करता है, वैसे मानव अधिकार शिक्षा का उद्देश्य होगा। इट हेल्प्स पीपल सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करेंगे जो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करती है। इट कीप्स गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, सबसे बड़ी बात जो है ट्रांसपेरेंसी इन वर्क, गवर्नमेंट वर्क पर्टिकुलरली। तो इससे जब ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होगा तो वो लोगों में ऐसी भावना होगी कि हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूकता होगी, और जब जागरूकता होगी तो हम सरकार से कई बातें पूछेंगे, कई सवाल पूछेंगे, जिससे कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। इट कीप्स एब्रेस्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे एनवायरनमेंट को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोलॉजी ऑफ द कंट्री उसको भी आप रेगुलेट कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के थ्रू। सर 5 मिनट और ले सकता हूं मैं, क्योंकि अब वो क्यूरिकुलम क्या होना चाहिए स्कूल लेवल पे, और उसके बारे में मैं थोड़ा 2 मिनट आपका और लेना चाहूंगा। स्कूलिंग प्रोवाइड्स not only basic education but also under the best circumstances aids a child to explore the world and express ideas. Human rights should be presented in the context of society's moral and social traditions. सबसे बड़ा कंपोनेंट तो यही है कि आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट उसमें देना पड़ेगा और मोरल कॉन्टेक्स्ट जो है आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सोसाइटी की ट्रेडिशंस को ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के क्यूरिकुलम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ द स्कूल इज लाइक द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, impersonal and informal. By understanding the idea of school as a community, citizens will learn to understand and feel included in the political nation. वो अपने आप को देश का सच्चा नागरिक बनने की कोशिश में रहेंगे। तो इसमें एजुकेशन सेक्टर में 1975 में जो फर्स्ट आया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का 75 में जो सिलेबस आया था, उसमें awakening of social circumstances was one of the objective. The development of democratic values and of a feeling for social injustice and national integration are extremely important. ये उसका ऑब्जेक्टिव था और उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्स कंटेंट्स डेवलप किए गए थे। All subjects should be taught in such a manner so as to foster the spirit of scientific humanism. तो क्योंकि ह्यूमन राइट्स का उस वक्त आया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के थ्रू लोगों में मानवता की भावना पैदा करें, लोगों में ड्यूटी का कंसेप्ट ज्यादा इन्फ्यूज करें, जिससे कि वो अधिकारों के हनन की बातें नहीं करें। दूसरा आया 1988 का, उसमें उन्होंने ये कहा प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ इगलिटेरियनिज्म, समाज में अच्छे नागरिक बनाए, समाज में समरसता लाने के लिए एक ऐसी वैल्यूज जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने की बात होनी चाहिए, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स, सामाजिक जो बीच में बैरियर्स आ जाते हैं, कई तरह की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए, और क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप, सबको समानता की बात का समावेश भारत के शिक्षा एजुकेशन में, मतलब चाइल्ड लेवल स्कूल लेवल एजुकेशन में होना चाहिए। इट प्रपोजेज दैट द स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट्स सम वर्ल्ड इश्यूज एंड हेल्प्स मेक चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ एंड एप्रिशिएट डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर्स। उनमें वर्ल्ड के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, किस किस देश का क्या क्या कल्चर है, जिससे कि वो अपने
यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशंस को, यहाँ के नियमों को, यहाँ के कानून कायदों को वहां के कानून कायदों से तुलना करके अपने आप में फक्र महसूस कर सके कि हमारा देश इस मामले में आगे है। उसके बाद मैं सीधे आऊंगा आपके 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। हालांकि उसमें कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का मेंशन नहीं है, क्योंकि पिछले वालों में था, कोर्स कुरिकुलम में कईयों में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। तो ह्यूमन राइट्स, दिस एस्पिरेशनल गोल रिमेन्स ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज लर्निंग आउटकम्स विच रिमेन स्टबर्नली लो। इनका ये कहना है कि आज तक जो हमने शिक्षा में रिफॉर्म्स किए हैं वो अटर फेल्योर है, और उस अटर फेल्योर को खत्म करने के लिए उनका ये कहना है, इट हैज ड्रॉन मच अटेंशन टू द थीम ऑफ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूसिव नहीं है और इक्विटेबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है, और इक्विटेबिलिटी की या इंक्लूसिवनेस की बात तब होगी जब आम आदमी को, बच्चे को पढ़ने का पूरा अवसर मिले। जब शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, सरकार एक पैसा भी जो है सब्सिडी नहीं देगी, अपनी तरफ से अनुदान नहीं देगी, तो आम आदमी पढ़ नहीं पाएगा। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल एजुकेशन की जो बात ना 2020 पॉलिसी में की गई है वो फुलफिल फिर भी नहीं हो पाएगी, जैसा इन्होंने क्लेम किया है। The 4 stages at school level will be purely curricular and pedagogical, designed to optimize learning for students based on the cognitive development of children. They will inform the development of national and state curricula and teaching learning strategies at each stage. एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को 4 स्टेजेस में डेवलप किया है इन्होंने, 5th, 8th, 11th और तो उसमें इनका प्री एजुकेशन अलग है, प्री स्कूल का। तो ये चारों स्टेज पे ये मेजर थीम उन्होंने बता दी कि आपको नेशनल डेवलपमेंट की और स्टेट डेवलपमेंट की और इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन का समावेश करते हुए इसमें ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और उनका मेन दूसरा पर्पज है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। लोगों बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अब होलिस्टिक वर्ड जो है इतना ही होलो है जितना कि ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या है भाई? होलिस्टिक डेवलपमेंट कहेंगे किसे? आदमी में 100 में से 100 तो पूरे नंबर किसी को आ ही नहीं सकते, 100% परफेक्शन आ नहीं सकता, तो होलिस्टिक कैसे होगा? तो उसका कोई यार्ड स्टिक नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहले वर्ड यूज किया गया होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। The key overall thrust of curriculum and pedagogy reform across all stages of school education will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn. Real education of learning how to learn and taking students away from the culture of rote learning. रटंत विद्या, हम लोग जब पढ़ते थे तो रटंत विद्या, खोदत पानी घोटत विद्या, घोटत विद्या खोदत पानी कहा जाता था कि भाई आप बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए, अंडरस्टैंड नहीं करना है। अब ये जो एजुकेशन कह रही है कि आप अंडरस्टैंड करवाइए, सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, मेमोरी में भी फेड आउट। लेकिन जो आपने खुद ने काम कर लिया तो वो बात बिल्कुल सही रहेगी आपके दिमाग में। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके दिमाग से वो निकलेगी नहीं। और आपने कहीं से देख करके लिख लिया तो भी 50% याद रहता है, लेकिन सिर्फ आपने पढ़ लिया है तो आपको याद नहीं रहेगा। 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार एक गलती की जगह दूसरी कर लेंगे, दूसरी की जगह तीसरी कर लेंगे। तो द एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट आल्सो बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज्यादा एम्फेसाइज इसमें किया गया है, एंड क्रिएटिंग होलिस्टिक
and well-rounded individual equipped with the key 21st century skills. 21st century skills के जो की एस्पेक्ट्स हैं उनको उनके माइंड में सेट करें और उसी बेसिस पे उनका डेवलपमेंट हो। जबकि इसमें ये भी होना चाहिए 21st एंड 22nd सेंचुरी, इनकमिंग 22nd सेंचुरी, क्योंकि 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी में जो फर्क होगा वो कोई अनइमेजिनेबल है। All aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped to attain these goals. ये जो goals हैं 220 के, उनको उसके लिए रीराइट करना पड़ेगा अपने को कोर्स कुरिकुलम। Specific sets of skills and values across domains will be identified for integration and incorporation at each stage of learning. चारों जो स्टेज बताई गई है उन चारों स्टेजेस में कुरिकुलम को रीफ्रेम करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी विल आइडेंटिफाई दीज रिक्वायर्ड स्किल सेट्स एंड इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर देयर ट्रांजैक्शन इन द नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल एजुकेशन। और उसमें शामिल क्या किया गया है? रिड्यूस कुरिकुलम कंटेंट टू एनहांस essential learning and critical thinking in each subject. Curriculum छोटा रखिए, उनको experience based learning ज्यादा दीजिए। And to the core essentials to maintain space, to make space and critical thinking and more holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning. तो चार तरह की लर्निंग उन्होंने प्रोपोगेट करने का लिखा है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए और एनालिसिस बेस्ड होनी लर्निंग। मतलब आप पढ़ाइए थोड़ा, लेकिन उस पर डिस्कस ज्यादा कीजिए, जिसको आजकल कहते हैं केस लॉ स्टडी। तो लॉ में हम जो डिसाइडेड केसेस है उनके बेसिस पे केस लॉ स्टडी डिस्कस करते हैं, और सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको अपन डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि वो उनको अपने माइंड में आत्मसात कर सके और उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, ऐसी इवेंट्स और दोबारा नहीं हो, उनको कैसे मीट आउट किया जाए, उसका होना चाहिए। The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications and प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं। आजकल के पढ़े लिखे प्रॉब्लम सॉल्विंग बात नहीं करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम हाईलाइट करेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? एजुकेशन, प्रेजेंट एजुकेशन डज नॉट गिव एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दे टीचेस द स्टूडेंट्स ओनली टू bypass the problem, how to go shortcut, how to follow the shortcut to do his work or her work. ये नहीं है कि हमें कैसे फेस करना चाहिए और कैसे इसको मीट आउट करना चाहिए। चैलेंजेस जो है फेस करने का प्रेजेंट डे एजुकेशन नहीं बताती। टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन ए मोर इंटरएक्टिव मैनर। इसके लिए इंटरएक्टिव एजुकेशन जरूरी है। और लास्ट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रैक्टिकल प्रोफेसर्स के रूप में उनको अपॉइंट करने का उन्होंने डिसाइड किया है। हालांकि उसके पीछे आइडिया तो यह है कि उनको वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट अपने अपने लोगों को उसमें सेट करेंगी और हायर एजुकेशन को ग्रैब करेंगी। ये विद दीज वर्ड्स, ये मेरा नेगेटिव थॉट है थोड़ा, लेकिन थॉट है। तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो है कुल मिला करके अगर अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करनी है तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने को डेवलप करनी पड़ेगी। और करिकुलम के कंटेंट्स क्या होंगे ये मैंने आपके सामने रखा है। अब ये शिक्षण संस्थान इस पे अगर कार्य करे और सरकार को ऐसा कोई एक बना करके दे, मटेरियल कंटेंट्स का हेडिंग भी बना के दे दें, तो भी मेरे ख्याल से दैट विल सर्व द कॉज ऑफ द नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बातों को सुना और
उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आप द्वारा मानवाधिकार शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा मानवाधिकारों की जागरूकता और विद्यालयी पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों के समावेशन विषय पर प्रकाश बहुत ही सरल भाषा में डाला गया। कार्यक्रम में आगे मेरा निवेदन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BL शर्मा, कुलपति IASC मानित विश्वविद्यालय से है कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। प्रोफेसर BL शर्मा। सम्मानीय मंच, उपस्थित विद्वान अध्यापक मित्रों और पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि 11:30 बजे बिजनेस सेशन चालू होगा, तो मैं उसी के हिसाब से अपनी बात पूरी करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको चाय यहीं सर्व कर दी जाए, जिससे अगला सेशन ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। मित्रों, रामनिवास जी ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया है और खास करके ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से तैयारी करके दिया। कई चीजें नोट करने लायक है जिनका मैं भी ध्यान रखूंगा, और बाकी जो उनका फ्लोरी लेक्चर था उसको भी मैं एंडोर्स करता हूं, क्योंकि रामनिवास जी हमारे टीचर्स लीडर हैं, तो वो बात भी रिफ्लेक्ट होना जरूरी थी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में, शायद 2-4 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, लंबा नहीं करूंगा। मैं 2-3 पहले आपको सेंसिटाइज करने की ट्राई करता हूं कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था, तो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन ने एक हमको नोटिस दिया कि एक लड़की आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया और वो फेल हो गई है। फेल होना उसकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, इसलिए आप इसे पास करिए, अदरवाइज ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। अगर ऐसे बोगस लोग इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, मैं क्लियर बात कहता हूं, तो ह्यूमन राइट्स का भविष्य अच्छा नहीं। ये ऐसी परिस्थिति है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में फॉर्मल एजुकेशन है नहीं, और डिस्ट्रिक्ट जज को तो अनुभव ही नहीं होता है ह्यूमन राइट्स का। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाला का तो जुरिस्डिक्शन है, उनको अनुभव नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट को जज की क्या परिस्थिति है। तो हमारे रजिस्ट्रार साहब बेचारे सीनियर IAS थे, बाद में IAS भी बन गए, RS थे, वो वहां जाते और उनको वो रोज डांटता कि कल इनका रिजल्ट सुधार के लेके आइए। मैंने कहा परवाही नहीं करनी उसकी, मैं नाम बता देता हूं, हनुमान राम कुड़ी। मैंने कहा मैं ऐसे जजों को की परवाह नहीं करता, कॉग्निजेंस नहीं लेता। उसके बाद में वो मुझे एक दिन राजभवन में कोई खाने पे मिल गए थे, तो वैसे मैं 99% खाना नहीं खाता हूं, मगर मैं जाता जरूर हूं। तो मैंने कहा साहब ये किस बात का नोटिस दिखा दिया, आपको काम नहीं आता था, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको ह्यूमन राइट्स के स्कूल, प्राइमरी स्कूल का भी नॉलेज नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए। तो बोले नहीं शर्मा जी ऐसी बात नहीं, हो मेरे रिलेटिव, मैंने सोचा ऐसे पास हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। यह परिस्थिति है। रामनिवास जी ने कल एग्जाम्पल दिया कि इनको एयर टिकट का कंपनसेशन मिल गया। ये इसी कारण मिल गया क्योंकि जज साहब को पता नहीं था कि ये ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस में आता है नहीं आता। अदरवाइज ना तो रामनिवास जी उसमें एप्लीकेशन करते, ना जज साहब इनको रिलीफ देते। वो अलग अलग लीगल राइट्स में आता है, टॉर्टियस में आता है, सब जगह आता है, मिलता है, मगर उसको ह्यूमन राइट्स के बैनर के नीचे नहीं मिल सकता। तो मेरा कहने का मीनिंग ये मित्रों, जब तक आप एजुकेशन सही नहीं होगी तब तक ये ह्यूमन राइट्स ऐसे ही गोते खाता रहेगा, कुछ होना नहीं। रामनिवास जी की मैं एक बहुत बड़ी अच्छी चीज नोट करता हूं कि जब भी हम लोगों ने डिस्कशन किया या जब भी इन्होंने पढ़ा, उसके बाद में अगले लेक्चर में इन्होंने उस चीज को इनकॉर्पोरेट किया अपनी लेक्चर में और उस चीज का ध्यान रखते हैं। बाकी मैंने 99%, नॉट 99%, 100% ही समझो ना, आप कितना भी बोल के निकल जाओ, पीछे वाला वक्त आकर के वो अपने हिसाब से बोलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण
कि उसको पता ही नहीं है, जो उसने तैयार कर दिया, ऑल ऑफ सडन तुमको क्या एक लेक्चर तैयार कर बदलो, तो कैसे बदलोगे? वो तो ह्यूमन राइट्स में ह्यूमनिटी घुसाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जरूरी है। अब कैसे जरूरी है, कंटेंट वगैरह मैं अब जाना नहीं चाहूंगा, पर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया यूडीएचआर के आर्टिकल 28(2) में दी गई है इसकी रिक्वायरमेंट। मुझे ध्यान है भारत में ह्यूमन राइट एजुकेशन के लिए सबसे पहले मैंने आरमिती बहन देसाई को एक लेटर लिखा था इन 1992, वो जब चेयरपर्सन थी यूजीसी की। फिर आरती मैन मुझे बुलाया भी था और उन्होंने कहा शर्मा जी अभी यूजीसी में हमारा ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है टू स्टार्ट द ह्यूमन राइट एजुकेशन। मगर मैंने कहा लोग बातें करते हैं और मैडम ये गलत कंसेप्ट जा रहा है, पर क्या करें, हमारे पास बजट भी नहीं है और ऐसा प्रपोजल भी नहीं। मगर 1995 में जब यूनो ने कहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट रिलीज किया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया कि इसमें करना क्या है। हम लोगों ने एक कमेटी बनाई 7-8 लोगों की, और इसका एक ब्रोचर डॉक्यूमेंट जो था मैंने ही बनाया था। काफी बातें थी उसमें, वो प्रिंट भी हुआ था यूजीसी की तरफ से, पर उसके कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूं, टाइम बहुत कम है। हमने कहा एक तो एजुकेटेड मास में ह्यूमन राइट एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, तो ग्रेजुएट्स के लिए हमने कहा कि डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा चालू कर सकते हैं, तो जिससे ये हमारा टारगेट ग्रुप होगा ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन। गोल होगा टू एंश्योर नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द एजुकेटेड मास। दूसरा हमने कहा मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ एलएलएम और एमए चालू हो सकता है। इसमें टारगेट ग्रुप होगा ग्रेजुएट ऑफ द रेस्पेक्टिव फैकल्टी, यानी कि लॉ एंड सोशल साइंस और आर्ट्स। गोल होगा क्रिएट एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब फिर कंटेंट वगैरह सब तैयार किए थे, मगर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ करूं। देन और एमए में एलएलएम में भी रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन ही है, 99 से हमारे यहाँ चालू हुई, कोई नहीं है, और एमए की तो ऐसी हालत खराब है कि मत पूछो। फिर हुआ पीएचडी इन सोशल साइंसेज एंड लॉ। टारगेट ग्रुप था पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ द रेस्पेक्टिव फैकल्टी। गोल था टू क्रिएट सुपर स्पेशलाइजेशन इन द ह्यूमन राइट्स। बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मुझे नहीं लग रहा है कि 24-25 साल में आए। देन था सर्टिफिकेट कोर्स, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों के रूप में। टारगेट ग्रुप थे पीपल एंगेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन्होंने भी रामनिवास जी ने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बहुत विस्तृत तरीके से इन्होंने कोशिश की, मगर मैं इसको बहुत ही लिमिटेड करना चाहता हूं। पीपल एंगेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एनजीओ, पुलिस, पैरामिलिट्री सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, एकेडमिक सर्विसेज, बार, बेंच, लेजिस्लेशन एटसेट्रा। ये हमारा टारगेट ग्रुप होगा, और ये सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, क्योंकि इनको आप कहो कि आपके ग्रेजुएशन में लो, पीजी में लो, तो एडमिशन लेने वाले नहीं है। गोल होगा टू क्रिएट बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, concept, classification, theory, implementation mechanism to ensure effective reasoning in their respective profession. उनके रेस्पेक्टिव मिलिट्री वाला आया है तो जिनेवा कन्वेंशन बताइए उसको, ज्यादा ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला आया है तो उसके हिसाब से बताइए। अब पुलिस वाले को ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहते हैं कि एक्सपर्ट है इन दी फील्ड ऑफ, और वहां पर डाल दिया। अब उसको क्या आता है, फिर तो मर्डर करने वाले को भी डालो, वो भी तो एक्सपर्ट है, लॉरेंस विस्नोई को। ये गड़बड़ हो रहा है मामला। फिर है स्कूल एजुकेशन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल एजुकेशन में हमने कहा कि प्राइमरी और मिडिल में किस फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आ सकता, तो पोएम्स होने चाहिए ह्यूमन राइट्स पे और स्टोरीज होनी चाहिए। सेकेंडरी में चैप्टर्स होने चाहिए और सब्जेक्ट भी हो सकता है। हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट के फॉर्म में, जैसे सिविक्स वगैरह होता है, इस फॉर्म में आना चाहिए। और इनके कंटेंट्स हैं वो अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से हमने उनके कंटेंट्स भी तैयार किए थे, मगर मुद्दा यही है कि पहले पोएम लिखेगा, अगर उसको ह्यूमन राइट पता ही नहीं है तो वो पोएम भी कैसे लिखेगा, वो स्टोरी कैसे लिखेगा, वो किताब कैसे लिखेगा। और अब ये हो गया कि सब्जेक्ट एक तो फैशन हो गया, और कोई भी आदमी पढ़ने को तैयार नहीं। मैं आपको जस्ट बता रहा था, एक बार हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलवाया ह्यूमन राइट्स के कॉन्फ्रेंस में 8 डेज में,
और जब उसके पहले तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था, मगर फिर कुछ लोग बोल गए बिगिनिंग में जो रियल चीज है, उनके बाद में मुझे आज भी ध्यान है उनके पैर धूज रहे थे खड़े हुए बोलने में। और वो बाद में हाई कोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी बने और दोबारा मुझे मिले, वहां पर वो बोले। तो मुद्दा ये है कि एजुकेशन नहीं है, पढ़ना चाहते नहीं है, और हम बात वही करते हैं जो हमने तय कर रखी है। तो पहला है कि आप ह्यूमन राइट एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो, मगर मियर हमने इंट्रोड्यूस तो कर दी, स्कूल एजुकेशन वगैरह हम कर नहीं पाए। यूनिवर्सिटियों में पीजी में कर दी टीचर ने, कुछ अपने फायदे के लिए, पेपर के लिए, प्रमोशन के लिए, मगर उसके कंटेंट सही नहीं है। मैंने कल आपको बात बताई थियोडर मैरोन की। थियोडर मैरोन ने ये कहा है, वर्ल्ड का बेस्ट जूरिस्ट है ह्यूमन राइट्स का। वो कहता है आज की तारीख में सिलेबस नहीं है, आज की तारीख में टेक्स्ट बुक्स नहीं है, आज की तारीख में टीचिंग मॉड्यूल्स नहीं है, आज की तारीख में लिटरेचर नहीं है, कुछ नहीं है। आज की तारीख में केस स्टडीज का मटेरियल नहीं है, और फिर भी हमने ये काम चालू कर दिया है, इसलिए इसके डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक रेस्पॉन्सिबल सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। हम सब लोग अगर ये मिलके काम करेंगे, छोटे छोटे लेवल पे रिजोल्यूशंस लेंगे और पहले कंटेंट तैयार करेंगे, नहीं तो टीचर वही पढ़ाएगा। ह्यूमन राइट वो कहेगा ह्यूमैनिटी देख लो, ह्यूमैनिटी है मींस बात खत्म। अरे भैया ह्यूमैनिटी तो हमारे जन्म से पहले थी, आज से 2000 पहले, मगर ह्यूमन राइट्स तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में आया है। इसका ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है। जब आपने पॉजिटिव लॉ दे दिया और पॉजिटिव लॉ में उसको डिफाइन कर दिया, तो फिर काहे की ह्यूमैनिटी की बातें कर रहे हो। तो इसलिए मित्रों, इसको हमको सही तरह से पहले सिलेबस बनाने पड़ेंगे, कंटेंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, टारगेट ग्रुप को ध्यान में रखना पड़ेगा, और देन वो जो पढ़े लिखे लोग, ये पढ़े लिखे लोग नहीं, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के रियल पढ़े हुए लोग आके उसको करना चालू करेंगे, तभी परिस्थिति सुधरेगी धीरे धीरे। अदरवाइज मेरा तो 1996 के बाद में आज तक का अनुभव यही कहता है, मोसेस मोस्कोविच की भाषा में, वी स्टिल विटनेस लार्ज फ्रस्ट्रेशंस। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अतिथि सम्मान की परंपरा का निर्वहन करते हुए मेरा निवेदन प्रोफेसर मनीषा वर्मा, विभागाध्यक्ष शिक्षा से है कि वे आज के सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर RN शर्मा जी का शॉल एवं श्रीफल द्वारा सम्मान करें। अगली श्रृंखला में मेरा विनम्र आग्रह कुलपति महोदय प्रोफेसर BL शर्मा जी से है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कनकमल जी दुगड़ का सम्मान करें। सम्मान की अगली श्रृंखला में डॉक्टर PK पांड्या, संगोष्ठी समन्वयक से मेरा निवेदन कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BL शर्मा जी का सम्मान करें। कार्यक्रम में आगे डॉक्टर विदुषी अमेटा, अधिष्ठाता मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय से मेरा निवेदन कि वे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर CS रेड्डी जी का सम्मान करें। सम्मान की अगली श्रृंखला में मेरा निवेदन डॉक्टर अविनाश पारिक, विभागाध्यक्ष इतिहास मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय से है कि वे विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी जी का सम्मान करें। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम में आगे मेरा विनम्र आग्रह कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति महोदय श्री कनकमल जी दुगड़ से है कि वे अपने विचार सदन के समक्ष रखें। माननीय कुलाधिपति महोदय।
मंचस्थ एवं मेरे सामने विराजे हुए विद्वज्जन, मैं अपने दिए हुए 10 मिनट में से 8 रामनिवासी को दे चुका हूं, अतः लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विद्वानों की बात के बाद अनपढ़ को खड़ा कर दो तो ये उसकी बेइज्जती ज्यादा, इज्जत कम होती है। तो अभी रामनिवासी ने कहा हम रट के पढ़ते थे, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं तो पहले सबसे पहले पढ़ा जाता था पुस्तकस्य सा विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समापते न सा विद्या न तदम। किताब में पढ़ी विद्या और दूसरे हाथ में गया धन का मौके पर काम नहीं आता। बच्चों को जहां तक पर्यावरण की शिक्षा देने का सवाल है, हमें बहुत सोच समझ कर कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के सामने इतने विषय रहते हैं। अपनी जो नियत पाठ्यक्रम पूरा करने के अलावा कि उतने सारी चीजों को अगर बेतरतीब ले लेंगे, रैंडम ले लेंगे, तो बच्चे और फ्लड हो जाएगा उसका दिमाग। जैसे पर्यावरण तो अपने है ही है, मानवाधिकार भी है, जीवन मूल्य भी है, साधारण सभ्यता और ज्ञान भी है, और भी बहुत सारे काम है। तो ये सारी बात अगर बच्चे व्यवस्थित रूप से सीखेंगे, पढ़ने का समय बहुत है उनके पास, कम से कम 13-14 साल उनके स्कूल के हैं, तो उसमें ही अगर इनको व्यवस्थित बांट करके दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने आज निवेदन किया कुलपति महोदय को कि आपने जो कल का सारगर्भित भाषण दिया, आज भी इनका भाषण बहुत सुंदर था, और अब तो रामनिवासी के भाषण के बाद मुझे लगा कि दोनों मित्र मिलकर के सहायता करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये भाषण बहुत ही काम के थे। बच्चों के लिए एक पुस्तक निकालें कि जिस पुस्तक में क्रमवार दिए गए हों कि इस उम्र के बच्चों को ये, इस उम्र के बच्चों को ये सिखाया जाए, तो मानवीय मूल्यों का ढंग से व्यवस्थित ज्ञान बच्चों को मिल जाएगा। कल के मेरी बात के बाद मेरे को कल शाम को 1-2 लोगों ने पूछा था कि साहब इसको थोड़ा समझाइए। मैंने सोचा विद्वानों के सामने कई भी बात बीज डाल देता हूँ, पेड़ उग जाएगा, लेकिन फिर भी अगर स्पष्ट करना हो, एक छोटा बच्चा है, माँ सोई भी है, हर महिला का अधिकार है रात को आराम से सोना, आपको भी है, मेरे को भी है, महिला को, पुरुष को, सबको है। लेकिन बच्चा रोता है तो माँ को दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का अधिकार है दूध पीने का। तो जब तक हम मानवाधिकारों को समन्वय नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, मानवाधिकार पालन नहीं होगा। सबको अधिकार है सड़क पर चलने का, लेकिन अगर अपनी पटरी पर नहीं चलेंगे, अपनी लाइन पर नहीं चलेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी, कोई दूसरा भी नुकसान उठाएगा, हम भी नुकसान उठाएंगे। इसी तरह मैं बोल रहा हूं और आप लोगों को भी बोलने का तो अधिकार है, सब लोग बोलिए, किसको समझ में आएगा। तो हम कर्तव्यों का पालन जब करेंगे तब अधिकार उस काम के होंगे। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, मैं अपने 8 मिनट दे चुका हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने यहाँ इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, बहुत ही सारगर्भित शब्दों में सर ने अपनी बात को रखा, सदन के समक्ष रखा। कार्यक्रम में आगे धन्यवाद ज्ञापन हेतु मेरा निवेदन डॉक्टर पीके पांड्या संगोष्ठी समन्वयक से है कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। Good morning, everybody. Respected dignitaries on the dais. It is always a treat to listen to the Chancellor sir actually. Just within some minutes or seconds actually, he has summed up everything. And he has drove the point home very beautifully. And personally speaking, actually, it is always a treat to listen to him, particularly on the Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita is the embodiment of the human rights. Similarly, the chief guest of the seminar, which is sir, the way he gave the practical examples, simplified the whole concept related to the human rights. The keynote speaker of today's session, Professor R.N. Sharma sir, he gave the practical guidelines how to design the syllabus, how to go ahead with the stakeholders in a very fruitful manner. I know it very well that there was the paucity of time and we wanted to listen to him, but there was a time constraint. In the due course of time, I think the circumstances will enable us to listen to him more on the same topic, and then definitely we will stand benefited.
Yesterday, Professor C.S. Reddy enlightened us about the human rights, and I think that he gave the guiding principles that how can we go ahead with the concept of the human rights. And as far as Brigadier Sir is concerned, always a dynamic personality, always helpful, always ready to help us out. All these dignitaries have conceptualized. Basically, this seminar is the brainchild of our VC sir, and the way he has planned out, the way he has got it executed, everything speaks louder than the words. And I would be failing to discharge my duty if I don't mention the name of Professor Devendra sir. Actually, his presence has also boosted our morale. Sir, your august presence has boosted our morale, and with folded hands, I request you that in the days to come also, whenever we require your help, I think you will be available at our beck and call. I shall be failing to discharge my duty if I don't mention the role of the delegates. These delegates have also contributed a lot in the smooth conduct of this seminar. And on behalf of the organizing committee, I wish to convey thanks to all these dignitaries. I wish to convey my thanks to all these delegates who have covered a long distance and facing odds, they have come over here. It is quite possible we may not have been able to attend them personally, or we may have far short of their expectation, but they will forgive us, knowing it that we did not have the evil intention. And I am also equally thankful to my colleagues who have put in their best. And definitely, lastly, but definitely above all, the scholars who have contributed a lot in various ways. And other than this, there is the supporting staff. They have also not left any stone unturned to make this event successful. With these words, sir, I am thankful to one and all. Thank you, sir. And one important announcement, चूंकि थोड़ा सा टाइम हम उसका लोभ समरण नहीं कर पाए थे, की नोट स्पीकर साहब को भी सुन रहे थे, आपको चाय यहीं पर मिलेगी, इसलिए ये जो आपका जो टी ब्रेक का टाइम है इसी में मर्ज हो रहा है. प्लीज बेयर विद अस. थैंक यू सर. हाँ, यहीं पर आप बैठे रहेंगे, यहीं विराजे रहेंगे और चाय यहाँ पर ही आपको सर्व हो जाएगी और अगला सेशन उसको, ताकि वी कैन मेक अप द लॉस. थैंक यू सर. धन्यवाद महोदय. बाहर नहीं जाना है आपको. Please stay here only. आप कृपया यहीं विराजित रहेंगे. समस्त प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जमा करवा दें ताकि उनके सर्टिफिकेट टाइम से बन सकें. सभी यहीं उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम का जो संगोष्ठी है उसका तकनीकी सत्र, प्रथम तकनीकी सत्र जो है अभी 5 मिनट में आरंभ हो जाएगा, तो सभी अपनी उपस्थिति बनाए रखें. हैं 10-12 आपको करना है. वही देखती थी नाम. नाम बताइए आपका. डॉक्टर मीना शेखावत. डॉक्टर मीना शेखावत. मीना शेखावत. मीना. 2:30 बजे वाला सत्र ना जो, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन.
मैडम आप चालू करवा मतलब ये टीचर उड़ के चले गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रशाल के बाहर उपस्थित सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि प्रशाल में सभी अपना स्थान ग्रहण करें। तकनीकी सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैडम ने हमारे को टीचर को कहते तो ये बात पहली बात तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, फिर सबको बुलवा ले और नहीं बुलाए तो दरवाजे बंद कर दो। आए कृपया अपनी जगह पर विराजित हों ताकि हम अपना टेक्निकल सेशन है शीघ्र शुरू कर पाए। अन्य बातों को बाद में हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। चालू कर दीजिए। नमस्कार सभी को, मंच को नमस्कार। सर आप ऑलरेडी रिपोर्टर सर, मैं और मिलन सर। पंडिया जी आप आ जाइए, चलिए आप चालू करवा दीजिए। लेट होता है, गैस को निकालना पड़ेगा। नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना शर्मा, सहायक प्रोफेसर शिक्षा संकाय से रिपोर्टर के रूप में हमारे आज के इस सेशन के
रिसोर्स पर्सन के रूप में सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी प्रोफेसर BL शर्मा। आप उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्यता विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं और आप पूर्व में भावनगर गुजरात, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर आदि में कुलपति के पद पर रह चुके हैं और आपके कुशल नेतृत्व में विधि उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। आप मानवाधिकार एवं कानून विषय में विशेषज्ञ हैं। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर चिदानंद रेड्डी S पाटिल सर का स्वागत करना चाहूंगी। आप कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और आप इस समय कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय हुबली कर्नाटक में प्रोफेसर हैं और लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार अनुसंधान केंद्र के प्रमुख के रूप में भी आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आपने पुस्तकें लिखी हैं जिसमें एक पुस्तक आपने स्वयं लिखी है और 2 पुस्तकों का संपादन किया है और आपके 80 से अधिक लेख कानून पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आज हम आपके मानवाधिकारों संबंधी विचारों से निर्देशन प्राप्त करेंगे और मानवाधिकार क्या है और वो हम सबके क्या मानवाधिकार हैं और उनको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है सर। अब मैं प्रोफेसर BL शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूंगी अपनी प्रस्तुति। Respected chair, my fellow speaker, Professor CS Reddy Patil, and learned participants. As we know that in this session, or this session is being organized under the banner seminar, and the seminar is being conducted by the Department of Education. इसको भी बंद कर दो। Conducted on Department of Education. So one thing is clear, that there is a necessity to have effective programming of education for human rights, for the study of human rights, or to procure the knowledge of human rights, or to transfer the knowledge of human rights. Faculty of Education can have an effective role in programming human rights education at different level for different target groups. Our 26 years of experience could not bring desirable results. Anyhow, there are several aspects to approach this goal, the goal of human rights education. One of them is to identify the problems and challenges do exist in formation of the concept of human rights, in developing the concept of human rights, in evolving the concept of human rights, and to identify the problems do exist throughout the world.
Friends, I would like to make it clear at this stage that there is a difference between the problems and challenges. Unfortunately, in our books, we used to mix problems with the challenges. That is wrong. Today, my presentation will be restricted only to the challenges do exist in the field of human rights. And I would like to qualify these challenges by using the word or by using one adjective, the international challenges. And the second adjective is, I'm not going to discuss the theory first. I shall discuss the experiences we have witnessed at international level, developed or emerged in the form of challenges. And that next, as you know, that it is next to impossible to identify all the challenges. And therefore, I do not claim that when I discuss the challenges means that I am going to discuss all the challenges and there will not be any challenges remain to discuss. No, I will discuss some of the challenges. And there also, I have prepared a list of challenges, but whatever the challenges possible for me to discuss in the stipulated time, I will discuss only those challenges, not the all the challenges which I have prepared and I have identified for this purpose. So with this introduction, I would like to submit my views with the permission of the chair. Now, friends, what are the challenges? I will give you the title. Actually, I am discussing the experiences, not the principles. But if I will give the principle later on, then probably you will not be able to collect the things in advance. And therefore, I am telling you the title in advance. That is cultural exceptionalism. Professor Ram Niwazi has rightly said that we have to focus on the different culture in evolving the concept of human rights. However, my submission is that while doing so, we should not provide open ground to these cultural exceptionalists to play. If we shall provide an open ground, then the fair and foul, both type of play will be there to witness. Now I will start. As I told you, I am going to discuss only the examples, experiences. Now the first experience, that is in May 2000, the Taliban who ruled most of the Afghanistan ordered to kill a mother of 7 children by stoning for the charges of adultery in front of an ecstatic stadium full of women and children. No men. We want to pass the message to whom? To women and children, that we may be so cruel in awarding or in executing the punishment. Now, the important thing is 2 or 3. We say Taliban. This right is available only against the state. Why Taliban? Taliban is an organization. But friends, this Taliban was in power
in Afghanistan in 2000, May 2000. And the Taliban was acting as a state in the year 2000. Secondly, death sentence for only for adultery. And thirdly, no hearing, no trial. And fourthly, execution was in front of in open stadium. Execution taken place in open stadium. And not only this, but execution, the sentence was executed by stoning and flogging, public flogging. So from all point of view, this was a perfect example, but this is rather a perfect example of the violation of human rights. This is one example, one experience. The another experience I am coming on 2001. The British House of Lords allowed to grant the refugee status to two Pakistani women accused of adultery since they were witnessing persecution of public flogging and death by stoning at their home. Not only this, but in several Arab states, women are denied to vote and even to drive the cars. You know that only 3 or 4 years back, Arabian countries have permitted women to, some of the Arabian countries have permitted women to drive the car. Otherwise, they were not entitled to drive the car under the order of the state. The Taliban, who did not allow women to leave the home unless they are accompanied by their brother and husband or husband, and all forbid access to the public education. Harsh versions of Sharia law are spreading in Sudan, Nigeria, and even in Pakistan. What happened in Fata region? A 7-year-old girl went to market with 9-year-old boy who was his neighbor, who was her neighbor. And the 7-year-old girl in Pakistan, the Fata region, was compelled to witness the public flogging. People who belong, now I'm coming on the principle. These 3 examples I have, there are several examples, even today the examples are there. The people who belong to this school of thought submit to justify their stand that they implement, inverted comma, implement their own religious and cultural values without foreign interference. They do not want to be judged by the norms of others, unquote. Thus, they reject the outside scrutiny. Now, what is that? Culture has an important role, significant role in formation of the concept of human rights. But in the name of culture, can we allow, or in name of the cultural exceptionalism, can we allow or should we allow the violation of human rights in this manner? This is a question for the civilized society. Now, there is an impression in the mind of the people that this happens in Islamic countries, not in the other countries. But friends, it is not so. I'll give you the example of the Western world.
The government of Florida do submit the same arguments. The Florida government did not hesitate to fry the several prisoners in faulty electronic chair while execution. It became reluctant to turn to other method of the execution. It changed the chair only when the US allies described it barbaric. Prior to that, they were not ready to change even the chair which they were using for the electrocution or the execution by electrocution. Execution. But this local, but that is not important. Now, what is the important part? The important part is that the US politicians and the court did not hesitate to submit their reply that this is their business. Inverted comma, quote, it is their business and no one else should interfere, which is precisely same what the Taliban say. So Jan Kirkpatrick rightly described it as a sin of moral inequivalence. Thus, both the opposite camp, the Muslim world and the Western world, opposite camp do not hesitate to violate the well-established principles of the human rights that no one shall be subject to cruel, inhuman, and degrading treatment and punishment. This radical fundamentalism, fundamentalists further submit that they reintroduce social cohesion, decency, and family values in a society corrupted by the colonialism and this globalization. They felt that if the globalization is there, the society will be corrupted. It is true that there is a difference between the degrees do exist between the repression of the radical fundamentalist countries and the execution in the Florida. But they use common argument, name the state have sovereign right to be let alone. Right to be let alone and not to be judged by the international human rights standards. They are not applicable. International human rights standards and norms are not applicable in case of the cultural exceptionalism. Such assertions used to be submitted by the cultural exceptionalists. Hitler too belonged to this school of thought. It is true that the cultural diversities have a significant role in deciding the concept of human rights, but no brook can be allowed on this ground when a global safety net of the rights applicable to all the persons everywhere are being ascertained. And therefore, in my opinion, sir, this is the first challenge for international human rights do exist in this world. Now coming to the second. Probably though you may not find this in the books because we have prepared it at our own. So if you will search in the books, probably you will not find it. Now second is, I have given the problem of common cause. But how common cause may be, in the end of this challenge, you will understand. Common cause. And in this common cause theory, there are certain sub-challenges. Now, common cause, I will give the introduction. Friends, as Professor Chidanand Reddy has rightly said yesterday,
that the present concept of the contemporary concept of the human rights begins only after the World War II. There was no human rights concept prior to that. Humanity was there, but human rights was not there. And therefore, I used to request you, don't mix both. Now, what happened after the World War II? When this concept started emerging, it had two dynamic features. Or there were two tasks. Task number one, first, globalization of human rights. Globalization of human rights was the task number one. And what was the task number two? Drafting the basic code of the protection of human rights. Now here also you have to be very cool. Code of, I'm not talking about the code of human rights, sir. I'm talking about the code of the protection of human rights. And this protection word has a significant, its own significance. And therefore, the UDHR, when UDHR came into the existence, the intention was not to draft the human rights code or not to create the positive synthesis of the human rights code. Actually, the focus was on to develop a mechanism to ensure a protective mechanism rather for human rights in the society. So that was the challenge, how to draft the basic code of the protection of human rights. That was a challenge. And the second is in this centralized word. The word is decentralized. I have given the example. There are several examples, but one example is these cultural acceptance, Islamic word and the Florida. In this centralized word, attempt to monitor and promote to the extent possible norms for compliance of this code. How to attempt, how to draft, how to identify these norms, how to make the world ready to accept those norms as a norms of human rights. It was a challenging work. This was, not only this was, even today this is a challenging work. And if you want to this work, then what was the necessity? How could we proceed? Or how can we proceed even today? There is a need to conduct a scrutiny in this regard. Which are human rights, which are not human rights, which norm fall within the meaning of human right and which norm doesn't fall within the meaning of human right. This scrutiny was required. And scrutiny is not an easy task in this decentralized world. I will give the example. Sir, Madam Chairperson, Jamaica, sir. The United States of America, sorry, the UN General Assembly enacted one international instruments on death penalty. Jamaica was the state party to this or signatory to this instrument. Now what happened? That the Jamaica used to plead that this instrument has to be respected and this instrument has to be implemented strictly. But thereafter, the same nature of problem occurred in the Jamaica. Now UN General Jamaica wants to violate the provisions of this instrument or document. Now what happens thereafter? It was not possible. The UN people told to the Jamaica, conveyed to the Jamaica that you are violating the norms of the international instrument.
where you yourself is a party to it, signatory to it. Jamaica said that if this is the situation, then we want to withdraw from this instrument. And the Jamaica withdrew herself from the instruments. It is submitted an argument in its favor. Jamaica submitted an argument that inverted comma, or rather I quote, whether when it comes to, sir, to the treatment of our own people, we want sovereignty, not globalization, unquote. Now, what is the situation? If this type of situation do exist in the society, is it possible for us to identify the norms, agree the norms, draft the provisions, and administer the provisions on our own? This is an issue. But there are other examples also, that in 1958, the United Nations did not hesitate to tell quite seriously to the sovereign state like Belgium, UK and USA, France, Netherlands, to emancipate their colonies, and they accepted the directions of the United Nations. So we have two types of examples, Jamaica and the Western countries. In South Africa, Rhodesia, you know that lot many colonies were there and they got independence in 1950 only. And therefore, the Secretary General of the United Nations, the then Secretary General, in this regard, described his pain in the following words, I quote, to forge unity behind the principle that the massive and systematic violations of human rights wherever take place should not be allowed to stand. If the state bent upon criminal behavior should know that their frontiers are not safe and not to absolute defense. If they know that the Security Council will take action to halt crimes against humanity, then they will not embark on such a course of action in exception of sovereign immunity, unquote. So now two things are there. And then the then General Secretary of the United Nations, Kofi Annan, called a necessity to redefine the national interest. When we are talking about the national interest, the Kofi Annan said that the time has come that we should redefine the concept of national security. Means it has to be divided in two parts. Sovereignty and security necessary for the purpose to have an existence of a political state, and sovereignty and security for the purpose of human rights. It cannot be same and it should not be same. These interests can be preserved better by ensuring respect for values contained in the UN Charter, democracy, pluralism, human rights, and rule of law. This call too drew a hostile reaction from the member states. Though the call has been given for the purpose to enforce global values, but the governments felt hurt to preserve their sovereignty. They consider it a threat to the very identity of the state. It is necessary to protect this identity. And therefore, friends, Taliban and Singapore were fighting for the Asian values and all that. I will not discuss. I will skip a little bit. Now what happened? Now comes to the common cause. Till now I was discussing the background of the common cause. Now common cause, what happened? The sovereign, because state used to float a defense or an argument to defend their action against
actions of the violation of human rights. But this argument did not click much for two reasons. That it does not attract the popular layman support. And following, second, there was no following. Second, the defense of the sovereign theory needs acceptability from the section of those people or those who fall in the category of radical and generally represent and not generally that who represent the civilized world. Therefore, the Taliban felt that there is no benefit to tie their hands with the tired defenders of national sovereignty. They said national sovereignty is a tired argument. They are tired defender. If we shall go with them, we will not get a relief. Then what Taliban started doing? They started identifying the people or people from the different groups. The groups may be in the form of tribes, maybe in the form of caste, social groups, cultural groups, political groups, whatever may be, who have common cause to fight against and to oppose the human rights movement. What were those groups? First number, traditional indigenous tribes. In Afghanistan, you know that several tribes are there. Theocratic national regimes. This was the second group. Fundamentalists of many religions and the sections thereof. Mixed bag of Western intellectuals who deplore the emphasis placed by the modern human rights rhetoric on the individual autonomy. They assembled together because they have common cause to fight against the human rights. This is the thought. And what is common? The common was they were not ready to respect the treaties on human rights. They were not ready to respect the intergovernmental assemblies, councils, committees, commissions, rapporteurs, and even NGOs. It was common. They used to hate them. Western human rights system, corrosive of social cohesion and solvent of community, eroding the social customs and traditions and become unsustainable once the individual ceases to be subordinated to this group. And this common cause developed in this world has started posing challenges to human rights jurisprudence and to the implementation mechanism of human rights jurisprudence and even to the process and moment of developing the concept of human rights at international level. So this is the second challenge do exist at international level. First, in the form of the codification, globalization, sovereignty, and then the common cause. This travel starts from globalization, codification, shifted to sovereignty, and then went to the common cause. This is the second challenge. Now coming to the third challenge. Sir, time पूरा हो तो बता देना, वहीं बंद कर दूंगा. You just tell. Now the third is, no, what is the time to complete this session? Okay, so I can carry on. Anyhow. So number third, sir, right and responsibility. Sir, number third, the dilemma of right and responsibility. This is third. The dilemma of, when we are talking about the dilemma, right and responsibility, my submission is restricted only to, not to all the rights and responsibility. Only one aspect of it. And that is the communitarian values and individual liberty. We are talking about
military and defense and police and extremism, everything will be covered under this principle. No? We are talking only about the examples. No? Unless you have theory to address them, you will not be able to address. Unless you have doctrine or principle to address those problems, you will be talking and you will be popular in delivering the lectures in academic field. No, otherwise, you know that problem you will not be not be able to address. And therefore, friends, I'm discussing the conflicting interests of based on the individual liberty, individualism, and community interest of the community, whole society. People who are not honest in balancing the rights. Generally, people used to give interpretation on the basis of their interest theory. What is their interest? Jamaica's interest was something else, like that. Everywhere Jamaica is there. So, people who are not honest in balancing the rights and responsibilities, in other words, between the communitarian values and the individual liberty, the interest theory cannot be the sole test to draw a true and responsible balance. If you want to, you have to ascertain it from case to case and situation to situation. Sometime you will be required to give the priority to the individual liberty over the communitarian interest. And sometime you will be required to give the priority to the communitarian interest over the individual liberty. You cannot have a conclusive principles and norms, the same norms, the common norms, to deal with all types of the situation of conflicts between the individual liberty and the communitarian interest. So friends, it is unfortunate to note that a better line has been drawn between the force of communitarian conformity and the growing network of free thinking, autonomy, asserting individuals, individualists everywhere. We have seen several examples of the physical war. There is a physical war we have witnessed in several parts of this world. What happened in Chechnya Hills, Khyber Pass, White Nile, we know. And even today, sir, in Ukraine, there is a conflict of individual liberty and communitarian interest. The war has started, I think, in the end of February 2022 or in the beginning of March 2022. Still we feel or we witness a conflict in Ukraine and Russia. That is a problem. So there is nothing wrong to say that there is a crucial intellectual struggle waged between the Lockean individual liberty and the champions of community values propagated by Bentham and the other jurists belonging to the same school. Now I will discuss the arguments. Two schools of people are there: communitarian and individual liberty. Nowadays, we focus more on the individual liberties, and that is the unfortunate part. And therefore, we cannot address these extremists and terrorists effectively. So first, I would like to submit the arguments in favor of the communitarian interests, in the interest of the community. I will start with Professor Edno Ednis. He was a professor in the Tulne University. He submits. Sir, you take it carefully, listen it carefully. Edno Ednis submits that one cannot have a right as an abstract individual
abstract, the adjective used to qualify the individual is important. One cannot have a right as an abstract individual. One has a right as a member of a particular group, tradition, and tradition within a given context. Every word can be explained in words or even pages. Now coming to, so you are also a person who is claiming individual liberty. He is also a member of the community. If the other person from the same community argue the individual liberty and try to hit the individual liberty of the person who is claiming the individual liberty against the community interest of the community, then what will happen? This is what the ethno-ethnics want to convey. The second argument I would like to submit is Michael Wessler. Michael Wessler put it in other way. He says, the recent emphasis on the individual liberty has fostered a conflict of self. मैं लड़ाई करा रहा है. A conflict of self which is normatively not desirable for two reasons. He said that there should not be a conflict between the two self-seeking individuals. Why? Two reasons are there. First, it generates radical individualism. If you will allow this, then that will generate or result into a radical individualism in the society. And second, it generates radical competition between the two self-seeking individuals. And that is not desirable. And the third reason, which has not been submitted by the Wessler, but has been submitted by the ethnics. He says, ethnics breeds social dislocation. This will breed social dislocation and social pathology among the members of the group. And in last, Michael Sandel submits, he gives emphasis. He puts emphasis or emphasis placed on the individualism in recent years has nurtured the state and elevated personal rights over the common good. That is not fair. If you will respect the interest of the community, the interest of the individual will automatically be respected. And therefore, the present approach to develop the individualism and to give the priority to the individualism over the community interest is not fair. Or it should not be accepted as a general principle. Now, even the political leaders also submitted the same things. Mahathir bin Mohamad, in 1997, when the UN General Assembly was on the 15th anniversary of the UN General Assembly was being celebrated on the UDHR, the Mahathir Mohamad submitted, he felt necessity to revise and have a better set of human rights, since in his opinion, the present the document human rights UDHR represent structure of human rights norms focus excessively on the individual rights of society and the common good. Okay, whatever we are talking about, we have given excessive importance to this individual liberty and common good both in this UDHR, and therefore he said that this document has to be redefined. Malcolm Fraser, the former Prime Minister of Australia, dismissed the declaration by saying
that it represents the individualistic views of the Northern Eurocentric states. Why he submitted this statement? Because in 1948, sir, the UN General Assembly was dominated by the members from the Eurocentric states. And lastly, Helmut S., the former Chancellor of the Germany, too says that the UDHR reflects the philosophical and cultural background of the Western doctor. He called for a new balance between the notion of freedom and notion of responsibility, because the concept of right itself can be abused and lead anarchy. It can lead anarchy. And therefore, there was a time to ensure. So not only the world leader, not only the jurist, but the world leaders in the meeting of the UN General Assembly in 1997 has admitted that this document is not properly balancing the individual liberty and the communitarian interest. इसलिए ये यूडीएचआर को अपन जो कुरान बना के बैठ गए हैं, मैं कुरान इसलिए कहता हूं कि गीता बाइबल की तो आप कुछ भी कर दो तो चल जाता है, और कुरान के बारे में गलत बात नहीं कर सकते, मर जाओगे। तो ये तो कुरान बन गया है, ये कुरान नहीं है, अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और जब यूडीएचआर में भी सर इफ्स एंड बट है, तो फिर यहाँ बैठे हुए हम भाषण दे रहे हैं, तो अभी तो ह्यूमन राइट्स में बहुत काम करना है। हम जो कह रहे हैं वो फाइनल नहीं है, ये हमारे भाषण फाइनल नहीं है, हमारे रिसर्च पेपर फाइनल नहीं है, अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, और अपन उसमें नीचे लेने को तैयार ही नहीं। मैं लिख के लाया पेपर, वो फाइनल है, मैंने ड्राफ्ट किया जो विधानसभा, वो फाइनल है, वो गलत है भैया, बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो सर, दिस इज द थर्ड चैलेंज, द डायलेमा ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड कम्युनिटेरियन इंटरेस्ट is the third challenge for do exist at international level so far as the human rights jurisprudence is concerned, or so far as the concept of human rights is concerned, or so far as the practice and functioning or implementation of the human rights is concerned. Now coming to the fourth challenge, tendency not to accept the universalization of human rights. That partly we have discussed at the time of globalization and universalization. So we building a new bonds. They are building a new bonds in form of tendency not to accept universalization of human rights. This is the fourth challenge do exist at international level. As we know, I will start with the background. I will start with the cultural exceptionalists. You know that in world, there are people who are pleading and advocating for the cultural exceptionalism, but their number is very small. Majority of the people do not accept the philosophy and the ideology of the cultural exceptionalists. And they put three justifications. Means people who do not accept. They put three justifications. Those who demonstrate the argument of cultural exceptionalism neither genuinely nor legitimately. So neither genuinely nor legitimately represent those people on whose behalf they made such claim. मैं सिंपल हिंदी में बताऊं, अफगानिस्तान में औरतों को जो परेशान किया जा रहा है, पाकिस्तान में जो किया जा रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में करने वाले लोग उन औरतों की जो वास्तविक इच्छा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। They do not represent those people. They claim that
We are leader of them and we represent their interest. But in fact, they do not represent those people. Number one, and therefore, for this reason, they are not accepted at international level. Number two, human rights are grounded not in the regional culture. Yes, culture has an important role, but it is not grounded on the regional culture, but it lies in the modern cultural, social, economic, and scientific developments and fabric. Culture, Hindu culture ये है, Muslim culture ये है, फलाना बौद्ध है, Sikh है, Christianity. Yes, it is there, but it is not there. And the third is, individual rights are not the enemy of the common good. Social responsibility and community. And therefore, these people cannot be given the priority, and the arguments of cultural exceptionalists cannot be and should not be accepted in toto. But it contributes to new emergence of new multi-yard and voluntary affiliations, which can supplement those long imposed tradition, territory, and genetics. Now coming to the cultural legitimacy, exceptionalist legitimacy. The world has witnessed many voices of many prominent leaders from the non-Western societies who reject the claim of exceptionalists who speak them. Chandrika Kumartunga. Free market has become a universal and implies democracy and human rights. She dismissed the argument of conflict values, and it is an excuse that it can be used to cover the multitude sins. P. Kumar Swamy, what is her observation? Ratification of human rights instruments and treaties are the proof of their universal acceptance. And last, Boutros Ghali, the former Secretary General of the UN, what he says? Ratification of the human rights instruments and treaties are the proof of their universal acceptance. Oh, sorry. There is no set of European human rights or other African human rights. They all belong inherently to each person and each individual. So other regions are there, customs are in all that. Elizabeth, Mayer, and I will not discuss, I will discuss now. Now, so what is the one problem you have observed? That these people were not ready to take. So two schools of thought are there. One, who said that this UDHR, Universal Declaration of the Human Rights, requires ratification. Sorry, requires reconsideration, which some of them says that it focuses more on individual liberty. Some say that it focuses both on individual liberty as well as the communitarian interest. This is one thing. And therefore, it has to be revised. There is other school of people who say that there is no active opposition of the UDHR. It implies the ratification of the instrument or the acceptability of the instrument in the society. But one argument we witnessed in this discussion is that the source of this human rights document is in the philosophy or ideology or the values of the North-centric European state. But this is also not right. In European countries also, and in Christian culture also, we can witness the several cases of the violation of human rights. I'll give some examples, old examples. A commander of the Athenian army was condemned to death, sir, in 415 BC. I'm not talking about the human rights.
because 415 the concept was not there. But I am talking about the cultural of the Western values. And therefore I am referring. Otherwise, I would have not referred this case of 415 BC. Very old case, no? About 2,600 years old, no? So in Athens, a commander of the Athenian army was condemned to death in 415 BC by stoning for blasphemy, as recommended in the Old Testament, that is Leviticus 24:16. Saint Augustine. Sir, Saint Augustine written a one book, compel them to come in, mean Christianity. Compel them to come in the Christianity. He has not used the word Christianity in the title. What he writes, Saint Augustine says that death of heretics, he who hold religious opinion contrary to the opinion of the church, he deserves death sentence. Saint Thomas Aquinas, he submits that the heretics by right can be put to death and despoiled of their possessions, even if they do not corrupt others, for they are blasphemers against God. And when come to the Tudor period in England, during the first 100 years of the establishment of the church in the England, hundreds of people were executed by the guillotines. Coming to the Catholicism under the Queen Mary, 237 subjects, including 4 bishops, 1 archbishop, were burned to death for blasphemy. Coming to the Cornwall rules, dissenting jail, people were jailed, hanged, and all those things. That exact data is not there. Not in ancient India. Now we are. This is the old history of the culture of the Christian, and we should forget it. We should not forget about the Christianity. Same. There is no difference between 415 BC and 1979, sir. 1979 is not the old example, sir. In United States in 19th century, blasphemy under the state and the common law used to be convicted by the imprisonment and solitary confinement with large fine. But that is not important, sir. The important part is the observation of the Chief Justice Kent. Chief Justice Kent, while convicting this blasphemer, observes, I quote, sir, this is very important, that we are Christian people and the morality of our country is deeply engrafted in the Christianity and not upon the doctrines of worship of those impostors, Muhammad or Grand Lama. Religion is the bulwark of social order, and that the expression of religiosity and has to be punished because it strikes at the roots of the moral obligations and weaken the security of our social ties. I unquote, sir. Precisely, it is same what Ayatollah Khomeini used to say, but unfortunately, Ayatollah Khomeini did not have over command over the language to express in a civilized manner. Otherwise, there is no difference, sir. Now coming to the other side of the Western world, I'll take the example of, sir, France. In France, the women had no right to vote till the World War II. Such a democratic country, Renaissance took place, French Revolution was there for democratic rights, democratic values, everything was there. But women were not allowed to cast vote in France till the World War II. Forget about that.
Coming to the Harvard School of Law, sir. In Harvard School of Law, till 1950, women were not allowed to seek admissions. And therefore, friends, if we say that because of this Christian world, I will skip some matter, Christian culture, this UDHR being or is based on the cultural ideology of the Christianity or Neurocentric European states, that is wrong. But the unfortunate part is that we have started criticizing UDHR in the name that since it belongs to the, or it is based on the cultural values of the Christianity, and therefore we oppose it. This is also a kind of challenge for the human rights jurisprudence at international level. Some modern word I will skip, and I will come on the last point. What is the main problem? And we have done several work. I will give the example. 1850 till 1850, we had only 5 NGOs working in the field of human rights throughout the world. 1850. 1909, the number went to 176. And 2002, the number went to 18,000. And now I think it may be in lakhs working on human rights. But we are not working sincerely. We are in NGO. We do not know the concept. NGO have become a tools to protect the interest of the people running those NGOs. And therefore, friends, whether it is NGO, whether it is academicians, whether it is teachers, bar, bench, politicians, legislative, we are not serious in developing the true concept of human rights, and at the same time, the process of the universalization of human rights. Now, what is universalization? Identification of the norms, codification of the norms. The process is very slow, sir. So this slow process itself is a challenge for human rights. How it is? एक लड़की होती है तो उसकी शादी नहीं होती है तो रोज नए नए लड़के देखने आते हैं, उसके घर वाले देखने आ जाते हैं। शादी होने के बाद में मामला खत्म, फालतू के लोग परेशान करने बंद कर देंगे। तो आप if you will prepare a final document, this controversy will be over. But this process, the slow process itself is a challenge for human rights. I have given some arguments also, but I will not discuss. Anyhow, so this slow process itself is a challenge for the human rights at international level. Again, I would like to say, sir, this is not a comprehensive, final and conclusive list of the challenges do exist in the area of human rights. I have tried to identify some of them, and I have shared my views with you. With this, I complete my submission. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर। आपने मानवाधिकारों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय से लेकर वर्तमान स्तर तक हमें जो जानकारी दी है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है रहेगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर CS रेड्डी सर को, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। Good afternoon. I expect
to respond. Say good afternoon. Sharmaji concluded his address with a wonderful joke. Okay. I enjoyed that. And I did not appreciate that others did not enjoy that. Maybe now after coming to Sardar Shahar, I have started understanding Hindi a bit more. See, the purpose is very serious. And all of you youngsters, whether you like it or not, you are going to be in a world of paradoxes. Whatever position you occupy, see, our days are over. Right now, you are living in a world wherein your lectures are recorded and your performance is appreciated, observed. And all of us are victims of these gadgets. We are under observation. Sharmaji was very harsh on his students. Kagda will testify. I was doing the same thing in Karnataka. We will scold, warn, beat also if necessary at the college level. Now the days are over. Human rights have picked up. And there are so many complaints against teachers. And some of you are studying education. Probably you have decided to become teachers. Teacher is going to be a highly weak, vulnerable person in the whole system, whether it is university or whether it is schools are going to be very dangerous. 1098, some child helpline. Check that. I am not sure. Child will complain. And nowadays, children are also have gone crazy. A child of 7, 8, 10 also decides to commit suicide. They are conscious of their personal liberty. If a child commits suicide, the teacher will run into problem. If you beat a child, you will run into problem. Forget losing the job, you may land up in prison also. In the anxiety of teaching some boy or girl who is mischievous, who is errant, if you want to become a very effective teacher, that may create problem. How you will navigate yourself? We are going to be teachers, and we are so happy that we are completing our services. No more we will interact with the children and we will not run into problems. So many people are arrested in my state because the children, because they were, see, SSLC examination, one boy was copying. If the boy is copying in the examination, what you are to do? What the teacher has to do? As per the law, you have to book him for malpractice and send him out of the examination hall. The fellow was sent out of the examination hall. He went home, went to the opposite flat, climbed on the top of it, jumped off. Died. Now the whole school is in soup. You heard of the Human Rights Commission member of Rajasthan sending a letter to the Vice Chancellor saying that this boy should be passed. Otherwise, his human rights will be violated. So, till now, you may be feeling that, okay, some people of law department have come, they are speaking of human rights. Certain of the circulars are there at the state level. Something is happening. I am not concerned. You are all concerned. You are going to be in that hot soup. Better know about human rights. That is of help for us in our services and for our protection also when we become the victims of violation of these things. I tell you, there is a wonderful statement of learned hand, a jurist. He has very categorically said, human rights, liberty. He uses this expression, liberty. Liberty should live in the hearts of men and women. If it lives there, no constitution, no law,
no court is necessary to protect it. If it dies there, no constitution, no law, no court can protect it. So ultimately, it is the person concerned who should be on guard, who should be conscious of his human rights and his obligations towards human rights. Swami Vivekananda has expressed it in a very beautiful manner. Nothing can confer freedom on you unless you have it not already. It should be there. Nothing can confer freedom on any one of us. That is the beauty of that. Kautilya said, if you do not have freedom, it is not worth living in that country. Leave that country and go to some other country. So important are these rights, liberties that we are speaking about. Right from yesterday, we are referring to one international instrument, United Nations Declaration of Human Rights. See, we are law people. For us, every word is important. United Nations has declared human rights. United Nations has not conferred human rights. It has declared. What is the meaning of declaring? Declaring is discovering something and say it is there. It is not an invention. It is a discovery. It is not an invention. Invention comes for the first time. Discovery, things are already there. We discover it and declare it. That's what the United Nations has done. So what it means? It means human rights are there with us right from the inception. Being born as human beings, we use another expression, inherent. These rights, human rights are inherent. We inheritance, as we beget property of our parents through inheritance. By being born as human beings, we inherit these rights. That's why we call human rights inherent rights. And yesterday, our earlier speakers mentioned, they are inviolable. You cannot violate these rights. Any power on earth cannot violate these rights, including state. That's why we speak of human rights and obligations and limitations on the powers of the state. Third, we say these things are inalienable. I cannot give up. I cannot divorce my human rights. I cannot say I am open for discrimination. I am open for exploitation. That is also not permitted. So important these human rights are. There are problems. When Professor Sharmaji was speaking about cultural exceptionalism, I was very, very closely following. This is a very, very dangerous, what you can say, escape route for the states to circumvent the UN obligations of human rights. Yesterday, Professor R.N. Sharma was referring to Sida. He said Sida, Hindi mein Sida, Sida ka malum hai. You know anything about Sida? Okay, that is an abbreviation, acronym. That is an acronym. CEDAW, CEDA. Okay. CEDA is Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. That is CEDA. And our great country, yesterday somebody was referring to that boy in the auditorium who was comparing, he was referring to where woman is worshipped, there the gods live, something like the Sanskrit version of that. Our country, India, has entered reservations on CEDA. When India has signed CEDA, they have entered reservations. They have said they will eliminate discrimination against women subject to our cultural conditions. See, India, we have our own cultural condition. No, we will treat women equally.
We will eliminate all sorts of discrimination, but this is the rider that the government of India has entered when it has signed the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. See, those who are in the field of law, those who are in the government should bother more about this, and they have to educate the government to bring in certain of the policy to respect human rights and to see that these rights are very effective. There was a petition filed in Delhi High Court by a fighter pilot. What is a fighter pilot? He is a trained, armed personnel. He has to go on a sortie of just 1 or 2 minutes. He will cover kilometers, go somewhere, bombard and come back. And therein you had this person with big mush who landed in Pakistan, Abhinandan. Okay, see, his person was shot and he had to eject himself, landed in Pakistan. A fighter pilot is very dangerous when he is in the cockpit of the fighter craft. He can ruin cities. But once ejected from the cockpit, he is a very weak person and he will be carrying only a small pistol for self-defense. So he was apprehended. He was taken into custody. There is lot of risk to these people who are on the front line. So this fighter pilot filed a petition in Delhi High Court saying that I want safe conditions of work. See, now sexual harassment at the place of work is prohibited. Complaints committee has come, safe conditions of work. Okay, in factories, the dangerous machines should be fenced so that there is safety to the workers, safe conditions of work. And this fellow filed, a fighter pilot goes to the High Court saying that I want safe conditions of work. How you will provide safe conditions of work? But that fellow did not understand that human rights are not available to the people of armed forces. They are available against the people of armed forces. That is the difference. Once the fellow dons the uniform, he will not be having human rights. He will not be having fundamental rights. Professor B.L. Sharma referred to a series of countries wherein human rights are violated. Remember one thing, yesterday I was telling the same thing. Human rights are violated by lawfully established governments, popular governments. It is a situation when my own government brings back its armed forces and uses against me. Who has to save me? Who has to save me? See, there is a saying, if the protector becomes predator, if the fence starts eating the crop, who has to guard that? That will be the situation. So that's why when power runs amok, violates the liberty of the individuals, there should be some protection to the individuals against this state power. State power is a very, very unlimited power. You do not know what the power can do. Power holders, you go near the power holders, you will understand how and why these power holders behave like this. They will not behave sober. Quite a number of them. Power is a sort of intoxicant. And that's why we say sometimes you will become a power drunk creature. You will become a power drunk creature. So how to protect this fellow from these power holders was the concern. All of you have mobiles and I am seeing some of you are on your mobile. Okay, switch on the internet, Google, it seems impossible. Okay, type it. It seems impossible. Holocaust. And you will get a PowerPoint. For about 10, 12 slides are there. You see what are these slides. What happened at the Second World War?
then you will understand what is the importance of human rights. At the international level, they started thinking about these human rights. And there are different types of human rights, different levels of human rights. We call civil and political rights as first generation human rights. Civil and political rights, participation, right to participate in the government. There was a reference to Magna Carta 1215. There was a reference to the French Declaration of Rights of Man. You see, I tell you, all these instruments are very peculiar. Through Magna Carta in England, free men got rights. That was not for ordinary people. Magna Carta gave some rights to free men who were lords, dukes, and people of feudal higher status. Magna Carta was not concerned with the common man. It was not concerned with the slave. It was concerned with the higher people. Compared to India, they were all highly discriminatory states. And when we adopted our constitution parallelly along with UN declaration, and well before the adoption of the covenant on civil and political rights, we incorporated all these rights in the Constitution of India. Civil rights are very, very important. At the same time, civic etiquettes are also very important. You find some of the cities very clean and neat cities. Some of the institutions so clean and neat, so beautiful. So I was the principal of a government law college for 13 years. People who visited that institution, they were wondering how you can maintain a government college so clean. Government means it should be haphazard. Nobody should bother about the tidiness of that college. So civic sense, civil rights are very important, and political rights are also very important. That's why we spoke in terms of equality. See, it is so beautiful. 26 November 1949, we adopted and gave unto ourselves this Constitution of India. And we celebrate 26th January as Republic Day, right? The date that comes in preamble is 26 November. The date we celebrate Republic Day is 26th January. What is Republic Day? Why there is one date in the, it is all because of one reason. On 26 November 1949, certain of the provisions of the Constitution come into force. Which provisions? Preamble, citizenship, election commission, and related provisions. So they made way to conduct first general elections on the basis of one man, one vote. One man, one vote. Vote of each one of us here who are not millionaires, croropatis, is equal to the vote of Ambanis, Adanis, XYZs, Birlas and Tatas. All of them have one vote. I also have one vote. This is republic. When you see this word republic anywhere, you have to understand two things. One, that there is an elected government. And second, that the election has taken place on the principle of one man, one vote. So what great design these constitution makers have done when they wrote this provision of equality in the constitution and that word republic to constitute India into a sovereign democratic republic underlined. So they have given us equality, the most basic of the human rights in the first generation of human rights, and freedom of speech, right to life. All these things come in the first one, right to participate in the government, first generation human rights. Second generation human rights, we say economic and cultural rights. So there was a lot of discussion on cultural exceptionalism, and this started after the World War II. So another category.
housing, employment, welfare, all these things. See, sometimes we go mad, we go crazy also. In our state, don't feel bad, these are the laws. Sex workers have pension. I'm sorry, I have to use this word, prostitutes. Now, we should not use this expression prostitutes, sex workers. They have pension after attaining the age of 40 years. Okay. Yesterday, Professor Kagda was speaking something about pension scheme, old pension scheme, something he was discussing with Sharmaji. See, we serve superannuate, there is doubt as to whether we get pension or not. But this woman, who is a victim of economic situation, after 40 years, she will not be in a position to serve. That's why there is pension for her. And our minister in Karnataka earlier gave a statement that they will reduce the age for eligibility for pension for sex workers. If the pension is more handsome and the age is less, you imagine what will happen in the society. Senseless policies they adopt sometimes. They think in terms of rehabilitation, providing training, etc. Don't come out with this, but this is all politics. No liquor shop within 100 meters of the educational institutions. No bars, no retail outlets. And one of the ministers conceived a wonderful idea. If you remove this ban, there will be more business, more excise duty to the state. Such stupid policy also will be considered sometimes. These facilities, housing, health, education, etc., which come in the second generation rights, these are generally not enforceable rights. They are subject to the availability of resources in the state. If the resources are there, one of the states in India, when it formed its policy, 35,000 crores were allotted to education. 35,000 crores was allotted to statues and 5,000 crores to education. The question arises whether this policy can be challenged in the court. It is the taxpayers' money. Why you want to spend 35,000 crores on statues and only 5,000 crores to education? That cannot be because it is a democratic government. It all depends upon the priority of the government and availability of the resources that the second generation rights will be enforced. Third generation. After third generation, there is speaking of fourth and fifth generation rights also, but there is a lot of confusion about that. No? That is not yet concretized. At the third generation level, you have group rights, collective rights, like right to self-determination. Some of the people are thinking in terms of self-determination. Right to development comes here. And highly focused thing, the collective rights, resources. Right now in Karnataka, there was massive mining operation that was going on. Now it has come to a halt. In Orissa, Vedanta ran into problem because the local panchayat passed a resolution that the permit given to Vedanta for mining in that forest area should be cancelled, etc. See, natural resources are to be preserved. And now in India, they are not manufacturing diesel cars. Diesel cars are off the road
And after a few years, petrol cars also will be off the roads. As per the policy, there will be only vehicles which will be running on ethanol and what is this? Electricity, electric vehicles. The policy changes. Why? Because they want to save fossil fuel for future generation, intergeneration equity. There is a principle in environmental law called intergeneration equity. I should leave this earth at least in the same condition in which it was given to me by my ancestors. So that is intergenerational equity. And sustainability is another thing that we speak in terms of carrying capacity. Everything has its carrying capacity and we should not go beyond that. Equality of access. There is a bottle of water kept here. This bottle of water on board the flight will cost 250 rupees. This bottle. After paying that, yesterday I was telling Babiji, day before yesterday, when we were driving from Delhi, मैंने बहुत कीमती दाल चावल खा लिया आज. ये कीमती दाल चावल क्या है? On board the flight, a small box of dal chawal costs you 350 rupees. ये कीमती है नहीं? अरे, who has manufactured this bottle of water? Somebody created this water. It is there in the nature. Okay. You have spoiled all the rivers, all the tanks, all the water sources. I cannot pick up from that and drink. And you have money to process this water. You have a bottling unit, you have a bore well, you have a plant, etc. You bottle and send it. I tell you, we were all passing through that age when this new economic policy came. Somebody was making a statement, a day will come in this country wherein you have to pay 100 rupees for a meal. Yeah, we laughed at that fellow. What stupid fellow, what he is talking. Then we were getting one meals for somewhere around 12 to 15 rupees. And when this person was saying, you have to pay 100 rupees for a meals, now nobody will get meals for 100 rupees. It has, okay, it has changed. And somebody like that made a statement, water will be sold in this country. People laughed because everywhere we had water provisions. First time when I went to Jodhpur, I am not a good traveler. Wherever some duty is imposed, I will go. I went to Jodhpur and I was going to places with Sharmaji. You go to any office, they will offer you water. We went to railway office, they offered water. Go to university, they offer water. I said, what a fascinating culture it is. In that hot sun, anybody comes to your place, you offer water. And maybe in summer, you also do it here in Sardar Shahar in the same manner. Water is given free as a mark of gesture in this country. And in the same country, we have water being sold because of the change. Why? Now, because this bottle has come, I have no access to water. I have no access to water. Because Byju's has come, Byju's, you have to pay lakhs of rupees. If you cannot afford, you cannot send your child to Byju's for coaching. I am not having money, that's why I have to send my child to the government school or a charitable institution like this. And those people who have a lot of money, they have got Dawn school, Doon school, Shuffled school and all these things. Right? Modern. DPS and all these things. So this is the third generation right. Equality of access to rights, and the government has to bother about this equality. Digital, this is another thing that has come into existence. Right to internet, our court has declared right to internet is a fundamental right. That is part of Article 21, right to internet. What is this? Because technology has changed, we have to change. There is no way out. I tell you, sometimes I feel so bad. Now everything is linked to this stupid number.
10 digits. I book a ticket. I want to transact on bank. Do anything. What is that? OTP comes. OTP. Otherwise, I cannot transact. If without phone, I cannot think in terms of doing anything because that OTP comes to this number. No, that means I have married again this number. Once I married wife and now I have married this number. Until the end of my life, I have to carry this. Listen to your wife at that level, listen to this number at this level. All of us have to pay minimum charges and keep this stupid instrument on our body or in our possession because otherwise all our transactions are gone. Is it a slavery? Digital slavery? Huh? When you book flight tickets, there used to be something called convenience charge. Okay, convenience charge. See, we are very peculiar fellows. With that sabji wala, we ask so many questions and we try to bargain, reduce the price. When we go to brands, we will not do that. And when you are on board the aircraft or when you are in a 5-star hotel, you feel as if you are a prince who is okay, fine. I know it. No, that's because my shoe touched there, it went up. Okay. So we are made to, we are nose-led. We have become the victims of this digital world. Internet is a fundamental right, fine. I have become a slave of this. Wherever I go, I have to carry this. A very early law was enacted somewhere in 1995 in America, Communications Decency Act. I tell you, people of our age, I don't know, because people in Rajasthan are very conservative. Rajasthan and Gujarat, in Karnataka, we are a different type of people. There used to be a magazine called Debonair, Fantasy magazines. And there used to be 2 or 3 nude pictures, nude column, 2 or 3. And this magazine will be wrapped in a polythene bag, sealed. You cannot see the pictures unless you buy this magazine. And some bored student will be there in the university. He will go and he will buy that magazine and bring it to the hostel. And that will be in high demand and it will be circulating in the hostel. First stage. Second stage, there used to be what is known as blue film. Blue film, a sort of cassette, video cassette. You have to have a video player, you have to have a video, what is this? Television set. Arranging to watch blue film was such a big task. You have to search for a venue. You have to arrange these gadgets and there should be some bold fellow who will bring that blue film cassette. And then only in high secrecy, somewhere, some outstanding people may see this. Otherwise, common students in the university had no chance of watching a blue film. God protected those generations because it was not available. Now you touch anything, you get anything. Right? And how you will protect yourselves and who has authorized these people to put all this mess on the internet? You may ask one thing. I have kept it there. Why did you see that? I will tell the same thing. You have kept it there so that I will see it. What business you have to keep all this at the platform? And what is the level of obscenity? What is the level of perversity that is there? I tell you. Who is this fellow in Delhi who cut that, the person in living in relation to 35 pieces? And we heard that he saw all that on internet and learned how to cut that body into 35 pieces and do all that. And all our national channels, as if there is no other good news in the country, they went on telling this 2-3 days continuously. Why?
What great job this stupid fellow has done, because of which he should be given so much of publicity. We don't know, but this is the stuff that is being bombarded on us. Whether you have a right to internet, whether you have digital self-determination, my photos, my communication, my transactions. I should have total control on that. Right now, there is a bill that is being discussed in the parliament. So digital self-determination is the issue involved. My space it is very dangerous. I have a Google account. Okay. I have Google Drive. And so many things are dumped into that Google Drive. And because we are transacting, there will be so many mails with attachments that come. And there will be a warning. Your drive is almost full. Now you buy space in Google Drive. So initially it appears to be free, and later we have to buy space. See, these are the problems that we will come across. And there is one beautiful thing here. Right to access one's own digital data. See, having done something, the data may go beyond my reach. And I want to see it. This is known as habeas data. Like habeas corpus, you have habeas data. I should have right of access to my own data. In Justice Sri Krishna Commission, there is an expression used, that is consent fatigue. Consent fatigue. When you download an app, you say, I agree. If you do not agree, that will not go forward. If you want to use that app, you have to say, agree, agree, agree. What you have agreed. There is a huge problem with the data. Data processing is an outstanding science. See, how the Google works, you know. How the disease spreads. State will come to know how the disease is spreading, to which areas it is going, because it is tracking certain of the data. Data analysis is a big science. And what happens to my data, I have no control on that, because I have agreed. One data superimposed by another data will give a different picture. It happened, and maybe some of you have this experience. One of my former students has gone to a hotel, and I got a message on Facebook that Miss Sheila checked into Mandara Hotel. Next day, she came to meet me. Then I asked the question, Sheila, you are in Mandara? No, sir, I am not in Mandara, but yesterday I went there to dine. See, if Sheila goes to Mandara Hotel, what business the Facebook has to record it and send it to all across, whoever who is in our contact, that Sheila is in Mandara. When Sheila is in Mandara, if Mr. X also is in Mandara, his wife will ask, what did you do? Why you went to Mandara with Sheila? She will come to know. So these are very, very dangerous things that are face identifying softwares. Okay. Sometimes we get forwards. Are you there in this picture? If it is there, you can tag yourself. So whatever face that is like my face, wherever the picture is, that will try to tag it to me. This is another problem. So having run into this, Justice Sri Krishna uses the expression, what is this? Jet lag is there, no? Like that. Consent fatigue. Fatigue. We are in a sort of fatigue wherein we are consenting to things which we do not mind. We are ready to face the consequences. So he says, agree, I agree. We are booking a train ticket and we agree. See, now the software is very dangerous. A small girl was by my side on board the craft. She works for Byju's. The hostess came. I had not pre-booked my meals.
So I said, I have to buy meals. And she was asking this girl, what you would like to have? This girl is saying, I do not want anything. Then I made out that she has pre-booked. And when she says she has already paid for it, and then this girl says, sir, I have not booked anything. I have not booked anything. No, it is booked. That's why she is offering you, you take something. Then she also took something. So what happens is certain of the boxes are pre-checked. When you book through some of the apps, certain of the boxes are pre-checked and you have to uncheck it. Otherwise it will book and take your money. Okay. And we are going to be victims of this. Senior citizens, when we book railway tickets, the option is, are you ready to give up senior citizenship benefit? Okay. And we are used to this, say yes, 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 no. So this fellow will say yes and he will lose the concession. Why he should not? The government has designed its website like this. So when we tread upon this digital area, we will run into problems. So different generations of rights, and we have to wait and see what other rights will come. Now Supreme Court has, what is that? Decriminalized adultery. It has accepted living in relationship, and open relationship is a new concept that emerged 2 years back. All sorts of things are happening, and we should be very cautious about the developments that are taking place and how we are going to protect ourselves from this, and also how we are going to enforce these rights against the authorities. Yesterday, Professor R.N. Sharma spoke about enforcement of human rights. Human Rights Commission is there. Human rights courts are there. And our regular courts are there through which all these rights can be enforced. But I can enforce only when I am aware of these things. Professor Sharma could tell back to the Human Rights Commission, he could advise his registrar to just ignore that direction or order that came from State Human Rights Commission, because he knew what the power of State Human Rights Commission is. Otherwise, he would have followed the directions. Human Rights Commissions are only recommendatory bodies. They cannot pass orders. They are only recommendatory. They have no power to make orders. Human rights courts, except 2 or 3 states, nowhere human rights courts have come into existence in this country. And yesterday's news, how many judges' posts are vacant throughout the country. See, enforcement machinery is not that effective, but we have to wait and see what will happen in days to come. Anyone check that? It seems impossible. Anyone check that? No. I thought somebody will, you dropped your phone. Oh, whatever it is, that is some space given to me through that. It is an excellent opportunity to learn about human rights. I will conclude my address by quoting from certain of the expressions. When I came to know that Dr. Babu Rajendra Prasad led the foundation here, I felt so happy. And a statement from Dr. Rajendra Prasad made in the concluding session of the Constituent Assembly. They prepared the whole constitution. He was chairman of the Constituent Assembly. At the end of that, he made some observations which are very pertinent, especially in the context of human rights. Fundamental rights are there, human rights are there, everything is there, Constitution is there. But the Constitution makers, the chairman of the Assembly, observed like this: whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. It is a trite saying that the country will have a government which it deserves. Our Constitution has provisions in it which appear to some to be objectionable from one point or another point of view. We must admit that the defects are inherent in the situation and the people at large. If the people who are elected are capable and men of character and integrity,
they will be able to make the best even out of the worst constitution. So we need men of capability, caliber in public life. A great judge by name H.R. Khanna, in one of his lectures, made an observation. Morning there was a reference to history. We should know history. And majority of you who are sitting here, you neither know freedom struggle nor know about emergency. A person who does not know anything about freedom struggle and emergency will not understand the value of liberty. Justice Khanna has said like this: petty minds ill go with the governance of great countries. The edifice of nations and national institutions, we should remember, take long to build. Behind them is the story of sweat, blood, and tears, of untold suffering and sacrifice. Yet they can be banished overnight by the banishment of principles or by the selfishness, petty-mindedness, or folly of men. If the Indian Constitution is our heritage, bequeathed to us by our forefathers, no less are we, the people of India, the trustees and custodians of the values which pulsate in the Constitution. The Constitution is not a parchment of paper, it is a way of life, and it has to be lived up to. That is a great message. So coupled with the message of learned hand and Swami Vivekananda, we should be alert and conscious about our human rights and the channels through which these human rights can be enforced. Otherwise, we will be doing a great disservice to ourselves. Once again, I thank the university and the organizers for this kind gesture of inviting me to be the part of this beautiful program. It is a privilege that I had to be in this great university wherein eminent academicians are there. I am thankful to Professor B.L. Sharma for extending this invitation, and also all the organizers and all of you. There is a saying, if you listen, you should listen in such a manner that the speaker should feel like speaking. And if you are a speaker, you should speak in such a manner that the audience should feel like listening. Thank you very much. You are a good audience. धन्यवाद सर। आपने नेक्स्ट जनरेशन के और इससे भी आगे जनरेशन के मानवाधिकारों के, डिजिटल मानवाधिकारों के बारे में अच्छा बताया हमें। अब मैं आज इस सेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर विदुषी मेटा जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों और विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। मंच पर दो प्रबुद्ध और विषय के विशेषज्ञ के व्याख्यान के बाद मेरी जो सत्राध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थिति है, मुझे लगता है कि एक कोरे कागज पर इबारत लिखना आसान होता है और उसको पढ़ना भी आसान होता है। ऐसी स्थिति मेरी है इस विषय के लेकर के। लेकिन जो बातें कही गई हैं उनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य मुझे लगे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर B.L. शर्मा जी ने विद्वता के साथ अपना व्याख्यान पूरा किया, जिसमें जो आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है उसमें क्या चुनौतियां हैं इस पक्ष को लेकर के अधिक अपनी बात कही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं चुनौतियों की तो पुस्तकीय परंपरा चुनौतियों और अवसरों दोनों का सम्मिलित स्वरूप स्पष्ट करती है। अधिक आवश्यकता है हमें चुनौतियों को समझने की, जिससे कि हम व्यवधानों को समाप्त कर सके। आपने कई चुनौतियों की ओर संकेत किया, जैसे कि सबसे पहली चुनौती है मानवाधिकारों की समझ विकसित करना, उसके सैद्धांतिक स्वरूप को जानना, उसका व्यवहार में प्रयोग करना। ये तो वर्तमान युग की आवश्यकताएं भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमारी जो नागरिक सभ्यता है
वर्तमान युग की या फिर एक पूरा इतिहास अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देखते हैं, जिसमें आपने उल्लेख किया तालिबान अफगानिस्तान संबंधों का, ब्रिटिश राज का, फ्लोरिडा सरकार का, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि समय समय पर मानवाधिकारों का हनन विश्व भर में होता रहा है। जब हम वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की विस्तारता के बारे में बात करते हैं तो हमें कई सारी कमियां नजर आती हैं। यह एक पहली चुनौती है मानवाधिकार के हनन को लेकर के। दूसरी बात आपने बताई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता के हनन होने की बात सभी लोग कहते हैं, लेकिन मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं पूर्व से होती रही हैं। इन सिद्धांतों को गढ़ना, जो मानवाधिकार को लेकर के सिद्धांत बने हुए हैं, उसमें जो मानवाधिकार क्या है और क्या मानवाधिकार नहीं है, इनका पृथक्करण करना, इनका विभेदीकरण करना, यह भी एक बड़ी चुनौती है कि हम पहले मानवाधिकारों को पहचाने, नियमों की पहचान करें, फिर उनका सिद्धांतीकरण और दस्तावेजीकरण करें। ये बात आपने अपने उद्बोधन में बताई। साथ में आपने बताया कि वैश्विक मूल्यों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं और इस कारण वैश्विक मूल्यों की प्रतिस्थापना करना भी आवश्यक है, परंतु राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाए रखते हुए एक सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती है। साथ में आदरणीय प्रोफेसर CS रेड्डी सर द्वारा भी इस प्रकार की कुछ बातें बताई गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार से जिस संघर्षमयी दौर से गुजर रहे हैं, चाहे इसमें बाजारीकरण के पहलू हैं, निजीकरण के खतरे हैं, या फिर हमारे जो लोकतांत्रिक प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें स्वयं को जागरूक होकर मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति आगे आना होगा। यह एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं, एक बड़ी आवश्यकता आपने बताई और हम लोगों को जागरूक किया। दोनों के बहुत ही विद्वतापूर्ण व्याख्यान से हम लोग लाभान्वित हुए और जितने आसान और सहज रूप से आपने अपनी प्रस्तुतियां दी, इसके लिए सदन की तरफ से और मंच की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रणाम सभी। धन्यवाद मैम, आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। अब लंच टाइम होगा, उसके बाद 2:30 पर सभी यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के लिए उपस्थित होंगे और सभी पार्टिसिपेंट का प्रेजेंटेशन उसमें होगा। धन्यवाद।
प्रशाल के बाहर उपस्थित समस्त प्राध्यापक गण एवं प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि प्रशाल में अपना स्थान ग्रहण करें। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ बोल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सरदार शहर के शिक्षा संकाय में कंसेप्ट एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में मैं डॉक्टर रंजीता वैद, सहायक आचार्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर पीके पांड्या जी कर रहे हैं। मेरा निवेदन सर से कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर पीके पांड्या। इस सत्र के रिपोर्टर के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय एवं डॉक्टर मिलन बर्मन। उनसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम सम्मान की श्रृंखला में कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पीके पांड्या जी सर के सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर महेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय को, कि वे सर का माल्यार्पण शॉल एवं श्रीफल द्वारा सम्मान करें। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से पत्र वाचन की श्रृंखला को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय कंसेप्ट एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन है। इससे संबंधित विषयों पर प्रतिभागियों द्वारा जो पत्र भेजे गए हैं उनके वाचन की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर पुलकेशी जानी। जो उपस्थित, मैं एक बार जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है वो नाम बोल रही हूँ, जो जो उपस्थित हैं वो बता दीजिए ताकि उस समय ना व्यर्थ हो। डॉक्टर पुलकेशी जानी, श्री धर्मराज, डॉक्टर मीना शेखावत, अंबुज कुमार शर्मा, शिवदयाल मिश्रा, वरुण कुमार त्यागी, कुलराज व्यास, डॉक्टर पुष्पा भादु, अनीता, उमा सैनी, धर्मेंद्र कुमार, राजवीर सिंह यादव, धर्मराज, 2 बार आ गए, मीना शर्मा और अल्पना शर्मा। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ श्री धर्मराज को कि वे आए और अपना पत्र प्रस्तुत करें।
भारती। सम्मानित मंच, उपस्थित प्रतिभागी और प्राध्यापकगण, सभी को सादर नमन। मेरा टाइटल है मानवाधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में है बाला साहेब भारतीय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान प्रदान करने वाले दलित व्यक्तियों में बाला साहेब का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मानवाधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले श्री बाला साहेब भारती का जन्म 2 मई 1911 को एक गरीब परिवार में मनोहरपुर जयपुर के श्री लादूराम बुनकर के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम नंदुड़ी देवी था। इनकी माता की प्रबल इच्छा थी कि उनके बेटे बाला साहेब को अच्छी शिक्षा मिले। इसके माता पिता अपनी गृहस्थी का गुजारा अपने घर में ही कपड़ा बुनकर किया करते थे। इन्होंने अपने बेटे को मनोहरपुर जयपुर की सरकारी स्कूल में 8वीं तक की शिक्षा दिलाई। गांधी जी से संपर्क व हटुंडी आश्रम में सेवा। सन 1930 में महात्मा गांधी जी का जब आगमन मनोहरपुर में हुआ, इस दौरे के दौरान अन्य लोगों की मदद से बाला साहेब की मुलाकात गांधी जी से हुई। स्वयं महात्मा गांधी जी भी इस बात से प्रसन्न हुए कि दलित बाला साहेब 8वीं तक का पढ़ा लिखा युवक है। तभी गांधी जी ने इनके पिता स्वर्गीय लादूराम बुनकर को बुलाकर बाला साहेब को अपने साथ अजमेर स्थित अटुंडी आश्रम में रखने व वहीं पर आगे की पढ़ाई हेतु सहमति ली। सहमति प्राप्त कर गांधी जी बाला साहेब को अजमेर ले गए, जहां पर बाला साहेब ने अटुंडी आश्रम में रहते हुए सन 1933-34 में कक्षा 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। आश्रम में आजीवन के दौरान बालक बाला साहेब ने परिसर की साफ सफाई, शौचालय स्वच्छता, आश्रम परिसर में वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की देखभाल आदि विविध कार्य संपादित किए। यहाँ पर ही स्वावलंबन की शिक्षा बाला साहेब भारती ने सीखी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाली जातिगत यातनाओं को बाला साहेब ने ही सहा, किंतु कभी भी उनसे जाति पूछने पर उन्होंने अपना नाम भारती बताना प्रारंभ किया, ताकि समाज के अन्य व्यक्तियों व परिजनों को जातिगत यातनाओं से परेशान नहीं किया जाए। इसी प्रकार पुलिस प्रशासन व अंग्रेज शासन की जेलों में बाला साहेब का नाम बाला साहेब भारती अंकित होने लगा। धीरे धीरे लोगों के बीच में इनका नाम बाला साहेब भारती के नाम से जाना जाने लगा। अजमेर के हटुंडी आश्रम में रहते हुए बाला साहेब ने देश की आजादी के लिए होने वाले विविध सत्याग्रहों में, आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अनेक बार बाला साहेब जी अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए व जेल भेजे गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाला साहेब जी ने अपने साथियों के सहयोग से अजमेर के जिलाधीश कार्यालय पर अंग्रेजों के झंडे को उतारकर तिरंगा झंडा फहरा दिया था, जिसके जुर्म में उनको 9 हंटर तथा 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त योगदानों के आधार पर 1972 में तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बाला साहेब जी भारती को भारत की आजादी में संघर्षरत हेतु ताम्र पत्र भेंट किया। मानवाधिकार व रचनात्मक कार्यक्रमों में इनकी भूमिका। 1945-46 में जेल की सजा पूरी होने के पश्चात बाला साहेब भारती अपने गांव मनोहरपुर लौटे। तत्पश्चात अमृतसर निवासी श्री लादूराम शार्दुल की पुत्री घीसी देवी से परिणय सूत्र में बंधे। तत्कालीन समय की अनुसूचित जाति में पढ़ी लिखी महिला घीसी देवी पहली महिला अध्यापिका बनी। विविध प्रताड़ना को सहते हुए दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सृजनात्मक कार्य संपन्न किए। समाज में शिक्षा का अलग जगाकर शिक्षित होने के लिए अनेक युवकों को प्रेरित किया। वह मानवाधिकार का पाठ पढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा बाला साहेब भारती जी ने जीवन पर्यंत शोषित समाज की सेवा के लिए तत्पर रहे। पिछड़ों व दलित समुदाय के लिए धनाढ्य व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर गांव में एक पानी के कुएं का निर्माण भी करवाया, जिससे पेयजल की तत्कालीन समस्या का निवारण हुआ। पुराने साथियों व समृद्ध व्यक्तियों से संपर्क कर बाला साहेब जी ने दलितों हेतु उत्पीड़न निवारण कार्य, नियुक्ति कार्य, स्थानांतरण आदि कार्यों को निष्ठापूर्वक संपन्न कर समाज की सेवा की। जीवन पर्यंत चरखा कार्य से जुड़े रहे व इन्होंने जीवन पर्यंत खादी ही पहनी। जीवन भर महात्मा गांधी जी के सादगी, स्वच्छता, मानवता आदि सिद्धांतों का अनुसरण किया व विविध रचनात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभाई। जेल की समयावधि व अनेक आंदोलनों में भाग लेने के दौरान बाला साहेब जी भारती का राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ संपर्क बढ़ा व मित्रवत व्यवहार का अवसर प्राप्त हुआ। इनका गांधी जी के अलावा पंडित हीरालाल जी शास्त्री, श्री अमृतलाल जी यादव, श्री जमनालाल जी बजाज, कप्तान दुर्गा प्रसाद जी, श्री हरिबाबू जी उपाध्याय, राम नारायण जी चौधरी, लक्ष्मी नारायण जी जड़वाल, रूडमल सोगण व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से व्यक्तिगत संपर्क रहा। स्वतंत्रता पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से संपर्क बना व इनको विधायक चुनाव लड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी से मिला, परंतु राजनीति में व्याप्त बुराइयों के कारण चुनाव लड़ने से मना कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान। श्री भारती का निजी व सरकारी संस्थाओं में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान रहा है।
आप जमनालाल बजाज से व्यक्तिगत संपर्क में थे, अतः इनके द्वारा शेखावटी में सीकर झुंझुनू में संचालित निजी शिक्षण संस्था में अध्यापन का कार्य करवाया गया। सरकारी शिक्षक के रूप में 1946-47 में शेखावटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों व कस्बों में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। सीकर, झुंझुनू, चिड़ावा, मंडेला आदि स्थानों पर अध्यापन कार्य आपके द्वारा संपादित किया गया। तत्पश्चात आपके द्वारा जयपुर जिले के आसपास कांवट, खोरा, जाजो, गटवाड़ी, मनोहरपुर में सरकारी शिक्षक रूप में अच्छी छवि समाज के समक्ष प्रस्तुत की गई। अंत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर शाहपुरा से आप शिक्षक जैसे गौरवान्वित पद से सकुशल सेवानिवृत्त हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में समाज व राष्ट्र आपका ऋणी है, क्योंकि आपने ग्रामीण क्षेत्र में युवा पीढ़ी को शिक्षित बनाने हेतु अत्यधिक प्रेरित किया। अतः आपको शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य व अविस्मरणीय योगदान से समाज लाभान्वित हुआ। गृह निर्माण समिति में योगदान। श्री भारतीय का समाज, मानवता, पेयजल, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वावलंबन आदि क्षेत्रों के अलावा मनोहरपुर की गृह निर्माण सहकारी समिति के गठन में भी योगदान रहा। उनका मानना था कि वंचित व दलित व्यक्तियों को आवास उपलब्ध हो ताकि वे अपना जीवन यापन सुलभता व आसानी से कर सके। गृह निर्माण सहकारी समिति मनोहरपुर के माध्यम से निराश्रित व भावग्रस्त व्यक्तियों को आवास सुविधा मिली। अतः उक्त वर्णित योगदानों के फलस्वरूप श्री बाला साहेब भारतीय को मनोहरपुर क्षेत्र में आज भी याद किया जाता है। श्री भारतीय जीवन पर्यंत दलित व वंचित समाज में शिक्षा के साथ साथ व्याप्त सामाजिक बुराइयों के निराकरण हेतु संघर्षरत रहे। समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बने, संगठित रहने और संघर्ष करने के विचारों को जीवन में अपनाया और इन सिद्धांतों को समाज में फैलाने का कार्य आपके द्वारा किया गया। दिनांक 2/9/84 को पक्षाघात की लंबी बीमारी के कारण निवास स्थान मनोहरपुर में आपका स्वर्गवास हुआ। उपयुक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान प्रदान करने वाले दलित व्यक्तियों की श्रेणी में भारतीय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आपके द्वारा कृत सर्जनात्मक, रचनात्मक सामाजिक कार्य से समाज को उत्कृष्ट व उपयुक्त दिशा मिली। श्री भारतीय का नाम मानवता व मानवाधिकार के लिए किए गए संघर्ष का समाज ऋणी है। अतः इस संदर्भ में समाज व देश हमेशा आपको याद रखेगा। धन्यवाद। मैं शोधार्थी महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर और वर्तमान में प्रिंसिपल छापराड़ी ब्लॉक आमेर जयपुर से कार्यरत हूँ। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन था। मंच ने और आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय। थैंक यू। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि वे अपना पत्र वाचन संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। अगले प्रतिभागी मनोहर लाल कुमावत। सर 10 बार आए हैं। प्रतिभागी है? पहले 16 प्रतिभागी थे ना? अच्छा, अब ये लगभग हमारे पास 10-12 प्रतिभागी उपलब्ध है। जो समय है हमारे पास लगभग 1.5 घंटा है। मैं मैथमेटिकली नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। 5 मिनट से लेकर के आप 10 मिनट की रेंज में बोल सकते हैं। और उसके बाद में यदि हमारे प्रतिभागियों में ऐसा लगेगा कि उनके भी ऐसे है विचार हम साझा करने की स्थिति में हैं, तो उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं यदि हमें समय मिलेगा तो। थैंक यू। सम्मानित मंच पर विद्यमान प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम करता हूं एवं सभी व्यक्तियों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मेरा विषय है रामचरितमानस में मानवाधिकार शिक्षा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय साहित्य मानवाधिकारों का अजायब घर है। जब दूसरे देशों ने सभ्यता का सूरज देखा होगा, तब से भारत मानव अधिकारों के संरक्षण की आवाज बुलंद करता रहा है। आज भले ही पश्चिमी देश इस मामले में खुद को श्रेष्ठ बताते हों, लेकिन भारत में मानवाधिकार की अवधारणा बहुत पुरानी है। वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों में
खुलकर मानव अधिकारों की बात कही गई है। भारतीय वेदों में वर्णित वसुधैव कुटुंबकम के विचार मानवाधिकारों को स्पष्ट प्रकट करते हैं, जैसा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसमें सभी का कल्याण बताया गया। ऐसा ही नहीं कि केवल समाज में, यहां तक युद्ध में भी मानवाधिकार का प्रयोग किया गया। यह सुनने में भले ही विचित्र लगता है कि युद्ध के दौरान भी मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन रामचरितमानस महाकाव्य में वर्णित राम रावण युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रारंभिक दौर में ये युद्ध तय नियमों के तहत लड़े गए। युद्ध के दौरान कोई भी योद्धा निहत्थे सैनिक पर वार नहीं करता था, अर्थात हथियार के साथ लड़ना किसी भी सैनिक का मानव अधिकार था। तुलसी जी रामचरितमानस में कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक अन्य चौपाई में भी राजनीति के संबंध में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है जो अपनी प्रजा का पालन समुचित तरीके से नहीं करता अथवा उसके मानवाधिकारों की रक्षा की तरफ ध्यान नहीं देता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवसि नरक अधिकारी। इसी प्रकार ही सामाजिक मानवाधिकार का भी रामचरितमानस में प्रयोग किया गया। सामाजिक व्यवहार में मानव के अधिकारों की संचेतना इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत नीति, चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अगनाही। राम राज्य में सभी लोग परस्पर प्रेम करते थे और धर्म सम्मत अर्थात विधि सम्मत मानदंडों के अनुसार रहते हुए अपने अपने कार्यों का संपादन करते थे। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है। उसी तरह राम के काल में भी राजा और राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जिसका वर्णन मानस के अयोध्या कांड में किया गया है। मोर तुम्हार परम परमारतु, स्वार्थ सुजसु धर्म परमारतु, देश कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग चरुभारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूं पुनुहमी प्रजा राजधानी, राजा धर्म राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 समानता संबंधी मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19(1) क में अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। रामकालीन समाज में लोगों को समानता और अभिव्यक्ति का अधिकार का परिचय रामचरितमानस के उत्तरकांड में परिलक्षित होता है। सुनहु सकल पुरजन मन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। इस प्रकार से रामचरितमानस में पूरी तरह से मानवाधिकार की शिक्षा निहित है। वर्तमान में मानवाधिकार शिक्षा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुकी है। 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी मानवाधिकारों के घोषणा पत्र की प्रस्तावना में कहा गया है, विश्व के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के अधिकारी हैं। मानवाधिकार शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु मानवाधिकार के मानक और मूल्यों को ज्ञान एवं प्रयोग कौशल का विकास है। प्रस्तुत लेख द्वारा तुलसीदास कृत रामचरितमानस में निहित मानवाधिकारों की शिक्षा का विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा राम राज्य के आदर्श स्वरूप की कल्पना की गई है, जिसे वर्तमान शिक्षा में जोड़कर मानव के अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक बनाया जा सकता है। धन्यवाद। मेरा सदन से अनुरोध रहेगा कि जब यहाँ पर कोई प्रस्तुतकर्ता आपके सामने कोई प्रस्तुति देता है तो उसमें आप अपना आलोचनात्मक विश्लेषण भी करिए। तो ऐसे प्रश्न पूछिए ताकि आप जब घर जाएं तो द्वितीय हाथों से देखें। और उसमें जैसे कि लगभग 2-3 मिनट हम दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उनके ऐसे विचार हो और जिन विचारों से हम सभी लाभान्वित हो। इसी बात पर दृष्टिगोचर करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी सक्रियता को बढ़ाइए। इंटरेक्शन होगा तो उसमें जो यहाँ पर प्रस्तुत करता है उनको भी कुछ फायदा मिले, तो आपको भी। धन्यवाद।
अगले प्रतिभागी डॉक्टर महेश कुमार शर्मा। चेयरपर्सन नमस्कार, और सामने बैठे मेरे सहकर्मी से नमस्कार, और प्रिय विद्यार्थी जो स्कॉलर के रूप में हैं उनका स्वागत। मेरा जो आज का टॉपिक है वह है भारत में मानवाधिकार शिक्षा का अध्ययन, और इस टॉपिक को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का जो सारांश है वो क्या आएगा, वो सारांश है वो प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद में पूरा टॉपिक जो है प्रस्तावना से लेकर के निष्कर्ष क्या निकलते हैं, कैसे कैसे ये सामने आता है, वहां तक के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले भारत में मानवाधिकार शिक्षा जो है, इसके लिए मानवाधिकारों के जो कानून और इसका इतिहास और इसका सिद्धांत, ये सारा का सारा क्या है कि मानवाधिकार में शिक्षा जो है उससे संबंधित होता जा रहा है। और कह सकते हैं अपन कि मानवाधिकार शिक्षा को मानवाधिकारों के कानून और इसके इतिहास और इसके सिद्धांत आदि की शिक्षा जो है वो इसके अंदर आती है, और इसके रूप से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षा मानव व्यक्तित्व जो है उसका विकास करने के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति जो है उसके मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता जो है उसको मजबूत करने में सहायता प्रदान करती है। ये जो मैंने आलेख लिखा है, इस आलेख के अंदर क्या है कि मैंने ये ध्यान रखा है कि एक छात्र जो होता है उसका कैरियर जो है वो मानवाधिकार शिक्षा के महत्व है, उसके ऊपर भी मैंने जोर दिया है कि विद्यार्थी जो है उसका कैरियर बनना है, उसके अंदर भी क्या है मानवाधिकार शिक्षा जो है वो किस प्रकार से सहयोग करती है। हमारे भारत देश के अंदर और यूनेस्को के जो मानवाधिकार कानून है, इसकी यानी मानवाधिकार कानूनों की व्यवस्था जो है इसकी भूमिका भी इसके अंदर है वो निहित की गई है। और भारतीय मानवाधिकार शिक्षा प्रणाली जो है इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। यूडीएचआर अर्थात मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा जो है उसके बारे में, और यूनेस्को जो है अर्थात यूनेस्को ने भारत में मानवाधिकार जो है इसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश दिए थे इसके बारे में भी बात होगी। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी बात आएगी कि भारत जो है उसमें मानवाधिकार शिक्षा जो है इसकी आवश्यकता जो है वो क्या है, इसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित है वो किया जाएगा। जैसे जैसे बदलता हुआ समाज है, बदलता हुआ वातावरण है, वैसे ही बदलती हुई जो चुनौतियां हैं आज हमारे समाज में, उनके लिए किस प्रकार से इसकी आवश्यकता है इसके बारे में भी बात है वो की जाएगी। संसद के द्वारा इसकी जो राष्ट्रीय शिक्षा जो है इसकी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात है वो यहाँ पे की जाएगी। और स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा जो है इन दोनों के अंदर मानवाधिकार शिक्षा जो है इसके अंदर भारतीय मानवाधिकार शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने कुछ शब्द काम में लिए हैं। एक तो शिक्षा शब्द है, और एक मानवाधिकार है, एक मौलिक स्वतंत्रता है, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, और एक है आपके नैप। मानवाधिकार की जो शुरुआत है, मानवाधिकार की शुरुआत लियोपार्ड सेंघोर में एक ब्रेकफास्ट जो था उस समय मनुष्य जो है उसके लिए बनने वाले सभी जो मौलिक और स्वतंत्रता जो अधिकार है या फिर मूल अधिकार है वो पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हकदार होता है। इस प्रकार से ये चर्चा के अंदर विषय जो है वो आया। अर्थात कहना मतलब ये है कि मूल अधिकार जो है वो मानव जो है उसके लिए माने जाते हैं, लेकिन मानव अधिकार जो है इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि ये मानव के अधिकार जो है मनुष्य के लिए उसमें कुछ और भी शामिल होना चाहिए, जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार ये भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए, सामाजिक अधिकार है ये भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार है ये भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। इसके अंदर ये जो मूल अधिकार है इसके अंदर अगर ये शामिल हो जाते हैं तो अपन के मौलिक अधिकार, अर्थात पहले यूएसए के अंदर बिल ऑफ राइट्स और यूके के अंदर मैग्ना कार्टा, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है, जो कि किंग्स चार्ल्स द्वितीय जो कानून बना था उस समय किंग्स चार्ल्स द्वितीय के द्वारा जो बात कही गई थी उसके अंदर। नैतिक अधिकार इसको एक व्यवस्थित प्रारूप जो है वो प्रदान करता है मानवाधिकार, इसलिए मानवाधिकार की शिक्षा है वो विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए। और मानवाधिकार व्यक्ति जो है उसके लिए कानूनी हो, संवैधानिक
कानूनी अधिकार भी प्रदान करता है और संवैधानिक अधिकार है वो भी प्रदान करता है। मानव अधिकार की तरह से लगता है कि हम मनुष्य जो है वो वास्तव में मनुष्य बन करके रह जाए, अन्यथा मनुष्य है वो अगर मानवाधिकार के बारे में एक दूसरे की तरफ, जैसा कि हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमारी तरफ 3 अंगुलियां उठती है, तो इस प्रकार से कि एक अधिकार आपका है तो कुछ अधिकार हमारे भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम हमारे अधिकार को नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो है उसके भी अधिकार को ध्यान में रख करके हम हमारे अधिकार को उपयोग में करते हैं तो हम मानव बन जाते हैं, अन्यथा मानव नहीं एक जानवर की कैटेगरी के अंदर भी आ जाते हैं। क्योंकि जब हम हमारा अधिकार सोचते हैं उस समय हमारे मन में कुछ नहीं होता, हम बहुत प्रकार की जो कहते हैं कि बुरे काम है वो कर चुके होते हैं, अर्थात अपराध है वो कर चुके होते हैं। अधिकार जो है इसका उद्देश्य जो है वो होता है कि मानव अधिकार जो सर्व घोषणा पत्र है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उसके अंदर क्या था कि मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी राष्ट्र, उन राष्ट्रों को उपलब्धि जो है वो प्राप्त करने के लिए मानकता है वो प्रदान करना। और ये जो घोषणा पत्र जो बना था उस घोषणा पत्र के अंदर ये प्रावधान भी था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है, प्रत्येक देश को स्वतंत्रता का अधिकार है। और शिक्षा जो है, शिक्षण के लिए भी, अर्थात शिक्षा जो है उसके लिए भी अपन क्या करते हैं कि उसका भी एक अधिकार है। इसलिए हम लोग ये प्रयास भी करने चाहिए हमको कि वास्तव में विद्यार्थी जो होता है उसके लिए एक मानवाधिकार की जानकारी है वो उनको मिलनी चाहिए। मानवाधिकार जो है वो सीखने के उद्देश्य या फिर मानवाधिकार जो इसके बारे में सीखना या फिर मानवाधिकार के बारे में सीखना और मानवाधिकार के बारे में सीखना और सिखाना, मानवाधिकार जो है उसका शिक्षा का उद्देश्य, जैसे मानवाधिकार के ज्ञान को समझना और समझाना, सहनशीलता, सम्मान, एकजुटता, जिम्मेदारी के जो दृष्टिकोण होते हैं उनको बढ़ावा देना, मानवाधिकार को सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता में कैसे बदला जाए इसके बारे में भी हमें जागरूकता है वो लानी पड़ेगी। मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए हम लोगों के अंदर कुछ कौशल होने चाहिए, जिन कौशलों के आधार पे हम विद्यार्थी जो है उनमें भी वो कौशल है डेवलप कर सकते हैं। मानवाधिकार है इसको अपन आगे लेके चले तो एक प्रकार का ये आंदोलन होता है। तो मानवाधिकार है शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए और शिक्षकों के लिए एक माना जाए तो ज्वलंत विषय के रूप में प्रखर के सामने आता है। मानवाधिकार शिक्षा के अंदर कई प्रकार की किस्में हैं, लगातार बदलती जाती है, लेकिन समाज के अंदर उनका विकास है उसके आधार पर ही उसकी प्रतिक्रियाएं जो है वो होती है। आजकल कक्षा के अंदर मानवाधिकार शिक्षा जो है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि संघर्ष करना समाधान करना, संघर्ष करना समाधान करना, या बहुसांस्कृतिक शिक्षा या विकास शिक्षा या विश्व व्यवस्था जो है उसका अध्ययन, या फिर पर्यावरण अध्ययन, पुनर्स्थापन, न्याय शिक्षा, इनके नामों से जाना जाता है। इसके अंदर हम ये भी बात कर सकते हैं अन्याय, संघर्ष, युद्ध, खतरा, ये सभी कारणों का पता लगा सकते हैं। सामाजिक अन्याय, संघर्ष, युद्ध, खतरा, ये जो समस्याएं हैं इनको रोकथाम करने के लिए एक विषय निवारक शिक्षा से जुड़ते हैं, लेकिन विषय वो शांति स्थापित करने और समाज के अंदर सामाजिक मानदंड जो है उनको सुरक्षित करने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों को ये मानवाधिकार शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। जैसे संघर्ष मान लो कभी हो तो खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे बचा जा सके। मानवाधिकारों के अंदर हम क्या शिक्षा दें, किस प्रकार से शिक्षित करें उनको, तो मानवाधिकार जो इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी है कि शिक्षण जो है उसके लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। और जैसे कि राष्ट्र है, माता पिता है, लोकतंत्र है, इन सभी की जिम्मेदारी जो है इसके बारे में अगर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए या फिर इसके बारे में और भी कई क्षेत्र है उनको लेकर के विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाए तो यह मानवाधिकार शिक्षा के लिए एक अध्ययन की सामग्री जो है उसके रूप में उपयोग में अपन है वो कर सकते हैं। मानवाधिकार जो है उस पर समाजों, सामाजिक और धार्मिक समूह के विभिन्न विचार और ऐसे अधिकारों के बारे में शोधकर्ता जो है उनके नए नए अनुभव और ये उन सामाजिक परिवर्तनों में, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हो रही है परिवर्तनों से, उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि एक महान राष्ट्र जो है इसका विकास करने के लिए भारत के अंदर हमें ये जो शिक्षा है, मानवाधिकार शिक्षा है वो देनी चाहिए। मानवाधिकार शिक्षा सिर्फ नाम से ही नहीं, एक विषय का नाम है कि मानवाधिकार सिर्फ नाम ही नहीं है, इसमें कई तरह के क्षेत्र जो है वो क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे लैंगिक शिक्षा है, सामाजिक और नैतिक शिक्षा है, नागरिकता शिक्षा है,
शांति शिक्षा है, सतत विकास है और विरोधी नस्लवाद है या फिर अंतर सांस्कृतिक शिक्षा जो है, इन सभी को देकर के मानवाधिकार जो है, इसमें शिक्षा जो है इसके लिए प्रचार के लिए तीन आयामों के अंदर, तीन आयामों के रूप में प्रकृति के सामने आती है। ज्ञान, जो मानवाधिकारों को और ऐसे तंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसमें क्या होता है कि वो अपने अधिकार और सामने वाला जो है उसके अधिकार जो है उसकी रक्षा कर सकता है। मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण जो है उसका विकास भी होना चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम जो कि लोगों के मानवाधिकार का जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार के लिए कानूनी अंतरराष्ट्रीय संघ का जो आधार है वो UDHR और यूनेस्को जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात है कि आर्टिकल 26 UDHR के अनुसार शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार है। शिक्षा प्राथमिक और मौलिक स्तर जो है उस पर व्यक्तियों के लिए वास्तव में देखा जाए तो निःशुल्क होनी चाहिए और आजकल निःशुल्क हो रही है। जैसे कि 8वीं तक के विद्यार्थी है, 8वीं बोर्ड कर दी, 7वीं तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा सकता, वो आगे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा जो है इसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, जो भी कहीं पर भी रह रहा हो उसके लिए शिक्षा है, उसकी व्यवस्था है वो होनी चाहिए। शिक्षा एक वह साधन है जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है और व्यक्तियों के लिए मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान जो है उसको मजबूत करने में सहायता प्रदान करती है। बच्चों के माता पिता को यह चुनने का अधिकार भी है कि वो बच्चे को किस तरह की शिक्षा दें और राष्ट्र जो है उन राष्ट्रों के बीच किस प्रकार से शांति हो सके, ये भी हमारे मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। और शिक्षा राष्ट्र जो है उसके बीच में किस प्रकार से शिक्षा है वो सहिष्णुता पैदा करती है या समझ को बढ़ावा देती है और राष्ट्र जो है उन राष्ट्रों को आपस में मिलने के लिए अर्थात एकजुट होने के लिए तैयार करने के लिए भी शिक्षा प्रदान करती है। और धार्मिक समूह जो होता है उसके अंदर भी क्या है, मित्रता जो है उसको बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए मानवाधिकार शिक्षा जो है वो होना चाहिए। मानवाधिकार का जन्म जो है, जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि के अंदर पैदा होता है उसी समय से उसको मानवाधिकार प्राप्त हो जाते हैं और इन अधिकारों से उसको कोई भी वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, राजनीतिक हो या फिर नागरिक हो या फिर किसी दूसरे देश में जाकर के रहने का हो, वहां पर भी इनको ये जैसे रंग, लिंग, भाषा, धर्म, मूल और संपत्ति है और जन्म है, इसके आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये राजनीतिक अधिकार जो है इसके अंदर क्या है, संविधान और न्यायपालिका जो है उसके अंदर जो तीसरा भाग है उसके अंदर ये बताए गए हैं। और इन अधिकारों को एकमात्र ये माना जाता है कि ये रक्षक अधिकार है और ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसके जन्म के बाद में उसका नाम दर्ज किया जाए और उसका नाम रखा जाए। राष्ट्रीयता हासिल करना हर बच्चे का अधिकार होता है। वैसे मैंने आपको सारांश के रूप में थोड़ा बता ही दिया है, बाकी आगे समय अधिक हो रहा है इसलिए मैं इसको आपके समक्ष सर की अनुमति है इसलिए मैं आगे लगातार जारी कर रहा हूं। इसी प्रकार से आर्टिकल 13 के अंदर आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, इसके ऊपर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सुविधा जो है उसके अंदर एक पक्षकार के रूप में ये काम करता है और सभी के लिए शिक्षा जो है इसका अधिकार है, इसको वहां पर मान्यता मिलती है। आर्टिकल 13 और राज्य मानवाधिकार शिक्षा के मुद्दे हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर सहमत होते हैं क्योंकि विकास जो है उसको निर्देशित करने के लिए और गरिमा जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए और व्यक्तिगत मानवाधिकार, इसके मौलिक स्वतंत्रता है, उसके प्रति सम्मान जो है उसको मजबूत करने के लिए फिर राज्य इस बात के लिए भी सहमत हो जाते हैं कि शिक्षा जो है वास्तव में समाज जो है उसके अंदर क्या है कि मनुष्य जो है उसके अंदर एक प्रभावी ढंग से सभी व्यक्ति जो है उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए, शामिल हो जाएंगे क्योंकि मानवाधिकार शिक्षा जब उनको मिलेगी तो वो सब शामिल हो जाएंगे और एक सहमत हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि मित्रता को बढ़ावा मिलेगा, चाहे दूसरे देश की हो चाहे नागरिकता की मित्रता हो, आपस में सब है एक दूसरे से मिलजुल करके रहने के लिए तत्पर रहेंगे। इस प्रकार से अगर ये जो इस अधिकार के आधार पर ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो अधिकार है जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, ये बात मैंने आपसे कही थी। और माध्यमिक शिक्षा है इसको दो रूपों में प्रदान की जाएगी। पहली है तकनीकी माध्यमिक शिक्षा, दूसरी है व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा और सभी व्यक्ति जो है उसको ये उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। मुफ्त शिक्षा की प्रगतिशील जो प्रगति है वो भी होनी चाहिए, अर्थात
मुफ्त में भी शिक्षा है विद्यार्थी को मिलनी चाहिए और निःशुल्क शिक्षा की क्षमता के आधार पर उस शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है उन्हें बुनियादी मौलिक शिक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए। सभी स्तरों पर बेहतर शिक्षा है उसके लिए फेलोशिप का कार्यक्रम होना चाहिए। अब अपने फेलोशिप का कार्यक्रम है जो लोअर कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको वो छात्रवृत्ति के रूप में पैसे वो दिए जाते हैं ताकि वो फीस आसानी से भर सके और नियमित आधार पर शिक्षण जो है उसके लिए कर्मचारी जो है उसकी भी भौतिक स्थिति है उसमें भी सुधार है वो भी करना चाहिए। यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाए कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो वास्तव में अनिवार्य है और सदस्य जितने भी है उन सभी लोगों के लिए प्राथमिक राज्य में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा राज्य में प्राप्त करने का अधिकार है और प्राथमिक शिक्षा वास्तव में ये अनिवार्यता है और ये हमारा दायित्व है कि हम प्राथमिक शिक्षा है वो दें। सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार जो है वो और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए हमें व्यक्ति और व्यक्तियों का जो समूह है उसके अंदर और समाज के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को भी ये जिम्मेदारी है वो मिलनी चाहिए। जैसे अनुच्छेद 15 है आर्टिकल 15 उसके अंदर दिया गया जिम्मेदारी का वर्णन कि किस किस को किस प्रकार की जिम्मेदारी है किस किस के तहत आती है उनके बारे में वर्णन किया गया है। सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रशिक्षण चाहे वकीलों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों इनके लिए भी इनको जिम्मेवार और किया जाना चाहिए ताकि ये भी है अपने अधिकार जो है उसके आधार पे सामने वाले का अधिकार है उसकी रक्षा की जाए और उसका अधिकार का हनन न हो। मानवाधिकार शिक्षक यूनेस्को शिक्षा के अधिकार को अभिन्न अंग मानते और अपने आप में एक मानव अधिकार के रूप में तेजी से मान्यता प्राप्त कर अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में ज्ञान सभी को अधिकतर किया गया गारंटी का सामान गारंटी है उसके समान होता है और यह एक मौलिक उपकरण के रूप में माना जाता है। वियना डिक्लेरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993 मानवाधिकार शिक्षा पर जो जोर देता है उसमें सभी राज्यों और संस्थानों जो है उसमें औपचारिक और गैर औपचारिक सेटिंग के माध्यम से शिक्षण संस्थान के अंदर पाठ्यक्रम है उसमें मानवीय मानवतावादी कानून और लोकतंत्र और कानून के शासन के जो विषय है उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। भारतीय पक्ष यहाँ पे क्या रखता है कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश और इसके अंदर क्या है गणतंत्र सरकार व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा के प्रति जागरूक नहीं है तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। अगर मान लीजिए मानवाधिकार के प्रति कोई जागरूक नहीं है तो इसमें यहाँ पे खतरा बहुत हो सकता है। भारत में लोकतंत्र है उसको सुरक्षित करने के लिए मानवाधिकार शिक्षा है वो वास्तव में अनिवार्य होनी चाहिए और इससे लोगों को अपने मूल अधिकार जो है इसकी जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। भारत का संविधान और शिक्षा के लिए संसद द्वारा जो अधिनियम दिए गए हैं भारत का संविधान सीधे तौर पे मानवाधिकार जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है लेकिन इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसके माध्यम से ये जो तीसरा भाग है उसके अंदर और चौथे भाग के अंदर यूडीएचआर जो है इसके लिए दुनिया के अंदर हर व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार है वो प्राप्त है और हर व्यक्ति जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है और उसके आधार पे बुनियादी शिक्षा हर व्यक्ति को दे देनी चाहिए अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा वो मिलनी चाहिए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक की समानता स्वतंत्रता गरिमा इसके बारे में भी बात करनी चाहिए और जिसका अर्थ यह होता है कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य अपने नागरिक जो है उनके अधिकारों को सुरक्षित करना होता है। इसी प्रकार से मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ इसमें भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान के मूल आदर्श वाक्य के अंदर यह बात बताई गई कि विधायिका के पास इसकी मूल संरचना में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है इसलिए शिक्षा ही एक मात्र ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा हम लोगों को उनके मूल अधिकार और मौलिक अधिकार जो है उसके बारे में जागरूक बना सकते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने भी भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा मानवाधिकार जो उसके लिए अपनी जो नीतियां है उन नीतियों के अंदर कई सिफारिशें की जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1948 के अंदर भारत सरकार ने राधाकृष्णन की अध्यक्षता में डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। उस आयोग के अंदर अगस्त 1949 के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उस शिक्षा के लिए विभिन्न कदमों पर सिफारिश की गई और इस राष्ट्र के लिए कुशल दिमाग विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय कर्तव्य की जिम्मेदारियों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया। सारांश तो मेरे पास तो कुल मिलाकर के जो सारांश है इसमें हर चीज को लेकर के हर बात है वो आपको पहले मैंने शॉर्ट शब्दों में बता दी थी। अब साहब सर का उद्देश्य है कि
आगे और है वो नहीं किया जाए। तो मैं इसको लास्ट में अपना स्थान है, निष्कर्ष है, वो बता देता हूं। मानवाधिकार शिक्षा जो है, इसको प्रभावी होने के लिए जो शिक्षा के प्रासंगिक शिक्षा जो है उसको प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दस्तावेज है उसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं हमारे जो संविधान है, इस संविधान के अंदर अमूर्त सिद्धांत है, उसको पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। मानवाधिकार का एक शब्द जो है उस शब्द को भी परिभाषित करके उसके बारे में जानकारी है वो होनी जरूरी है। इसमें अधिकार जो है जन्मजात है, और पर्यावरण अधिकार है, शिक्षा के अधिकार है, जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये सारे के सारे जो अधिकार है, यहाँ तक कि मरने का भी अधिकार है और पृथ्वी पर जीवन का भी अधिकार है। तो हर तरह से शिक्षा जो है वो मनुष्य के अंदर इनको अधिकार जो है, इन अधिकारों को जानकारी है वो शिक्षा के द्वारा मिल सकती है। और मानवाधिकार शिक्षा मिलने से हर व्यक्ति जो है अपना विकास और दूसरे का विकास है वो सही तरीके से कर सकता है। अगले प्रतिभागी के रूप में अंबुज कुमार शर्मा। आदरणीय मंच और समस्त उपस्थित विद्वज्जन, सबको मेरा नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों की, और मेरा जो यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन का जो विषय है उसको मैं बाद में अनाउंस करूँगा। पहले मैं कुछ बातें जो हैं वो करना चाहूँगा और मैं उस पेपर प्रेजेंटेशन के टॉपिक तक जाने का प्रयास करूँगा। आज हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, वह अधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं और ये संविधान के मूल अधिकारों के नाम से जाने जाते हैं। संविधान में क्या क्या कहा गया है और ये बातें कहाँ कहाँ से ली गई है ये हम सब जानते हैं, बचपन में भी पढ़ते आए हैं, अभी भी पढ़ते होंगे कि जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार की बात कही गई है, अमेरिका से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण, जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आदि कई विषय यहाँ से लिए गए हैं। अब बात आती है कि बालकों व स्त्रियों के लिए अधिकारों का उपबंध करें तो वो कहाँ से लिए जाए, वो भी तो मानव है। तो मानव, संपूर्ण मानवता के लिए उनके लिए अलग से उपबंध करने की आवश्यकता क्यों है? तो मैं आपको एक इतिहास के आलोक में ले जाना चाहूंगा जहां पर एक महान ग्रंथ लिखा गया और उस महान ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो शायद आज इस संविधान में उपबंध बनकर हमारे सामने आ रही है। मैं ग्रंथ का नाम भी पहले नहीं लूंगा, अनाउंस नहीं करूंगा, मैं बाद में ही करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार आपको उसके आलोक में लेके जाऊं। बहुत सालों पहले हमारे यहाँ पर एक महर्षि हुए, उन्होंने कहा कि यस्त्र नारिस्तु पूज्यते रमन्ति तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करने आते हैं। बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात उन्होंने कहकर लिखकर चले गए। तो वो जो बात है वो आज उपबंध के रूप में हमारे संविधान के अंदर लिखी गई है। तो इसलिए उपबंध बनाया गया, स्त्रियों के लिए अलग से संविधान के अंदर उपबंध के रूप में वो बनाया गया कि स्त्रियों को ये अधिकार हमें देने चाहिए। इसी प्रकार इसमें 12 अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों में तीसरे अध्याय के अंदर पुनः ऐसा कहा गया है कि कोई भी स्त्री यदि अपने पति द्वारा पीड़ित है तो उसको राजा को, वहां के राज्य करने वाले राजा को दंड देने का अधिकार है। तो यह भी उपबंध आज इस हमारे संविधान में भी किया गया है और इतने वर्ष पुरानी बात को आज फिर से है ना जो हम संविधान में लिख रहे हैं। फिर बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत की अनादर के कारण कोई स्त्रियां पीड़ित और दुखी होकर पति, माता, पिता, भाई, देवर आदि को कोई भी कोसती है, श्राप देती है, या एक मान लीजिए कि घर में परेशान रहती है,
तो वह परिवार कभी भी पनपता नहीं है। ऐसी बात उन्होंने कही है। ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य को हमेशा सत्कार और उत्सव के समय हमेशा स्त्रियों को, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको आभूषण, वस्त्र, भोजन आदि देकर सम्मान करना चाहिए। और जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न रखता है, पत्नी अपने पति को प्रसन्न रखती है, दोनों का आपस सामंजस्य बिठाकर जो चलता है, वो परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। तो उसका उपबंध भी हमारे संविधान में किया गया है। इसी प्रकार इसके 9वें अध्याय में फिर से गणना की गई है और बताया गया है कि संतान को जन्म देकर भाग्य का उदय करने वाली स्त्रियां सम्मान के योग्य हैं। घर को प्रकाशित करने वाली ये जो स्त्रियां हैं, वो इनको जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने कहा है स्त्रियों के 3 नाम हैं, शोभा, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। इसी प्रकार यदि हम अधिकारों की बात करें, मैं 5 मिनट ही लूंगा, आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कुछ कह के जाऊंगा कि अपने इसी अध्याय में 9वें अध्याय के 4थे ही श्लोक में एक पिता के लिए यह कर्तव्य बताया गया है कि अपनी कन्या का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पत्नी की उचित आवश्यकताओं को पूरा न करने वाला पति और विधवा माता की देखभाल न करने वाला पुत्र निंदनीय भी होता है, और साथ में राजा के द्वारा वो दंड का अधिकारी भी होता है। और ये तीनों ही चीजें जिस समाज में हम देखते हैं, तो आज हमारे समाज में जो संविधान में है, तीनों के लिए उपबंध बना दिए गए हैं। तो देखो कितनी पुरानी बातें हैं जो पहले लिखी गई है। और इसी प्रकार आगे हम चलें तो स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में, कि कोई भी दुर्बल से दुर्बल मनुष्य को या समाज को स्त्रियों की शिक्षा के बारे में उपबंध बनाना चाहिए, ये बात भी उन्होंने लिखी है। और ये 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ही उन्होंने लिखकर दिया है। इसी प्रकार ये दायित्व भी बनता है कि स्त्री हमेशा स्वयं की रक्षा भी करे। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा है। स्त्रियां अलग अलग क्षेत्रों में रक्षात्मक युक्तियां जो है अपना भी रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि पिता, पति और पुत्र, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो स्त्रियों की रक्षा करें। साथ में कन्या को ये अधिकार दिया गया है उस अध्याय में, अध्याय 9 में, उस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ का अभी मैंने नाम नहीं लिया है, उस ग्रंथ में यह अधिकार दिया है कन्या को कि आप किसी भी योग्य वर का चुनाव आप स्वयं भी कर सकती हैं। तो ये भी आज के इस संविधान, यदि भारतीय संविधान में हम देखें तो आज भी ये उपबंध है। तो देखिए कितने वर्ष पुरानी बात और आज के संविधान में देखने को मिल रही है। तो मैं थोड़ा सा को रिलेट करूंगा इसको बाद में जाकर के। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार जो आज समाप्त कर दिया गया है, लेकिन एक उपबंध किया गया है छोटा सा उसके अंदर, वो क्या है कि पिता की संपत्ति में पिता की संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन आज संविधान ने यह उपबंध बना लिया है कि बेटी का भी बराबर का हक होता है। और यही उस ग्रंथ में 9वें अध्याय के 130वें श्लोक में कहा गया है कि पुत्र के समान ही कन्या है, पुत्र के समान ही कन्या है। इसलिए उसको भी उसके भाग का अधिकार देना चाहिए। इसी प्रकार आगे यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के रिश्तेदार या पत्नी नहीं हो तो उसकी संपत्ति को भाई बहनों में समान रूप से भी बांटना चाहिए। तो यह भी अधिकार है। इसी प्रकार आगे दहेज का भी निषेध किया गया है, जो आज हमारे समाज में, हमारे संविधान में बिल्कुल कानूनी अपराध बना गया है। वो भी उस महान ग्रंथ में उस समय लिखा जा चुका है कि जो वर के पिता, भाई, रिश्तेदार, वर के पिता, भाई, रिश्तेदार या जो कोई भी लो बस कन्या या कन्या पक्ष से धन संपत्ति या वाहन या वस्त्रों का उपभोग करके जीते हैं, वह महानीच लोग होते हैं और वे दंडनीय भी है। तो आज ये उपबंध भी कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने उपबंध और इतनी सारी बातें इतने सालों पहले लिखी गई है। आज से लगभग
12,000 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा महर्षि मनु ने, जिसका नाम था मनुस्मृति। में उसकी चर्चा कर रहा हूं। और इतने उपबंध उन्होंने पहले ही लिख डाले, और लिख करके इतने अधिकारों को, जो स्त्रियों के लिए भी था, पूरे समाज के लिए भी था, और उन्होंने लिख करके हमको दिया भी। और आज इस संविधान ने उसको मान करके उसी लाइन पे चल रहा है भी। तो यदि कोई इस प्रकार आक्षेप लगाता है कि उसमें ऐसा दिया गया है, ऐसा किया गया है, ऐसा नहीं किया गया है, तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, पढ़ने वाले की नजर होनी चाहिए, देखने वाले की नजर होनी चाहिए कि वो उसमें क्या देखता है। मैंने जो देखी वो बात मैंने लिख के ले आया, आप जो देखोगे वो आप लिख के लाओगे। तो इस प्रकार की बातें हैं, ये अलग अलग बातें हैं, उसमें कोई वो बातें हैं। अब वो अलग अलग चीजें हैं। इस महान ग्रंथ को 12,000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आक्रमणकारी शक्तियां आई। तो ये ग्रंथ ऐसा कि ऐसा ज्यों का त्यों थोड़ी रह सकता है। इसमें कुछ आक्षेप भी जोड़े गए होंगे, कुछ विभिन्न बातें जो अच्छी थी उनको बुरा भी बताया होगा, कुछ किया होगा इसके साथ, इसलिए कुछ गलत इसके साथ भी हुआ होगा। इतना ही कहकर मैं स्थान अपना ग्रहण करता हूं, और ऐसा ही हमें मंच प्राप्त होता रहे, इसके लिए मैं आईएससी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये बहुत ही विचारोत्तेजक प्रेजेंटेशन था, और जो रहस्य इन्होंने रखा, ये पहले ही वाक्य से वैसे उजागर हो रहा था। अच्छा था, आपने इसको सह संबंध स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि यदि आप इसमें जो मौलिक उद्धरण है जी सर, उनको, यदि श्लोक को आप बोलते भी, वाचन करते, तो इसमें विश्वसनीयता ज्यादा जमती जी। क्योंकि यदि मैं कहता हूं कि गीता के श्लोक नंबर इतना, हो सकता है कि यहाँ पे गीता के विशेषज्ञ नहीं हो और वो उस नंबर से वहां पर भ्रमित भी हो सकते हैं। जी सर, आगे समझ सकता हूँ, बहुत सी बातें इसमें थी, वो है। और इसमें मेरा खुद का भी मानना ये है कि देखिए, मनु जिसे कहते हैं, मनु से अंग्रेजी में इसे मैन बोलते हैं और हिंदी में मानव लिया है। बहुत कुछ हम नजदीक नजदीक ही पहुंच रहे हैं। तो खैर, आपका धन्यवाद। आप सदन के लिए यहाँ पर अपनी जैसे जिज्ञासा है या कोई अपने उसमें और भी इस बात में कोई जोड़ना चाहिए, तो आपका स्वागत है। कोई प्रश्न आपका? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मंच। अगले प्रतिभागी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ अनीता को। इनके बाद शिव दयाल मिश्रा तैयार रहें। आदरणीय मंच सर और गुरुजन और मेरे सारे सहपाठीगणों, सबको मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है, प्रकरण है मानव अधिकार। मानव अधिकार का मतलब मनुष्य को वो सभी अधिकार देना है जो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के मूलभूत अधिकारों में के नाम से मौजूद है, और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालत द्वारा सजा दी जाती है। मानव अधिकार दिवस इस साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया था। 10 दिसंबर यानी आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस साल भी यह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल की मनाया जा चुका है। इस साल की थीम समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। मानव अधिकार दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मानवों के अधिकार के बारे में बात रखी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए असेंबली
ने सभी देशों को आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली ने 443 रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों पर संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने की सूचना जारी की थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 500 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। वही भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया था और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दिए जाने पर 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के लिए निश्चित किया गया। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? मानवाधिकार का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार जो विश्व को एक सूत्र में बांधते हुए हर व्यक्ति की रक्षा करते हुए उसे दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देते हैं। किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव न हो, समस्या न हो, सब शांति से खुशी से अपना जीवन सजाए। इसलिए मानव अधिकार का निर्माण हुआ। मानव अधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानव अधिकार का मतलब मनुष्य को वो सभी अधिकार देना जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से मौजूद है और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को अदालत द्वारा सजा दी जाती है। मानव अधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार है जिनसे मनुष्य को अंतर्राष्ट्रीय धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सके। भारत में मानवाधिकार। भारत में 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसके बाद से मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे मजदूरी, एड्स, हेल्थ, बाल विवाह, महिला अधिकार। मानवाधिकार आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हालांकि भारत में अगर मानवाधिकार की बात की जाए तो यह साफ है, आज भी बहुत सारे लोगों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं, जबकि वे उनके खुद के अधिकार हैं। पिछड़े हुए राज्यों एवं गांवों में जहां साक्षरता का स्तर थोड़ा कम है, वहां मानवाधिकार का हनन होता आम बात है। ऐसे इलाकों में जिन लोगों के पास ताकत है वे इनका पालन नहीं करते और सामान्य लोगों पर दबाव बनाते हैं। शहरों में जिन लोगों को मानवाधिकार की जानकारी तो है, लेकिन वे इनसे गलत फायदा भी उठा लेते हैं। भारत में नागरिकों को मिले मूल अधिकार, पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 18। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अगला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अगला और लास्ट संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं का आदर करे। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उनका पालन करे। अगला, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला है अपनी पूरी क्षमता से देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों के में समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका निर्माण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संरक्षण करे। आठवां, नागरिक अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नवा है नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। अगला है सामूहिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करे। और लास्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या शिक्षक द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये
86वें संशोधन के अंतर्गत है। नमस्कार। सदन के लिए चर्चा के लिए खुला है। आप अपनी कोई भी क्वेरी है तो आप आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगले प्रतिभागी शिवदयाल मिश्रा, इनके बाद डॉक्टर अल्पना शर्मा तैयार रहें। आज की इस संगोष्ठी में पधारे हुए सम्मानित मंच के महानुभाव एवं सभी आदरणीय गुरुजनगण, प्रतिभागी भाई और बहनों, मैं मेरा परिचय दूं। सबसे पहले तो शिवदयाल मिश्रा, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, मानित विश्वविद्यालय, आईएससी मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर चूरू से ही हूँ। यहीं से मैंने एमएड भी किया था पहले रेगुलर, और यहीं से मेरी पीएचडी भी रनिंग में है। और ये अच्छा सौभाग्य की बात है कि मुझे आज फिर यहाँ आने का मौका मिला है। आज का जो विषय संगोष्ठी में रखा गया, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, और इन मानवाधिकारों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सकता है और किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों में हम मानवाधिकारों के प्रति बच्चों को, नई पीढ़ी में आने वाले जो व्यक्तित्व हैं, उनको किस प्रकार से हम मार्गदर्शित कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, कैसे उनको ज्ञान दे सकते हैं। देखिए, मानवाधिकार कोई नया इश्यू नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इसकी जड़ें बहुत प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। और मैं एक श्लोक मेरे भाई ने पढ़ा था, अगर मैं फिर से उसको दोहराना चाहूँ तो शायद मेरे ख्याल से उसी में उसका सार निहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी चारों ओर शांति हो, चारों ओर पवित्रता हो, हम सब सुख से रहें, चैन से रहें, आनंद से रहें, संतोष के साथ रहें। अगर इन सब भावों को लेकर के हम चले तो शायद मानवाधिकारों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि मैं यहाँ से पीएचडी स्कॉलर हूँ, इसलिए मैंने आज के विषय को जो है, पहले प्रतिभागियों ने, आज ऑनरेबल मेंबर्स ने भी जो है विभिन्न महापुरुषों से जोड़ा, तो मैं भी जो है मेरी बात यहाँ कहना चाहूंगा कि मानवाधिकारों के संबंध में, भारतीयता के संबंध में, भारत के संदर्भ में एक महान व्यक्तित्व, शायद आपने नाम सुना होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एक महान विचारक, अच्छे राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी नेतृत्व, सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे रचनाकार, साहित्यकार के रूप में रहे हैं। उन्होंने अपने वैचारिकी के माध्यम से न केवल भारतीय अर्थनीति को आधार प्रदान किया, अपितु सामाजिक चेतना के रूप में, राष्ट्रीय विकास के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिया अपने एक ग्रंथ के माध्यम से, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, एकात्म मानव दर्शन। चूंकि हमारा विषय मानवाधिकार है, इसलिए जहां तक मैंने इसमें जिज्ञासा जताई कि क्यों ना मैं पंडित दीनदयाल जी के विचारों को इसमें समाहित करने की कोशिश करूं। आप जब कभी आप इससे रूबरू होगे, इस ग्रंथ से, तो इसमें दीनदयाल जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अलग अलग विषयों पर मानव दर्शन का हमें ज्ञान कराया है। उन्होंने बताया कि भाई ये जो मानव दर्शन है, इस मानव दर्शन के माध्यम से, जिसे एकात्म मानव दर्शन कहा गया, में लोकतंत्र, सामाजिक समानता तथा मानवाधिकारों के विचारों का बहुत अच्छा समावेश देखने को मिलता है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो
पंडित दीनदयाल जी ने यह बताया कि हम सब कुछ सब बाद में हैं, हम पहले व्यक्ति हैं, हम मानव हैं। मानव है, व्यक्ति है, व्यक्ति से आपका परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, विश्व, और विश्व के बाद में ये मानवेतर जो सृष्टि है वो उसके आधार पर उसमें लिंक होना चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे सभी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति एकात्मकता नहीं होगी, हमारे भीतर मनुष्यत्व का विकास नहीं होगा, जब तक हम सामाजिक चेतना उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे विचारों से, हमारे जो व्यवहार है, आदर्श है, उनके माध्यम से हम जब तक हम मानव की रक्षा नहीं करेंगे, उन अधिकारों को नहीं समझेंगे, तब तक शायद हमारा ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं तो संक्षिप्त शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि एकात्म मानव दर्शन को भी आधार बनाया जा सकता है। शिक्षा में मानवाधिकारों का उपयोग करने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर से ही जो है बालकों को मानवाधिकारों की जानकारी दी जाए, और उसमें अच्छे अच्छे महापुरुषों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विभिन्न महापुरुषों के विचारों को इसमें शामिल किया जाए। बच्चों को आगे से आगे नई पीढ़ी के रूप में हम तैयार करते रहे, उनको मानवीय अधिकारों के जानकारी, उपयोग और उनकी जो उल्लंघन के प्रति सचेतना। सबसे बड़ी बात है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति हम सचेत हो, और इस विषय में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन सी जो विधिक प्रक्रिया है वो लागू हो सकती है, इसके बारे में अगर हम धरातल से जानकारी देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आज का उद्देश्य पूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा शीर्षक भी था, और हम जानते हैं कि जहाँ तक उपाध्याय जी की बात की, यहाँ राजस्थान में पढ़े थे, और उनका अंत्योदय योजना भी सभी सब जानते हैं किस प्रकार से आदमी का निर्माण किया जाता है। अब चूंकि समय बहुत कम है, कितने प्रतिभागी रहेंगे सर? अभी 5-7 हो रहे हैं। 5 प्रतिभागी। अभी ये थोड़ा सा कभी पहले सोच रहे कितना टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सा हमने क्षमा करेंगे। थैंक यू। ये भी करो, टाइम तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं विश्वविद्यालय और सभी गुरुजनों का, मैनेजमेंट कमेटी के भी आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। सामान्यतः सभी विद्यार्थी रहे, मैं भी यहीं बैठा करता था, तो थोड़ा अंतराल हो सकता है। तो बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर अल्पना शर्मा, इसके बाद श्री राजपाल सिंह जी तैयार रहें और अपनी बात को सारांश में ही प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी विद्वज्जन और विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार है। मेरा नाम है डॉक्टर अल्पना शर्मा, सहायक आचार्य IASE विश्वविद्यालय से। मेरा टॉपिक है शिक्षा और मानवाधिकार, और शिक्षा में भी शिक्षक के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम मानवाधिकारों का क्या इतिहास रहा है और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, ये हम सुन रहे हैं, सुबह से सभी लोगों ने बताया है। तो हम जैसे रूजवेल्ट ने भी बताया, और अटलांटिक चार्टर में भी मानवाधिकारों की घोषणा हुई, और इस आधार पे देखें तो बहुत सारे मानवाधिकारों की सूची बनाई गई, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सिविल अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, और इनमें भी इनको विभाजन किया गया है छोटे छोटे रूप में कि किस प्रकार मनुष्य के अलग अलग अधिकार हैं। तो मेरा मुख्य मुद्दा है शिक्षकों के अधिकार। हम जब भी अधिकारों की बात करते हैं तो विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न, हमारे संविधान में भी लिखा है, जाति, धर्म, लिंग आदि किसी भी आधार पर हम भेदभाव न करें। तो हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम बालकों के अधिकारों के बारे में आजकल ज्यादा बात करते हैं, जबकि ये मुद्दा भी है कि एक शिक्षक है, उसके भी कुछ अधिकार हैं, जबकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो RTE अधिनियम की बात ध्यान में आती है, और एक जगह RTE में भी धारा 27 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को, इसको मैं पढ़ूंगी कि धारा 27 में ये प्रावधान है कि किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, विभीषिका, राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी
या राज्य विधानमंडल या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कार्य के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में न लगाया जाए, उन्हें ये कार्य करने के लिए न कहा जाए, ये इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर भी इसमें भी हम देखें तो शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाए और शिक्षण कार्य ज्यादा से ज्यादा करे, तो उनको इन क्षेत्रों से भी हटाना चाहिए। दूसरा, जब बात करते हैं तो शिक्षक की स्वतंत्रता और अधिकार, तो हमारे शिक्षकों की हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो हो गए कि सरकारी शिक्षक और दूसरे निजी शिक्षक। इसके अलावा एक और श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक और सेवारत शिक्षक। तो सेवारत शिक्षकों को फिर भी कुछ अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक या जिस निजी शिक्षक की बात हम करते हैं उसके बहुत से अधिकार हैं जो वो लेना चाहता है, लेकिन उनके सिर्फ कर्तव्य ही गिनाए जाते हैं, अधिकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सबसे प्रथम है भेदभाव से मुक्ति। तो अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, तो उसके आधार पर देखें तो सभी को समानता का अधिकार है, अर्थात भेदभाव से मुक्ति। तो किसी भी स्थान पर शिक्षक से कोई भेदभाव वाला बर्ताव न किया जाए। फिर बात करते हैं शैक्षणिक स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 15 में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। इसमें इसके आधार पर यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत स्कूलों में शिक्षकों को चर्चा के लिए या विषय सामग्री के लिए या किसी बात को कहने के लिए प्रतिबंध के बिना पढ़ाने के लिए सीमित स्वतंत्रता उन्हें दी जाए। स्वतंत्रता दी जाए लेकिन सीमित स्वतंत्रता। शिक्षक अपनी गरिमा का भी ध्यान रखे, लेकिन शिक्षक इस बात में स्वतंत्र होना चाहिए कि वह अपनी क्लास में वह किस प्रकार पढ़ाए और उसका क्या तरीका रहेगा, इस मामले में उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है संघ की स्वतंत्रता। तो वह कोई भी व्यक्ति संघ बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो संघ भी इस तरह से नहीं कि जो गलत प्रदर्शन की अनुमति दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 जो है वह अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता देता है। हालांकि हमें किसी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह धर्म के बारे में अपने विचार रख सके। गोपनीयता, हर व्यक्ति को गोपनीयता का अधिकार है, तो यह शिक्षक पर भी यह बात लागू होती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण में है महिला शिक्षकों के अधिकार, जिस पर हम चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन वो अधिकार प्राप्ति हो नहीं पाई है। जैसे महिला शिक्षकों को गर्भावस्था के दौरान 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है, और इसी प्रकार समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 2000 एक ऐसा कानून है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन या लैंगिक उत्पीड़न को, जो कि उसके नियोक्ता या वरिष्ठ सहयोगी द्वारा किया जाता हो, इसको रोकने के लिए और इससे संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। लैंगिक उत्पीड़न भी दो प्रकार का माना जाता है, जिसमें एक है प्रतिकूल कार्य वातावरण बनाना। प्रतिकूल कार्य वातावरण बनाना ये भी उत्पीड़न में शामिल है, जिसमें इस प्रकार कार्य करने की परिस्थितियां और व्यवहार बना दिए जाते हैं जिसमें एक महिला के लिए कार्य का वातावरण प्रतिकूल हो जाता है। अंतिम है शिक्षकों के अधिकारों के संबंध में राज्य और स्थानीय कानून। प्रत्येक राज्य इस एनजीओ को नियंत्रित करने वाले कानून शिक्षकों की भर्ती, समाप्ति, उनका कार्यकाल आदि इस तरह के प्रावधान कानून प्रदान करता है। लेकिन शिक्षकों के अधिकारों के बारे में राज्यों को और स्थानीय सरकारों को और केंद्र सरकारों को और ज्यादा कानून बनाने चाहिए और एजेंसियों से परामर्श लेना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी पुस्तिका की समीक्षा हो सके और उनको और ज्यादा अधिकार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सदन यदि कोई पूछना चाहता है तो आप प्रस्तुतकर्ता से अपनी बात कर सकते हैं। आगे श्री राज, आपने अभी एक बात बताई थी कि अध्यापकों को अन्य कार्य में लागू करना, उसके लिए काफी रिट लगे थे और उनको रिलीफ मिल चुका है। प्रैक्टिकली कितना हो पाता है अलग बात है। अगले प्रतिभागी श्री राजपाल सिंह यादव, इनके बाद वरुण कुमार त्यागी तैयार रहें। बिल्कुल 2 मिनट में। सभी को नमस्कार। मैं राजपाल सिंह यादव
सहायक प्राध्यापक शिक्षा संकाय ISC मान्यता विश्वविद्यालय। आज मैं अपने पेपर भारत में गरीबी निवारण में मानवाधिकार की भूमिका पर सारांश में आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अति गरीब की श्रेणी में समाज का वह समूह आता है जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वथा असुरक्षित है। ऐसे लोगों में भिखारी, HIV पॉजिटिव, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कुष्ठ रोगी, अनाथ बच्चे, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, मानसिक विकलांग, इस तरह के लोग आते हैं। ऐसे लोगों की बदहाली इतनी अधिक है कि वे अमानवीय स्थिति में जीवन बसर करने पर मजबूर हैं। गरीबी बहुत सी परिस्थितियों का परिणाम है, इसलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा। यह जानना काफी नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं। भोजन, आवास, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का गंभीर अभाव ही गरीबी है। एक सर्वे के अनुसार 800 मिलियन लोग इस तरह से किसी न किसी अभाव से पीड़ित हैं। गरीबी मानवाधिकार का उल्लंघन है। गरीबी मुक्त अधिकारों में काम करने और मजदूरी प्राप्त करने का मानवाधिकार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए मानवाधिकार, भूख मुक्त रहने का मानवाधिकार, सुरक्षित स्वच्छ पानी पीने का मानवाधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्राप्त करने का मानवाधिकार, बुनियादी सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करने का मानवाधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का मानवाधिकार, लिंग और जातीय भेदभाव रहित जीवन जीने का मानवाधिकार, बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास करने का मानवाधिकार शामिल है। गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न नीतियां एवं कार्य योजनाओं को समय समय पर लागू किया गया है, जिससे कि मानव अधिकारों की अवधारणा को सही ढंग से प्राप्त किया जा सके। क्योंकि मानव अधिकार व्यक्ति को न केवल जीने का उत्साह देते हैं, वरन उस उत्साह में और अधिक संवेदना लाने में मददगार होते हैं। इस दृष्टि से मानव अधिकारों पर विचार विमर्श और चिंतन करने की अति महती आवश्यकता है। मानव अधिकारों पर चोट पहुंचाने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है गरीबी। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत से कानून हमारे देश में अधिनियमित किए गए हैं। कुछ कानून सीधे तौर पर तो कुछ कानून परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में सहायता करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ साथ श्रम कानून जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम आदि गरीबी समाप्त करने की दिशा में कुछ उदाहरण मात्र हैं। इसके अलावा भिन्न नीतियां और कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं, जिनसे गरीबी निवारण में सहायता मिलती है। इन कार्यक्रमों में मूल्य समर्थन, भूमि सुधार, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुफ्त बिजली, अनाज, बीज जो किसानों को दिया जाता है, वो सब शामिल है। ये प्रयास न केवल गरीबी दूर करते हैं, अपितु गरीबों को उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजने एवं उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायक है। धन्यवाद। सदन अपनी कोई क्वेरी हो तो उनके सामने रख सकता है। अगले प्रतिभागी के रूप में वरुण कुमार त्यागी, इसके बाद राजवीर सिंह यादव तैयार रहें। मंच पर उपस्थित सम्मानित विद्वान जन, मेरे सम्मुख बैठे मेरे सम्मानित और आदरणीय शिक्षकगण, मेरे शोधार्थी साथी और समस्त सभा में उपस्थित व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम इस प्रांगण में जो आज सेमिनार का टॉपिक है हमारी, वो है कॉन्सेप्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार। तो इन मानव अधिकारों में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कि है शिक्षा का अधिकार, जिसके बाद, जिसको हासिल करने के बाद व्यक्ति अन्य अधिकारों के बारे में बात करता है या जानता है। मैं उस अधिकार को बेस बना करके मैंने अपना टॉपिक, जो मेरा शोध पत्र का जो मेरा विषय है, वो मैंने तैयार किया है, जिसका शीर्षक है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता क्षमता के विकास हेतु शिक्षा और दीक्षा। मैंने शिक्षा को दीक्षा के साथ जोड़ा है।
तो शिक्षा और दीक्षा दोनों आवश्यक हैं, और ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज हरिद्वार जी के विचारों के संदर्भ में मैंने ये अपना शोध पत्र तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शिक्षा के बारे में। प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, और यह सभ्यता समुचित ज्ञान के लिए इस शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा आज व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए हुए हैं। शिक्षा के बारे में हम सभी जानते हैं, शिक्षा को अगर हम बात करें तो शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षा और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट होते हैं। अब दीक्षा की बात करें तो दीक्षा क्या होता है? दीक्षा को कहते हैं कि गुरु के पास रहकर सीखी गई या गुरु के पास रहकर समाप्त की गई शिक्षा। अब शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा। शिक्षा मतलब जो हम चार दीवारी के अंदर, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर जिसको एक विद्यार्थी ग्रहण करता है, वो शिक्षा होती है। लेकिन दीक्षा या विद्या, दीक्षा मतलब जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने व्यक्तित्व में समाहित करता है। मतलब किसी बच्चे ने कोई विषय को सीखा, और सीखने के बाद जब उससे आगे जीवन में उसके बारे में विचार करने के लिए पूछा गया तो उसको वो ज्ञान नहीं हुआ। मतलब शिक्षा केवल शिक्षा तक सीमित रही। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बालक बहुत सारे सब्जेक्ट में डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन जब हम उससे आगे की बात करते हैं तो वो उस चीज को अपने जीवन में नहीं निपुण कर पाता। जैसे हम बीएड की ही बात करें तो बीएड में हम शिक्षकों को बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो जीवन में उसको उपयोग करने की बात आती है तो वो उसको नहीं समझ पाता। मतलब जो अनुभव बच्चे के पास रह जाते हैं वो विद्या या दीक्षा के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी चीज जो किसी गुरु के द्वारा दिया गया वह पवित्र ज्ञान जो जीवन को सार्थक बनाने और हर परिस्थिति में लड़ने के लिए किसी बालक को हिम्मत देता है, वह विद्या कहलाता है या वह दीक्षा कहलाता है। अब ये किस तरीके से, अब देखिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चों में सृजनात्मकता का जो गुण है, यानी कि कुछ नया करने का जो गुण है, वो बच्चों में आज नहीं देखा जा रहा है, जिसकी कमी आज समाज देख रहा है। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का गुण जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, लेकिन हम उस सृजनात्मकता के गुण को शिक्षा एवं उचित वातावरण के द्वारा इस योग्यता को हम बालक के अंदर विकसित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह, हमने शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन समाज के लिए हमने क्या उपयोग, उसका क्या उपयोग किया? मतलब शिक्षा को अपने पास ही रखा, आगे हमने उसको उपयोग नहीं किया। तो हम अगर उसका उपयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए भी करते हैं तो वो हमारा कोई सृजन करना है। जैसे हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है, कोई व्यक्ति इसमें आता है तो वो ये चाहता है कि मैं अगर इस पृथ्वी पर आया हूं या मैं इस मनुष्य की योनि में मैंने जन्म लिया है, तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद मुझे मेरे कर्मों के द्वारा या मेरे कुछ ऐसे कृत्यों के द्वारा मुझे याद किया जाए। तो वो सृजनात्मकता के अंदर आता है। तो ऐसे गुण का विकास हम शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा के साथ दीक्षा या शिक्षा के साथ हम विद्या का उपयोग करके हम कर सकते हैं। अब आज की अगर हम देखें तो एक कोट आता है, वो कहता है कि सृजनात्मकता एक तरह की बेचैनी होती है जिसके अंदर कुछ कर जाने की भावना निहित होती है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर वो चीज अंदर से डिजायर होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा कि अंदर से मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि मुझे समाज मेरे जाने के बाद भी याद करे। ये नहीं कि मैं आया और मैंने अपना जीवन ऐसे ही चलाया और मैं यहां से पृथ्वी से विदा ले गया। तो आचार्य जी ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि अगर आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मनुष्यता को प्राप्त किया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको सर्वोच्च जो गुण है उसको हासिल करना है, वो है समाज के लिए कुछ कर ऐसा देके जाना जिससे आपको याद किया जाए। तो हम इस सृजनात्मकता के गुण को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो सृजनात्मकता के गुण को बढ़ाने के लिए आचार्य जी ने कुछ बताए हैं। सबसे पहला है वो है प्रत्यक्ष सादृश्यता। सादृश्यता मतलब किसी के साथ हमें अपने आप को कोरिलेट करना है। उसके साथ में सांकेतिक सादृश्यता
और साथ ही साथ आचार्य जी ने कहा है कि प्रकृति के सानिध्य में जितना हम समय व्यतीत करेंगे उतना ही हम समाज के साथ जुड़ेंगे और उसको कुछ देने की, क्योंकि प्रकृति भी हमें देती है, तो इसी तरीके से मनुष्य को भी अपना जीवन इसी में आगे बढ़ाना चाहिए। तो अंतिम मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने अंदर या बालक के अंदर सृजनात्मकता के गुण को विकसित करना है तो सबसे पहला पॉइंट है सकारात्मक बने, मतलब हमें पॉजिटिव रहना है। बच्चे से किस तरीके से हमें आगे उसका वो गुण का विकास करना है वो पॉजिटिव रह के ही किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अगले प्रतिभागी के रूप में राजवीर सिंह यादव, इनके बाद डॉक्टर पुष्पा तैयार रहे। सम्माननीय मंच, आदरणीय गुरुजनगण, मेरे रिसर्च स्कॉलर साथी और सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजवीर सिंह यादव, रिसर्च स्कॉलर IAS यूनिवर्सिटी। मेरे आज का टॉपिक मानव अधिकार की अवधारणा एवं शिक्षा में मानव अधिकारों की भूमिका। मैं सारांश रूप में कुछ बातें बताऊंगा कि मानव अधिकारों के बारे में इस मूलभूत तथ्य को हमें याद रखना चाहिए कि ये किसी राजा अथवा किसी राजनीतिक संप्रभु द्वारा दिया गया उपहार या पारितोषिक नहीं है, बल्कि वे अधिकार हैं जो मानव अस्तित्व में समाहित रहते हैं। मानवाधिकारों से संबंध किसी भी कानून का उद्देश्य उनकी पहचान करना, उनके प्रयोग को नियमित करना तथा उनसे संबद्ध मामलों को लागू करवाना होता है। मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर होते हैं। मानवाधिकारों के लागू होने की व्याख्या में कहा जाता है कि इसमें गौरवपूर्ण मानव के सभी पक्षों को शामिल किया गया है ताकि सभी मनुष्य मानव जाति के परिवार का समान हिस्सा बने। एक लाइन में मेरे टॉपिक का सार कहूं तो कि मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकार का सार है। मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकार का सार है। शिक्षक को समाज में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के रूप में माना गया है, सम्मान के रूप में देखा गया है। तो एक शिक्षक के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो समाज में जागृति लाए, समाज को परिवर्तनशील बनाए। तो हम शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने में, मानव अधिकारों को लागू करने में, उनके प्रति जागृति लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी डॉक्टर पुष्पा, इसके बाद डॉक्टर रूमा सैनी तैयार रहे। सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों में मेरा नमस्कार तथा यहाँ पर विराजमान सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, ताकि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। वैसे मुद्दे कल से चल रहे हैं, काफी बड़ा पेज है, अगर बोलने बैठूंगी तो शायद आधा घंटा चला जाएगा। लेकिन मेरा विशेष मुद्दा ये है कि जो शिक्षा से चुनौतियां और मुद्दा ये है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, यानी कि राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो हटा देना चाहिए। क्योंकि आजकल कहते हैं ट्रांसफर, मैं यहाँ से वहां डाल दूंगा, वहां से यहाँ डाल दूंगा, वो मेरे को नहीं दे रहा वोटिंग, मेरे को इस तरह से वो मेरे को लगता है कि जो प्राइवेट है वहां की बजाय जो सरकारी टीचर है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम सिक्योर है ही नहीं, इतने दो डाल देंगे, वहां डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। तो मेरे को लगता है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको शिक्षा से दूर कर देना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट टीचर है उनको राशन पानी का आजकल ये जो मिड डे मील चल रखा है उसमें सारी, यानी कि एक्स्ट्रा, जैसे कि मैडम ने, अल्पना मैडम ने बता दिया था कि कहीं ड्यूटियां लगा दी जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ अदर ड्यूटी को छोड़कर अगर स्कूल में भी जो ड्यूटियां लगाई जाती है, सिर्फ शिक्षक की ड्यूटी है शिक्षा देना, केवल शिक्षा से ही रखे
उसको अदर ड्यूटी में डाल देंगे तो जो उसका कार्य है वो वहां से भटक जाता है और उचित जो कार्य अपना नहीं कर पाता। ठीक है। और दूसरा है, तीसरा ये है कि पद्धति जो आजकल चल रही है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताना चाहती हूँ। कल से हमारे विद्वजनों ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं जो कहना चाहूंगी शायद वो स्टोरी में सारा कुछ आ जाएगा। जैसे कि एक जंगल में शेर बैठा था, वो शांत शेर, क्योंकि जंगल का राजा होता है, शांत शेर काफी देर से देखा जा रहा था कि एक छोटी सी चींटी है जो रास्ते से चलती हुई अपना धीरे धीरे सारा काम किए जा रही है। वो बैठा हुआ लोमड़ी को बोलता है कि देखो, ये एक छोटी सी चींटी बिना निर्देश के भी कितना अच्छे से कार्य कर रही है, अगर इनको निर्देश मिल जाए तो क्या ये बहुत उचित तरीके से कर पाएगी और शायद प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाएगी, बढ़ोतरी आ जाएगी। इस उद्देश्य से उन्होंने कहा। तो लोमड़ी आपको पता ही है, काफी समय से हम सुनते आते हैं कि चालाक है, तो उसने दिमाग लगाया कि नहीं सर, निर्देशन तो देना है तो मैं तैयार हूं। वो तो शेर ने उसको निर्देशन के लिए तैयार कर दिया। कुछ टाइम के बाद में लोमड़ी ने सोचा कार्यभार बढ़ रहा है, तो वो कहती है कि मुझे असिस्टेंट चाहिए। तो उसको राजा को बोलती है कि सर मैं इतना कार्यभार नहीं संभाल सकती, इतनी इतनी चींटियां हैं, तो मुझे असिस्टेंट चाहिए। तो राजा ने सोचा कि हाँ, इसको असिस्टेंट भी दे देते हैं। फिर उसको असिस्टेंट भी अवेलेबल करवा दिया। तो असिस्टेंट कहता है कि कार्यभार बढ़ गया तो मुझे टेक्नीशियन चाहिए। तो राजा को फिर बोला गया, तो राजा ने टेक्नीशियन भी दे दिया, टेक्नीशियन भी मिल गया। और फिर उसको वो कहता है कि हमें हेल्पर भी चाहिए, 4th क्लास भी मिल गया। लेकिन कार्य की अधिक क्षमता की बजाय कार्य कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि लोमड़ी, तू इतने पैसे दे, मैं तेरा नंबर, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आपको फॉर्म भरना है। जो उनका कार्य था उस कार्य से उन्हें भटका दिया गया और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम। और वो दिशा निर्देश से भटक गए। जो शांत तरीके से अपना काम कर रहे थे वो अस्त व्यस्त हो गया। और राजा ने ये देखा कि ये क्या हो रहा है। तब किसी महानुभाव ने ये बोला कि सर जो चल रहा था वो भी अच्छा था, अगर ज्यादा झंझटों में करोगे तो ऐसा ही होगा, जो कि आजकल की पद्धति है। मैं मानती हूँ कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, वहां पर युद्ध के लिए भी तैयार किया जाता, स्किल भी समझाया जाता था, शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद में एक शिक्षक कोई भी प्रोडक्टिविटी में कह सकते हो बढ़ोतरी नहीं ला पा रहा है। क्यों नहीं ला पा रहा है? टेक्निकल जो इश्यू है, यानी कि उपयोगिताएं है या हेल्पिंग है, वो सारा कुछ मिल रहा है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारी की सारी आप बच्चे के एक बेड पे दे रहे हो, जिसके कारण वो पंगु होता जा रहा है। तो मेरा मुद्दा यही है कि इन चुनौतियों को कैसे कम किया जाए। और मेरी स्टोरी से शायद मैं जो कुछ भी कहना चाह रही थी वो बहुत कुछ कह गई। तो आप लोगों के कीमती समय के व्यर्थ न करते हुए मैं आपसे धन्यवाद कहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है या नहीं है, ये आवश्यक बीमारी है, ये एक अलग पक्ष है, लेकिन हमारे सदन के सामने ये सोचने के लिए जरूर मुद्दा है। हाँ, अगले प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर उमा सैनी और इनके बाद मीना शर्मा तैयार रहें। बस सर, अब लास्ट है ये मीना। Simply come to the conclusion. सम्मानित मंच, पधारे हुए प्रबुद्ध विद्वजन, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मानवाधिकार किस प्रकार सदियों से शुरू हुआ है और आज जिस सदी में हम जी रहे हैं वहां तक किस प्रकार से इसकी गति हुई है, उसको थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का ऐतिहासिक रूप में प्रमाण 12 जून 1215 की उस घटना में मिलता है जब ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन को उनके सामंतों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। इसे इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि वैश्विक स्तर पर घटनाक्रम की बात की जा रही है, तो विभिन्न देशों में किस प्रकार से इसकी गति हुई है। 1766 स्वीडन में सूचना के अधिकार का कानून बनाने वाला विश्व का यह पहला देश बना। 4 जुलाई 1776 अमेरिकी क्रांति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं। दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांगों के अधिकारों की घोषणा की गई। 1975 महिलाओं के उत्थान हेतु अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा महासभा 18 दिसंबर 1979 को अंगीकृत की गई, जो सितंबर 1981 से लागू हुई। भारतीय संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। 1994-2004 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा दशक घोषित किया गया। मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्ष 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत को मानवाधिकार परिषद की सदस्यता प्राप्त हुई, जो 3 वर्ष के लिए लागू किया गया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रगति, देश की प्रगति हेतु प्रयत्नशील है। इनके द्वारा बीते 20 वर्षों में विभिन्न स्तरों पर अन्याय को दूर करने का प्रयास अनवरत किया जा रहा है, जिसमें ट्रिपल तलाक खिलाफ कानून बनाया गया। महिलाओं के लिए 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश है। बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा वन स्टॉप सेंटर है। पैरालंपिक में दिव्यांग की शक्ति का अनुभव किया गया है। मानवाधिकारों की व्याख्या अपने अपने स्तर पर की गई है। गरीबों के लिए शौचालय और बैंक की सुविधा प्रदान की गई है। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल, गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय के साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु सभी स्तरों पर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत से चीजें जो मोदी सरकार ने नहीं की है, बल्कि वो कोर्ट की वजह से करनी पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं। धन्यवाद। आज के सत्र के अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ मीना शर्मा को। हाँ, सम्मानित मंच एवं पधारे हुए अतिथिगण को मैं सादर नमस्कार। मैं संक्षिप्त शब्दों में शिक्षक शिक्षा में अधिकार विषय पर थोड़ा सा विचार प्रकाश रखूंगी। संसार के प्रत्येक मानव को अपने और दूसरों के अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार युक्त संस्कृति का विकास संभव हो पाएगा। शिक्षक ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व उठाता है, अतः शिक्षक को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मानव अधिकार शिक्षा के पक्ष को शामिल करना चाहिए। शिक्षक किसी भी तरह की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। किसी भी समाज में यदि शिक्षक की तरफ पर्याप्त ध्यान ना दिया जाए तो वहां की शिक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षक की सैद्धांतिक भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षक की सैद्धांतिक भूमिका हमेशा उसके विद्यार्थियों के शिक्षण और निर्देशन की है। ये भूमिका वह कक्षा शिक्षण, ट्यूटोरियल के माध्यम से ही नहीं निभाता, अपितु व्यक्तिगत संपर्क व अन्य तरीकों से भी निभाता है। इस संबंध में कोठारी आयोग ने कहा कि कोई भी राष्ट्र उसके शिक्षकों के स्तर में, ठीक है सर, शिक्षक स्तर से अधिक ऊंचा नहीं उठ सका। शिक्षक दो भूमिकाएं एक साथ निभाता है। एक वह जहां वह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सतत संरक्षण करता है, दूसरी भूमिका राष्ट्रीय और मानवीय
वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक परिवर्तनों को सृजित करने में निभाता है। अतः किसी भी शिक्षक को प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्रीय अखंडता के गौरव हेतु न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संवैधानिक लक्ष्यों के प्रति अवगत होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में मानवाधिकार शिक्षा का समावेश होना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए सत्र के अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, everybody. There were the wonderful presentations by all the scholars. There were total 12 participants, excluding myself. Including myself. If I include myself also, then I will be 13. In fact, I was also scheduled to make a presentation on the topic human rights, education, and teacher educators. I will sum up within 1 minute only. All those sitting in this hall know it very well that what are the teacher educators. Teacher educators are basically the teacher of the teachers. So they have to shoulder the responsibility of designing the curriculum, then transacting that curriculum in practice. So in a way, say, they have the greatest role to play, and they can generate awareness in the society by way of training their students in such a way they can touch upon the human rights in the practical way. And I think we have to assume a very crucial role. With these words, I think that all those who are sitting, mostly either they are already teachers or are likely to become the teachers. So we should realize the gravity of the situation, and accordingly we should try to rise to the occasion. Thank you, one and all. Thank you. अभी आप यहीं बैठे रहेंगे, ओके? हम जैसे यही इस सत्र के समापन की घोषणा मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से करती हूँ। आप सभी यहीं विराजित रहेंगे। संगोष्ठी का जो समापन सत्र है वो कुछ ही समय में आरंभ होने वाला है, तो आप यहीं अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। आने वाले डॉक्टर अभिनव उपाध्याय उपस्थित है क्या? डॉक्टर अभिनव उपाध्याय नहीं रहना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज डीम टू बी यूनिवर्सिटी गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के शिक्षा संकाय में आयोजित शिक्षा में मानवाधिकार की अवधारणा एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मैं डॉक्टर रंजीता बैद, सहायक आचार्य, समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से
यहाँ उपस्थित समस्त पदाधिकारी, बाहर से पधारे सभी अतिथिगण, समस्त प्रतिभागी, संकाय सदस्य एवं प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन होने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आज के समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर CS रेड्डी, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुगली को, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर देवेंद्र मोहन, समकुलाधिपति IASC मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर को। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री हिमांशु जी दुगड़ हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर विराजित होने हेतु मेरा निवेदन कार्यक्रम अध्यक्ष श्री हिमांशु दुगड़, अध्यक्ष गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर CS रेड्डी, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुगली एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर देवेंद्र मोहन, समकुलाधिपति IASC मानित विश्वविद्यालय सर से है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर विराजित हैं मातृ संस्था गांधी विद्या मंदिर के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री हिमांशु जी दुगड़, जो आज इस समापन सत्र के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ हैं। संस्था के ध्येय वाक्य कोई और नहीं कोई गैर नहीं का वास्तविक अर्थों में पालन करने वाले हैं और आपके विचार सदैव हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सर का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। इसी सम्मान की श्रृंखला में सर के सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूराराम, M.Ed प्रभारी, शिक्षा संकाय से, कि वे श्री हिमांशु जी दुगड़ का शॉल एवं श्रीफल द्वारा सम्मान करें। अगली सम्मान की श्रृंखला में आगे मेरा निवेदन डॉक्टर कैलाश पारिक से है कि वे प्रोफेसर CS रेड्डी, जो आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में हैं, उनका सम्मान करें।
इसी श्रृंखला में मेरा निवेदन डॉक्टर अभिनव उपाध्याय संस्कृत विभागाध्यक्ष से है कि वे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र मोहन जी हैं, उनका सम्मान करें। श्री प्रोफेसर देवेंद्र मोहन जी का शिक्षण अनुभव 46 वर्षों का है। आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आईएससी विश्वविद्यालय में सम कुलपति एवं कुलपति के रूप में भी हमारा कुशल नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। वर्तमान में आप आईएससी में सम कुलाधिपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही आपके नेतृत्व में कई प्रोजेक्ट हमारी संस्कृत संस्था में कार्यरत हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम में आगे इस संगोष्ठी के महत्वपूर्ण विषय पर जो विचार मंथन हुआ है उसके संक्षिप्त प्रतिवेदन से सदन को परिचित करवाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं संगोष्ठी समन्वयक डॉक्टर पीके पांड्या को कि वे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का संक्षिप्त प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखें। डॉक्टर पीके पांड्या। Good afternoon, everybody. Respected dignitaries on the dais, the Honorable President of GVM, Sri Himanshu ji, Professor C.S. Reddy Sahab, Pro Chancellor Professor Devendra ji, Honorable VC sir, my faculty members and students. It's really a matter of extreme pleasure to share these facts with you that this national seminar has proved to be a national seminar in the true sense. There have been the participants from different states of India. To be very precise, there were 91 registered participants, and out of them, some belong to different states like Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh, etc., etc. The seminar began with the inaugural session, and this inaugural session was chaired by our Honorable Chancellor Sir, Kanagvalji Dugar Sir, and he shared his views about this commonly discussed, thoroughly discussed topic, human rights. He gave his valuable input to enrich and enlighten our minds. And then the chief guest of the inaugural session was Honorable VC sir. As usual, since he is a Pandit of this subject, so definitely he threw some kind of the questions to the House, which set them thinking about the human rights in the true sense. Because normally we are groping in the darkness and everybody is having his or her notion about the human resources. But definitely the way he ignited his mind was really commendable. And then the keynote speaker, sir, actually you see, yesterday also we got your guidance and the direction about this topic. Let me tell you, majority of us hardly knew anything about human rights in the true sense. But since you are experts, you have devoted a lot of time, you have made the thorough study about this issue as well actually. And with your practical wisdom and knowledge, we stood benefited a lot. Then the technical session started. Here we have the resource persons, Professor B.L. Sharma sir. Let me tell you, it is somewhat very easy or somewhat boring also to listen to a person who is so theoretical. But when he is giving the practical example out of his own life, then definitely we try to lend our ears. Such was the beauty of that session. VC sir spoke from the core of heart. He shared various examples, right, when he was the VC of the University of Rajasthan, Jaipur.
He gave certain kind of the examples that how the people try to distort this human rights also in their own way, and then how can we come out to such come out of this mess, giving very practical examples. He gave a number of examples, and I think all of our witness there. So I think that if we can carry this experience with us, and then definitely it will enrich us. And if we can put them into practice, then there lies the success of this seminar as well. Then C.S. Reddy sir was also available there as a resource person. Again, he enlightened us. He gave numerous examples, and he also gave certain kind of the inputs which can enable us to know about the human rights in the true perspective. Ultimately, there was the vote of thanks, and then the crucial part of this seminar started. That was the paper presentation. Here, there were 12 participants who made the presentation, and this session had two reporters, Mr. Abhinav Upadhyay and Mr. Dr. Burman, and I myself was the chairperson of that session. And here you see that yesterday I would take undue liberty with the VC sir. Actually, again you see the presentations had such kind of the inputs. They started from the Manu Smriti, traveling down to the Purans and reaching to the present scenario actually. But anyway, they try to give their own kind of the input, and that was also thought provoking, that how can we draw certain kind of the inferences. Although that was not in the legal jargon, that was more or less in the political science jargon or the sociology jargon. But anyway, they try to strike some kind of semblance between the human rights and so-called human rights as they perceived. And so in this way, there were multi-presentations, and I would particularly like to draw the attention of this house to this fact that yesterday also I have been listening to these kind of the words that the military people, the police people face a lot of problems due to the human rights. But the way VC sir again enlightened on this very perplexed issue, that was something very remarkable. That you see that there is clear-cut guidelines to the military people, there is clear-cut guidelines to the policemen also actually. And if they treat their path on the way shown by the luminaries, then definitely there won't be any kind of the ambiguity. So with these words, I would like to conclude that yes, I would like to conclude that ultimately this national seminar was very wonderful. It was very fruitful. It was very enriching. And in the days to come, we would learn, we would try to improve ourselves. So thank you very much once and all. Thank you. धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस संगोष्ठी के प्रतिभागियों में से किसी से मेरा निवेदन है कि वे कोई एक आएं और अपना इस सम्मेलन के जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करें। कोई भी एक प्रतिभागी। सम्मानीय मंच, गुरुजनवन और समस्त प्रबुद्ध जन को मेरा नमस्कार। कौन कहता है कि भारत में एक ही गंगा नदी है? क्योंकि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां गंगा है। और आईएससी ने बार बार ये मंच प्रदान करके इस गंगा को, इन सभी गंगाओं को इकट्ठा किया है। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ आया हुआ हर एक प्रतिभागी, हर ये एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रूप में यहाँ पर आया हो, वो अपने आप को इस सत्र में गंगा नहाया हुआ समझेगा। और अंत में केवल 4 लाइनों के माध्यम से मैं केवल जो मेरा अनुभव रहा, और शायद ये जितने प्रतिभागी हैं उनकी तरफ से भी ये अनुभव है, इन 4 लाइनों में मैं वो सब कुछ कह जाऊंगा जो शायद अभी तक अनुभव भी हुआ है, और शायद यही इसका एक सारांश है
कि राम शरण की तपोभूमि है विद्या मंदिर, गांधी जी का सपना हम साकार करेंगे। चंदन है इसकी मिट्टी हम तिलक लगाएं, खुद महके और इसकी महक बढ़ाते जाएं। नया खून है नई उमंगे, लिखो नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद। धन्यवाद अंबुज। कार्यक्रम में आगे मेरा निवेदन प्रोफेसर CS रेड्डी, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुगली से है कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। प्रोफेसर CS रेड्डी। Good evening, everyone. The most respected president of the program, distinguished Shri Himanshu Dugar sir, guest of honor Professor Devendra Mohan, distinguished Vice Chancellor Professor B.L. Sharma, who has played a very pivotal role in organizing this program, guiding the organizers and faculty members, distinguished faculty members, organizers, and all the invitees and participants. This is a valedictory. 2 days we were speaking about human rights. As an outsider who has visited this place for the first time, let me make some observations. The feelings which I cannot control. I am really overwhelmed by the affectionate hospitality that is provided by this great autonomous university and by every individual person who is involved in organizing this program. Really outstanding, and I will be going back with very, very affectionate and fond memories about my visit to Sardar Shahar. Second, congratulations and compliments to all those young students who performed yesterday in the auditorium. There was a forward message. The strength of the audience, the number of audience should not affect the quality of the performer. They performed really well, which really mirrors the culture of Rajasthan. Congratulations to all of them who performed yesterday. And coming to the sessions, I had the benefit of enriching myself for a period of 2 days by the discourses by eminent scholars. And majority of the students were present through and through. There was a reference to Ganga. The former Chief Justice, Justice V.S. Malemat used to say always, knowledge is like a flowing river. You can pick up whatever you want. Somebody will take a glass of knowledge, somebody will take a pot of knowledge, somebody will see that knowledge flowing from a distance. Somebody may go up to that and drench his feet and come back. And for you youngsters, students here especially, it is such a marvelous opportunity to be benefited. If anyone is feeling that he is punished, I don't know if sitting here was compulsory, but I tell you, this is how we have grown, and this is how you also will grow. See, when we speak of human rights, my friend sitting at the back here asked me a question. Why human rights are not effective? See, we are trying to answer this. Human rights are available against the state. Keep it in mind. All human rights, all fundamental rights are available against the state. When you read the sections of Protection of Human Rights Act,
the National Human Rights Commission, State Human Rights Commission can look into violations of the complaints of human rights, attempt to violate human rights, abatement of violation of human rights by a public authority. So private people are not violating human rights. It is the power holders, government. So in any system, if you strengthen the law enforcement machinery, if you want to make human rights very, very effective, it will be government making the machinery against itself very effective. But a government worth its name and salt should come forward and say, look, this is my responsibility to protect the basic freedoms of my citizenry. When we speak of human rights, we speak of three basic things. Freedom from fear. I was sharing this information informally with a friend there. Freedom from fear is the most basic of the human rights. Each one of you, each one of us, we have to ask this question: am I free from fear? As you grow higher into the authority, responsibility positions, I tell you, you will become the most vulnerable person, highly susceptible person. Freedom from fear is very important. Freedom from hunger and freedom of faith. I should be in a position to pursue whatever faith I want without any inhibition. These are the things that are to be secured. But invariably, we live in a world of paradoxes. Unfortunate. Corruption, we speak of corruption everywhere. And former judge of the Supreme Court, Justice Santosh Hegde, he speaks in terms of the numbers. Corruption was there. Earlier also corruption was there. It was in terms of little money, few thousands or few lakhs. And now the incidence of corruption has increased in a geometrical progression. There was a cartoon. Papa is sitting on the rocking chair reading a newspaper. Son is sitting somewhere there. And he asks, what you want to do? Son is saying, I want to pursue a career in crimes. I want to become a criminal. Then the father asks, governmental or non-governmental? So on either side, you have these criminals. These cartoons and satires, they convey a world of meaning. We are living in a paradox, world of paradoxes. We do not have food to eat on one side, and we speak of some crazy things. In that privacy judgment, the Supreme Court spoke in terms of information privacy. Privacy itself is very difficult for us to understand, and now they speak of information privacy. Some doctrines are brought from somewhere and that is dumped here through our judgments and laws that will not fit into our systems. Domestic violence, it has come, cruelty is there. Quite a few of legislations have spoiled our families. We speak of value system. We speak of respecting elders. I tell you, 2007 is to be marked as the most infamous year in the history of India because we passed a law, Senior Citizens Act, that children are under a duty to provide food to their parents, old parents who are not in a position to fend for themselves. Whether in a country like India, you need a law wherein you will authorize father and mother to file a case against the son or daughter and bring a court order for food. This is the question. The situation arises because there are children who are not in a position to feed their parents. There is something wrong in the value system. Education is not proper or whatever, we are going somewhere wrong, and we have to enact laws like this. We have to provide for the security in the old age,
And on the other hand, we speak in terms of same-sex marriages, decriminalization of certain of the offenses, formal equality. See, we should bother more about substantive equality than formal equality. Yes, you can come and perform namaz here. Ladies can go to mosque and perform namaz. And ladies can go to Shabarimala. What is that you achieved at the end of that? Formal equality. Formal equality is important when situations like untouchability is involved. I cannot ask that fellow to sit there. Formally, he should sit here. It makes sense. But formal equality in every situation is of no use. We should know where we have to emphasize on substantive things, where on formal things. And when it comes to the point of abuse of power, see, we speak of policemen performing in very difficult situations, military people performing in very difficult, but the type of atrocities these people perpetrate, if we go through the case law, different cases, then we will understand that it is necessary to speak in terms of human rights so that this power can be controlled. There should be some injunction, controlling factor. Otherwise, we have very, very horrible cases. Every time there is firing by the police, the statistics reveal that people are receiving the bullets at the back, not in the chest. What it means? It means they are firing at a crowd which is running away. When firing is not necessary, they are firing. That's why there are bullets at the back. And crazy things. And immediately after firing, some government announcement, 5 lakh rupees each to the deceased, to the injured, whatever. You have read this, no? Whose money it is? It is my money, taxpayers' money. What business you have to fire and pay compensation from the coffers? Why you should not respect human rights? The person who has lost, the family which has lost a person, that is in distress, no? And this compensation will not be replacing what is gone. This is one side. And second, the Honorable Supreme Court gets up at midnight, 2, 3, 4, 5, hearing goes on up to 6 to decide ultimately after all those convictions as to whether Kasab is to be hanged or not. Okay. When the whole country has witnessed this criminal perpetrating the crime live on television, convicted by several courts, all procedure followed. At the end of that, again, Supreme Court had to assemble in the midnight. Respect for human rights. Some people may get irritated. What is this? What is this that is happening? But that is the difference between a rule of law state like India and a state like Pakistan, a rogue state. Okay. That is the state wherein soldiers will be killed. Indian soldiers will be killed and the bodies will be mutilated, filled in bags and sent back. This is the country wherein their soldiers are accepted. When they are not ready to take the dead bodies, they will be given decent burial according to the rituals. Between rule of law and between a military state, there is a lot of difference. Despite all the paradoxes, we should be proud of the fact that we are living in a constitutional government, a rule of law society, and it is the blessings. I was telling you, see, we have not seen emergency, we have not seen freedom struggle. And all of us remember, we have not suffered violation of liberty even for a moment. We are born into liberty. We do not know the value of liberty. There was a inscription somewhere in the memorial. You need not pay for your liberty because it is richly paid by your ancestors. They have paid for our liberty, and we should learn how to retain this liberty, use this liberty, and sustain this liberty. And activities like this, seminars, symposia, workshops, wherein we create awareness, acquaint ourselves
right from the fundamentals to the super specialized areas are required. And I congratulate everyone for organizing this program. And I appreciate the type of the university the management is running, totally non-profit, charitable, philanthropic institution. Very rare to find such institutions nowadays. And I feel blessed to be here on this premises. Thank you very much. धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मेरा विनम्र आग्रह कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हिमांशु जी दुगड़, अध्यक्ष गांधी विद्या मंदिर से है कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान हिमांशु जी दुगड़। आदरणीय रेड्डी साहब, देवेंद्र मोहन जी, प्रोफेसर BL शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सारे शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी एवं स्कॉलर्स, कल जो एक बात मैंने आप लोगों के सामने निवेदन किया, दो भाइयों की एक कहानी ली, छोटे बच्चों की, और एक छोटे खिलौने के ऊपर उनका झगड़ा हुआ, वो उसका नेगेटिव साइड था। आज जो मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं, उसी कहानी का एक पॉजिटिव साइड हम देखते हैं। एक उसी घर में एक खिलौना आता है और दोनों भाई बड़े खुश होते हैं। बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई को, बेटा तुम खेल ले। छोटा भाई बोलता है नहीं भैया आप खेल लो पहले। फिर दोनों भाई मिलके नक्की करते हैं हम साथ साथ खेलेंगे, और बड़े प्रेम के साथ, बहुत खुशहाली के साथ दोनों उस खिलौने के साथ खेलते हैं। हम सब लोग जो चाहते हैं, ये परिस्थिति चाहते हैं, पर रियलिटी ये भी है कि ये जो सिचुएशन है कि दो व्यक्ति संबंधों को पहचान के और संबंधों में जी रहे हैं, संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ, इसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके लिए क्या करना चाहिए ये कहते हुए थोड़ा कठोर लगता है। किसी कोर्ट को, किसी जस्टिस को, किसी न्यायमूर्ति को पता नहीं है कि ये कैसे करना। यही मौलिक रूप में समस्या है। हम सब लोगों की न्याय की अपेक्षा है, पर न्याय कैसे आएगा उस चीज का, उसका ज्ञान हम लोगों को अभी तक व्याप्त रूप में समाज में नहीं है। और हमारे सिस्टम में, जो न्यायिक सिस्टम है, उसमें बिल्कुल नहीं है। अब ये समझने की बात है कि हमको फिर करना क्या है। तो परंपरा में पहले ईश्वर केंद्रित चिंतन हमारे मानव जाति में आया, जिसमें यह माना गया कि न्याय प्रदायी क्षमता ईश्वर में है, ईश्वर न्याय करता है। अभी भी बहुत लोग उनकी भाषा में अभी भी यही सुनते हैं कि भगवान की लाठी जो है ना, वो बिना आवाज के चलती है, या कोई बोलता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये सब क्या है? ये मान्यता के आधार पे है कि ईश्वर न्याय करता है। अब ईश्वर क्या है, ये रहस्य बना रहा। और ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर का गुण धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, इसके ऊपर अलग अलग मत रहे, और उन मतों के आधार पे संप्रदाय बन गए, जातियां बन गई, वर्ण बन गए, ये सब मान्यता बन गई, और उससे झगड़े पैदा हो गए। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ कि रोजमर्तबा की जिंदगी में तो ईश्वर खड़ा नहीं रहता, तो एक मान्यता बनाई गई कि ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में एक राजा को चुना गया, और ये उसके साथ जोड़ा गया कि ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा न्याय करेगा। ये परंपरा में जितने भी हम पुराने राजा महाराज, जैसे राम राज्य हो कि और हो, उन सब में इसी कल्पना के तहत ये बनाया गया है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि राजा लोग अत्याचारी निकलने लगे समय के साथ, उनके गलतियां हो गई, तो क्या करें? तो उन्होंने देखा
कि राजा बनने के दो तरीके थे परंपरा में। मतलब पहला तरीका ये था कि आप राजा के पुत्र, वो भी ज्येष्ठ पुत्र, आप जन्मो। दूसरा है कि आप एक जो राजा है उसकी हत्या कर दो। ये दो ही तरीके थे राजा बनने के, इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं था। तो मानव जाति ने ये कुछ साल पहले ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि राजा बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। उसको बोला गया चुनाव, और एक समय सीमा के लिए। उसमें मान्यता क्या थी? उसमें मान्यता ये रखी गई कि हर व्यक्ति गलती करता है, पर एक समय ऐसा है जब वो गलती कभी कर ही नहीं सकता। कब है वो समय? जब वो वोट देता है। वोट देता है तब कभी गलती नहीं करता। और ये मान्यता बना के आज के आधुनिक युग के सारे संविधान, जो डेमोक्रेटिक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके सबके पीछे ये मूल मान्यता है कि कितना ही बेवकूफ हो, कितना ही नासमझ हो, वो आदमी वोट देते वक्त गलती नहीं करता। और वोट देके क्या करता है? ये निर्णय लेता है कि मेरा राजा कौन होगा। फिर ये पाया गया क्या राजा फिर भी गलती कर रहा है, तो अब क्या करें? तो इन्होंने ये जो डेमोक्रेसी के अलग स्तंभ हैं, जुडिशरी को, ये फिर उसने बोला एक व्यक्ति गलती करता है तो बोला एक सभा बना दो ताकि सामूहिक रूप में डिसीजन हो, एक व्यक्ति नहीं करे, कई लोग मिल के निर्णय लें। तो सभा विधि ये एक सिद्धांत बनाया गया। उसी में ये लोकसभा, राज्यसभा, ये जितनी भी सभाएं हम देखते हैं दुनिया भर में, वो बनाई गई। और ऐसा उसके पीछे भी ये मान्यता है कि एक व्यक्ति के निर्णय में गलती हो सकती है, जब अधिक व्यक्ति निर्णय लेते हैं तो गलती होने की संभावना कम है। ये जो अजम्पशन है, कितने सही है कितने गलत हैं, ये मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, ये निर्णय लेने का। इसके आधार पे ये चला। फिर बोला ये भी पर्याप्त नहीं है, तो जैसे रेड्डी साहब ने कहा, इन्होंने और भी जुडिशरी बनाया, मीडिया को कुछ अधिकार दिए, इस तरह के ये अलग अलग स्तंभ डेमोक्रेसी के ही बताए गए। उसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया। ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्यों बनाया गया है कि आधुनिक जितने भी संविधान और आधुनिक लॉ है, वो सारा का सारा जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है उससे बना हुआ है। तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या कहता है? द्वंद्व है, और द्वंद्व कभी खत्म नहीं होता। उसको बाद में डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के नए नए जो फिलॉसफी, नियो मार्क्सिज्म और ये सब जो आए, उनकी ये मान्यता थी कि यार द्वंद्व कम किया जा सकता है पर खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में बना रखा है कि कोई आदमी गलती तो कर सकता है लेकिन बहुत ज्यादा गलती नहीं करेगा। इसलिए एक सिस्टम में एक चेक एंड बैलेंस बना दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि गलती होने की संभावना खत्म हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये मौलिक मान्यता है कि गलतियां तो अभी भी होंगी और गलतियां हमेशा ही रहेगी, खाली उनकी मात्रा घटाई जा सकती है, उनकी इंटेंसिटी घटाई जा सकती है। और जो गलती करने वाला है, जिसने अपराध किया है, उसको दूसरे उससे बड़ा अपराध करके उस अपराध को रोका जा सकता है। जैसे किसी ने एक खून किया तो उसका सरकार खून कर देगी, कैसे? फांसी पे लटका देगी। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देगी, उसको हम जेल बोलते हैं। तो अपराध को अपराध से रोकने का इसमें तरीका ढूंढा गया। क्यों ढूंढा गया? उसके पीछे ये मान्यता है कि भय और प्रलोभन के आधार पर मानव को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसमें समस्या यही आई, ये भौतिकवाद का भी हाल है कि ये भय और प्रलोभन से, जैसे रेड्डी साहब ने कहा, हमारी चाहना तो है निर्भय रहना, फियरलेस रहना। ये कैसे होगा जब हमारी टेक्निक जो है वही भय और प्रलोभन है? तो हम निर्भय कैसे रहेंगे? और निर्भय व्यक्ति नहीं हो सकता, परिवार नहीं हो सकता, निर्भयता पूरी समाज में ही हो सकती है। इससे कम में निर्भयता संभव नहीं है। जैसे मेरे को अगर चोरी से
भय खत्म करना है तो मैं व्यक्तिगत रूप में नहीं कर सकता, अपने परिवार में भी नहीं कर सकता। जब पूरे समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता है, तभी वो भय खत्म होगा। तो समाज से, पूरे समाज के साथ के बिना ये संभव नहीं है। समाज के साथ एक मान्यता और है जो आधुनिक संविधान का है, जो भी रेड्डी साहब ने भी यही कहा कि स्टेट और सोसाइटी कभी एक नहीं हो सकते। ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता है, हमेशा उनमें द्वंद्व ही रहेगा। और इसीलिए ये जो अलग अलग बॉडीज बनाई गई है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार ज्यादा ना करे, उसको रोकने के लिए बॉडीज बनाई गई। क्यों, एक तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब देखो, समाज से ही स्टेट बनता है, सरकार बनती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सरकार में जाता है तो हमसे एक नहीं हो सकता वो। अब उसके और हमारे में गलती, द्वंद्व हो गया। ये विचित्र है, लेकिन ये हमारे जो मॉडर्न संविधान है उसकी मूल मान्यता है। और इसी के आधार पे सारा संविधान, हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया भर के सारे संविधान इसी आधार पे लिखे गए हैं। और इसीलिए न्याय जो है संभव नहीं है। तो जब दोनों, ये आदर्शवाद में जो ईश्वर केंद्रित चिंतन है वहां न्याय नहीं हुआ, और अभी जो भौतिकवाद है उसमें नहीं हुआ, तो क्या करें। तो जो अभी एक आशा की किरण जो है वो सहअस्तित्ववाद, जो जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कि यहां एक विकल्प के रूप में अभी प्रस्तुत हुआ है। एक अनुसंधान इसी पृथ्वी पे, इसी धरती पे, मान ये भारत की भूमि में ही इसका अनुसंधान हुआ है श्री ए नागराज जी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मानव न्याय संगत तरीके से हमेशा हमेशा के लिए कैसे जी सकता है सुखपूर्वक। और ये लॉजिकल भी है, रैशनल भी है, और एजुकेशन की विषय वस्तु बनने के योग्य भी है। तो मुझे लग रहा है कि मानव जाति ने जो हमेशा कामना की कि युद्ध नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, शांति हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कामना तो आदिकाल से रही है। घटित नहीं हो पाया, हमारी पीड़ा एक अलग बात है, पर ये कामना जो है यही हमारा पुण्य है। और ये पुण्य जो है फलित हो गया इस पृथ्वी के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये हमको समझना चाहिए और उसको एक विषय वस्तु के रूप में एकेडमिक्स के लिए एक चैलेंज है कि इसको कैसे अपनाया जाए, कैसे इसको शिक्षा का भाग बनाया जाए, ताकि ये जो द्वंद्व की शिक्षा है उसके विकल्प में हम सहअस्तित्व की शिक्षा दे सकें। और उससे क्या होगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स का जो विचार है, जो आज के दिन हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, उसकी आवश्यकता खत्म हो जाए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। जब सब लोग न्यायपूर्वक जिएंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। भी अगर बॉर्डर के ऊपर कोई बंदूक लेके खड़ा है, जब तक दो राज्यों के बीच में, यहां से 2 किलोमीटर आगे जाने से एक पुलिस स्टेशन है, वहां लोग डंडा लेके खड़े हैं, तो भय से मुक्ति कैसे होगी। और ये हम सबको पता है कि वहां के लोग भी बंदूक लेके खड़े हैं और हमारे लोग भी बंदूक लेके खड़े हैं, तो हम निर्भय कैसे होंगे। और अब तो बंदूक भी नहीं, वो मिसाइल लेके खड़े हैं, एटम बम लेके खड़े हैं, और एक नहीं कई खड़े हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और हमारी चाहना है निर्भय होना। ये द्वंद्व का जो सिद्धांत है ये हमको नहीं दे सकता। इसके लिए मौलिक रूप से नया चिंतन की आवश्यकता है, जो अब अनुसंधान के रूप में तो मिल गया है। अब इसको शिक्षा की विषय वस्तु बनाना, वो काम बाकी है। मैं आशा करता हूं हमारे वीसी साहब ने भी ये इसके पीछे जो मानसिकता मानव में चाहिए उसके ऊपर रिसर्च करने का आपने भी यहाँ इजाजत दी है कि इस यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे।
कि इसके पीछे मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, कि मानव का साइकोलॉजी कैसे होगी ताकि मानव सुखपूर्वक जी सके, उसके ऊपर भी काम आपने निर्णय लिया है। और मैं बड़ा आशान्वित हूं कि शायद आईएससी डीम्ड यूनिवर्सिटी ये जो मानव जाति का काम है ये बहुत बढ़िया तरीके से और सुनियोजित तरीके से घटित कर पाएगी, ताकि ये जो हमारा संविधान है ये द्वंद्व के आधार पे नहीं, ये मानवीय संविधान बने, मानवीयतापूर्ण आचरण सिखाने वाला और बताने वाला संविधान बने। इस मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु प्रोफेसर मनीषा वर्मा, विभागाध्यक्ष शिक्षा को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रोफेसर मनीषा वर्मा। सभी को नमस्कार। शिक्षा संकाय में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्सेप्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन के समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे मातृ संस्था गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष सम्माननीय श्री हिमांशु जी दुग्गड़ सर, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर CS रेड्डी सर, कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हुगली, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के समकुलाधिपति प्रोफेसर देवेंद्र मोहन जी सर, सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर BL शर्मा सर, उपस्थित विद्वज्जन, समस्त प्रतिभागी, संकाय सदस्य, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत के साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति से आज का सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। सेमिनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा हम सबका ज्ञानवर्धन व मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो गहन चिंतन मंथन किया गया, निश्चित रूप से वह हम सब के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर BL शर्मा जी का, जिनकी पहल, मार्गदर्शन, आशीर्वाद से ही आज के इस कार्यक्रम को सही दिशा मिली एवं क्रियान्वित की गई। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सेमिनार में जो अलग अलग तकनीकी सत्र संचालित किए गए, उनमें संदर्भ व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर BL शर्मा जी, प्रोफेसर CS रेड्डी, प्रोफेसर RN शर्मा जी का, जिन्होंने प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन एवं मार्गदर्शन किया। इसके साथ तकनीकी सत्र में अध्यक्षता करने वाले डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर विदुषी आमेटा, डॉक्टर PK पांड्या का भी आभार, जिन्होंने सत्र का सफलतापूर्वक संचालन किया। मैं धन्यवाद देती हूँ कुलाधिपति महोदय श्री कनकमल जी दुग्गड़ सर, सचिव गांधी विद्या मंदिर ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी सर, डॉक्टर PK कागड़ा, उपस्थित समस्त प्रतिभागी, शोधार्थी, बाहर से पधारे समस्त अतिथि महानुभाव, समस्त संकाय सदस्य, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज के समस्त सदस्य, समस्त सपोर्टिंग स्टाफ, जिनके मार्गदर्शन, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न होने जा रहा है, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। सेमिनार में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारा सहयोग किया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक संत की तपोभूमि में इस सर्दी के मौसम में आप सबका पधारना हम सबके लिए भी और आपके लिए भी सौभाग्य का विषय रहा है। इन दोनों दिनों में, आज और कल, इन दोनों दिनों में अगर जाने अनजाने हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में भी आप सबका इसी तरह हमें मार्गदर्शन, सानिध्य एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा के साथ एक बार उपस्थित समस्त महानुभावों का हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। अब मैं कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राष्ट्रगान के साथ में इस सत्र का मंगल करना चाहूंगी। सभी से मेरा निवेदन कि वे अपने स्थान पर राष्ट्रगान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद।